हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावास्क्रिप्ट के सर्टिफिकेशन कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक उपरीत। और आज हम शुरू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज एंड दैट इज जावास्क्रिप्ट। और यहां पर अपने 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ और मोर देन 70,000 स्टूडेंट को प्लेस करने के बाद ये कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं जावास्क्रिप्ट की जर्नी की। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। क्या आपको पता है लगातार 11 साल तक किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइटल जीता है? वो है जावास्क्रिप्ट। क्या आपको पता है स्टैक ओवरफ्लो 2024 सर्वे के अकॉर्डिंग आज भी नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? वो है जावास्क्रिप्ट। क्या आपको पता है 64% से ज्यादा प्रोग्रामर आज भी किस लैंग्वेज को डेली यूज करते हैं? वो है जावास्क्रिप्ट। बस आप गूगल पे टाइप करिए मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आंसर आपको खुद ही सामने मिल जाएगा। और 95% से ज्यादा वेबसाइट जावास्क्रिप्ट में डेवलप्ड है। जावास्क्रिप्ट के बिना वेबसाइट डेवलपमेंट नामुमकिन है। आज भी जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपर की टूलकिट का सबसे इसेंशियल पार्ट है। और जब आप गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं, इन सब के पीछे जावास्क्रिप्ट ही मेजर रोल प्ले करती है। यही लैंग्वेज इन टूल्स को इंटरैक्टिव और एंगेजिंग बनाती है। अब सोचिए जब आप मोबाइल उठा के इंस्टाग्राम चलाते हैं या जब उबर पे कोई टैक्सी बुक करते हैं, तो इन सब का भी जावास्क्रिप्ट से बहुत गहरा नाता है। ऐप लाइक उबर, ऐप लाइक इंस्टाग्राम, ऐप लाइक एयरबीएनबी, ये सारे के सारे ऐप जावास्क्रिप्ट के ही फ्रेमवर्क रिएक्ट नेटिव में डेवलप्ड है। तो जावास्क्रिप्ट ना केवल वेब डेवलपमेंट में बल्कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ा मुकाम बना चुकी है। यदि हम फुल स्टैक डेवलपर यूजिंग मन की बात करें तो ये पूरा फ्रेमवर्क भी जावास्क्रिप्ट में डेवलप है। एम फॉर मोंगोडीबी, ई फॉर एक्सप्रेस.js जो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, आर फॉर रिएक्ट.js जो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, एन फॉर नोड.js जो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक हर स्टेप में यूज में आती है। और एक ही लैंग्वेज आपको फुल स्टैक डेवलपर बना सकती है। और जैसे कि सबका ड्रीम होता है हाई पैकेज और टॉप एमएनसीज में जॉब करना, तो आज के अगर जॉब सिनेरियो की बात करें तो मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर की बहुत हाईली डिमांड है। और उसका कारण यह है कि कंपनी फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग टीम नहीं चाहती है। और यही कारण है कि एक फुल स्टैक डेवलपर का जो पैकेज होता है वो एक अदर प्रोफेशनल के कंपेरिजन में 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। और इवन इंडिया की बात करें तो फ्रेशर के लिए भी फुल स्टैक डेवलपर का जो पैकेज है वो 8 से 15 लाख तक का हो सकता है। तो ऑलमोस्ट all topmost MNCs, all MANC companies, all service-based and product-based companies require JavaScript for their development. So there is a huge demand in almost all topmost MNCs इन जावास्क्रिप्ट। और आज जावास्क्रिप्ट केवल अर्थ तक ही लिमिटेड नहीं रह गई है, बियॉन्ड ऑफ अर्थ भी यूज में आ रही है। नासा जैसी बिग स्पेस सेंटर ने भी अपने मार्स ओवर कंट्रोल एनालिसिस सिस्टम के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज किया है। और इस फुल कोर्स में हमने ये सारे टॉपिक कवर करे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और इसके साथ साथ 100 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्विजेस हमने सॉल्व करे हैं। इसमें से 50 से ज्यादा तो हमने मिलकर सॉल्व करे हैं और लगभग इतने ही मैंने आपको असाइनमेंट के लिए भी दिए हैं। तो चलिए यहां पर मैं अब आपसे बात करता हूं अपने लास्ट फुल कोर्स के बारे में। आपको याद है मैंने लास्ट फुल कोर्स में एक प्रॉमिस किया था, और वो प्रॉमिस ये था कि जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसको मैं अपना प्लेसमेंट रेडी कोर्स का एक्सेस दूंगा, और वो भी फ्री। तो जिस पर्सन ने सबसे ज्यादा कमेंट करे हैं उस पर्सन का नाम है अमरेश कदम। और यहां पर हमने अमरेश कदम को दिया है अपने प्लेसमेंट रेडी कोर्स का फुल एक्सेस, वो भी फ्री। सो कांग्रेचुलेशन अमरेश। तो चलिए अब ये देखते हैं कि किसे जावास्क्रिप्ट का प्रीमियम कोर्स का एक्सेस मिलता है, वो भी फ्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल मेरे वीडियोस को प्रॉपर देखना है और मेरे हर क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर करना है। यदि आज के सिनेरियो की हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज वन साइडेड टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस, जिसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताता हूं। कि आप देखिए इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट को लाया गया था तो इस टेक्नोलॉजी को लाया गया था क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग के लिए। क्योंकि जब भी हम किसी वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, राइट। तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को लाया गया था HTML के साथ एम्बेड करके क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। क्योंकि जब हम HTML CSS की बात करते हैं तो HTML CSS को यूज करके हम किसी भी वेबसाइट का स्टैटिक पार्ट डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर उस वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट में कन्वर्ट करना है तो यहां पर रोल प्ले करती है जावास्क्रिप्ट फॉर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग।
लेकिन nowadays I cannot say that कि JavaScript is only for client side programming, कि मैं ये नहीं कहूंगा कि JavaScript केवल और केवल क्लाइंट ब्राउजर पर ही एग्जीक्यूट होती है. This is a single language which is used for developing any type of application. With the use of JavaScript, you can able to design a web application. अगर हम गेमिंग एप्लीकेशन की बात करें तो यहां भी JavaScript बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैंडी क्रश 2048, एंग्री बर्ड, मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन गेम भी JavaScript में ही डेवलप्ड है. और मोबाइल ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड इवन विद द JavaScript वी कैन ऑल्सो डिजाइन एन AI/ML एप्लीकेशन. लेकिन अब ये होगा कैसे? राइट, देखिए मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आप शुरू करें, सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए, व्हाई JavaScript? What kind of application we can develop using JavaScript? Where we can run the JavaScript code? तो बहुत सारी बातें आज के इस कोर्स में हम करने वाले हैं. देखिए JavaScript जब मार्केट में आया था इन द 1995, तब से लेके आज तक देयर इज अ ह्यूज चेंज. अब वो चेंज क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन राइट नाउ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ JavaScript के बारे में. 1993 में मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर आया जो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए भी एक्सेसिबल था. इसने अर्ली वर्ल्ड वाइड वेब की ग्रोथ में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और इसी के जो लीड डेवलपर थे उन्होंने नेटस्केप कॉर्पोरेशन बनाया और 1994 में नेटस्केप नेविगेटर लॉन्च किया जो जल्दी ही सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर बन गया. और उस वक्त वेब पेजेस सिर्फ स्टैटिक हुआ करते थे, पर डेवलपर ये चाहते थे कि इन्हीं स्टैटिक पेजेस को डायनेमिक बनाया जाए. तो 95 में नेटस्केप ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐड की जो कि जावा थी और उन्होंने जावा के साथ कॉर्पोरेट करके इस स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट में कन्वर्ट किया. फिर नेटस्केप ने डिसाइड किया कि एक ऐसी लैंग्वेज को लाया जाए जो कि जावा जैसी ही हो, पर जिसके सिंटेक्स जावा से थोड़े से इजी हो, जो नॉन प्रोग्रामर के लिए भी एक्सेस हो. और यहां पर 1995 दिसंबर में लैंग्वेज लाई गई जिसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, और इसी लाइव स्क्रिप्ट को बाद में जावा स्क्रिप्ट बोला गया. अब यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि लाइव स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है? डेवलपर ने क्या सोचा होगा? तो इसका बहुत अलग अलग थॉट यहां पर मुझे सुनने को मिलते हैं. आपका क्या थॉट है और आप क्या सोचते हैं कि लाइव स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट क्यों कहा गया? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए और मैं भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ही दूंगा. तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली मार्केट में आया था फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट. और जब हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छा यहां पर एक और क्वेश्चन है दिमाग में कि सर जावा स्क्रिप्ट के मेरे लिए कोई प्री रिक्विजिशंस है क्या? तो राइट नाउ देयर इज नो प्री रिक्विजिशंस रिक्वायर्ड टू लर्न जावा स्क्रिप्ट. लेटर ऑन जो छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आप HTML CSS जानते हैं तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू लर्न जावा स्क्रिप्ट इजियर, राइट. तो HTML CSS इज नॉट अ बिग डील. डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे कंप्लीट कोर्स HTML CSS का आपके लिए अवेलेबल है. फटाफट उस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए तो आपके लिए वेब डेवलपमेंट जो है वो जावा स्क्रिप्ट में काफी आसान रहेगा. बट देयर इज नो प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड, मतलब आपको कोई C या C++ या जावा या पाइथन, नथिंग टू वरीड अबाउट दिस. तो हम बात कर रहे थे वेब एप्लीकेशन को लेके. तो आप देखिए जब भी हम किसी वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं तो इमीडिएट हम दो बातें करते हैं, एक फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड, है ना. हम हमेशा क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड मतलब एप्लीकेशन का वो पार्ट जिससे यूजर इंटरेक्शन करता है, जिसको हम GUI पार्ट बोलते हैं, राइट. और इसी को हम जनरली बोलते हैं क्लाइंट साइड. दिस इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन, राइट. क्योंकि कोई भी वेब डेवलपमेंट दो तरीके के एप्लीकेशंस पे बात करता है, क्लाइंट साइड एप्लीकेशन एंड सर्वर साइड एप्लीकेशंस, राइट. आप देखिए क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जिसका एग्जीक्यूशन क्लाइंट मशीन पे होता है, मतलब क्लाइंट मशीन का ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट करता है, राइट. और इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी. सर्वर साइड एप्लीकेशन हम किसको बोलते हैं? सर्वर साइड एप्लीकेशन मतलब किसी भी वेबसाइट का वो पार्ट जिसका एग्जीक्यूशन सर्वर पे होता है. जैसे अगर आपने कभी नाम सुना हो JSP, जावा सर्वर पेजेस, सर्वलेट सर्वर साइड एप्लीकेशन, ठीक है, ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, तो इनके नाम से ही समझ में आता है, राइट. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जावा स्क्रिप्ट इन सब में से कहां फिट होती है या जावा स्क्रिप्ट कहां बिलोंग करती है? तो आप देखिए कि जब 95 में जावा स्क्रिप्ट आई थी, सो इट इज एक्चुअली अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अगर आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो HTML को यूज करके हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, राइट. CSS को यूज करके हम अपनी वेबसाइट के लुक एंड फील पे काम करते हैं, राइट. और जावा स्क्रिप्ट को यूज करके हम उसमें प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं. कि जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर दिस पर्पस कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी है और इसका कोड भी कहां पर एग्जीक्यूट करता है? क्लाइंट मशीन पे, राइट. अब क्लाइंट मशीन पे इस कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो आप देखिए क्लाइंट मशीन पे जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है आपका क्लाइंट मशीन का ब्राउजर इंजन.
क्लाइंट मशीन का अपना एक ब्राउजर इंजन है जो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लो, फिर हम प्रैक्टिकली इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। राइट, इन द केस ऑफ क्रोम इट इज V8, ठीक है, और यदि फायरफॉक्स की बात करें तो इट इज एन स्पाइडर मंकी। राइट, तो V8 इज मोस्ट ऑफ द यूजेबल ब्राउजर इंजन जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। ठीक है, इसका मतलब है इनिशियली हम ये कह रहे थे कि वो जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, और बिल्कुल सही भी था। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते थे क्लाइंट साइड वैलिडेशंस के लिए। सी, इट इज अ क्लाइंट साइड एप्लीकेशन अर्लियर, ठीक है, तो इसीलिए इसको हम किसी भी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन ही ब्राउजर इंजन पर हो रहा है। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन मतलब क्या? तो आप देखिए, यदि मान लो अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है, अब आपने ये वेब पेज बनाया, ठीक, अब ये वेब पेज आपने डिजाइन किया है HTML को यूज करके, ठीक, लेकिन अब इस वेब पेज में सपोज ये आपने अलग अलग बटन लिए हैं एंड दिस इज अ पेज, अभी मैं बहुत इनिशियल यूजर नेम आपने लिया, पासवर्ड आपने लिया, ठीक है, इसके अलावा यू कैन यूज, अब देखिए यहां पर अगर मान लो एक क्लाइंट है, वो यहां डेटा एंट्री कर रहा है, उसमें से किसी ने इस डेटा को ब्लैंक छोड़ दिया, यहां पर उससे पासवर्ड मांगने की जगह यूजर नेम की जगह 1 2 3 4 5 लिख दिया, मतलब गलत डेटा आपने इस फॉर्म में एंटर कर दिया एंड यू प्रेस ऑन दिस ओके बटन। अब ये गलत डेटा आपका सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे जाके जो सर्वर साइड एप्लीकेशन होगी वो उसको चेक करेगी। अब जब उसको चेक करेगी तो वहां पता चलेगा कि यार डेटा तो गलत आया है, फिर वापस सर्वर से क्लाइंट एप्लीकेशन पे मैसेज आएगा एंड सी द ट्रैफिक। बहुत इतना आसान नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, सर्वर से फिर आपको रिस्पांस मिल रहा है, फिर आप उस डेटा को सही कर रहे हैं। अरे इससे बेटर ये है कि डेटा यहीं पे चेक कर लो ना, सर्वर पे डेटा भेजने से पहले आप क्लाइंट मशीन पे ये चेक लगा लो कि आपका डेटा सही है या गलत है। इसी को बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड जावास्क्रिप्ट यूज्ड फॉर दिस पर्पस अर्लियर। इनिशियली जावास्क्रिप्ट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज यूज्ड फॉर, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते थे क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए, और आज भी करते हैं। और अगर इस कोर्स में आपको कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा हो तो उसका टाइमिंग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चल सके। अब ये था जावास्क्रिप्ट का एक फेस, राइट, लेकिन देन लेटर ऑन ये सोचा गया कि यार जावास्क्रिप्ट को हम केवल ब्राउजर इंजन पर तक ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड रखें, राइट, मतलब व्हाई वी शुड नॉट रन जावास्क्रिप्ट फॉर अनदर एप्लीकेशन। लाइक मुझे जावास्क्रिप्ट को यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, मुझे जावास्क्रिप्ट को यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो यहां पर देयर इज अ पर्सन कॉल्ड रेयान। उन्होंने ये सोचा कि यार जावास्क्रिप्ट के कोड को केवल ब्राउजर इंजन तक ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड रखा जाए। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, जो V8 इंजन है, ठीक है, जिसको मैंने अभी आपको बताया, राइट, V8 इंजन को डेवलप किया गया C++ के साथ, राइट, और ये जो V8 इंजन को C++ के साथ डेवलप किया गया, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई टेक्नोलॉजी सामने आई एंड विच इज कॉल्ड Node.js। ये आया सामने Node.js का कॉन्सेप्ट, राइट। तो Node.js इज नथिंग बट इट इज, यू कैन से दैट, एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट, कि Node.js के लिए फर्स्ट यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके, Node.js क्या है वो हम हमारे Node.js वाले ट्यूटोरियल में बात करेंगे, लेकिन दिस Node.js इज नाउ रन इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म, राइट, कि अब इस Node.js को यूज करके आई कैन रन द जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन आउटसाइड द ब्राउजर। अरे यार बहुत सुनो, सीधी सी बात है, जावास्क्रिप्ट के कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है? V8 इंजन। अब इस V8 इंजन का एग्जिस्टेंस अगर ब्राउजर में है तो जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे चलेगा। यदि इस V8 इंजन का एग्जिस्टेंस आउटसाइड द ब्राउजर हो गया तो जावास्क्रिप्ट का कोड हर उस प्लेटफॉर्म पे चलेगा जहां पर उसको V8 इंजन मिलेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत जावा का कोड या C++ का कोड हर सिस्टम पे क्यों चल सकता है, बिकॉज इट इज अ कंपाइलर। तो वैसे ही यहां पर जावास्क्रिप्ट कोड रिक्वायर्ड V8 इंजन। तो ये V8 इंजन इनिशियली इट वाज अवेलेबल ऑन ब्राउजर बट नाउ इट इज अवेलेबल आउटसाइड द ब्राउजर। तो ये आया Node.js, दैट Node.js केम इन द मार्केट, जो कि जावास्क्रिप्ट के बाद में आया। तो ये तो हमने बात की जावास्क्रिप्ट को क्यों पढ़ना है, जावास्क्रिप्ट क्या है। नाउ द थिंग इज कम, सर हम जावास्क्रिप्ट का कोड कहां पे रन करेंगे? तो ये मैं आपको भी बताता हूं कि जावास्क्रिप्ट के कोड को किस तरीके से रन किया जाएगा। डोंट वरी, हर टॉपिक को थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल साथ में पढ़ेंगे और मोर देन 50 प्रोजेक्ट हम इस पूरी टेक्नोलॉजी में बनाने वाले हैं। मोर देन 50 प्रोजेक्ट, एंड बिलीव मी, अगर इतने प्रोजेक्ट के साथ यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो फिर मुझे बताइए कंपनी आपको क्यों सिलेक्ट ना करे। इसका एक रीजन बता दीजिए कि यू आर अ फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपर, जहां पर आपने जावास्क्रिप्ट को पूरी तरह से पढ़ा हुआ है। क्योंकि अब आप देखिए, जावास्क्रिप्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन क्लाइंट साइड। मैंने आपको क्या बोला था कि इनिशियली जावास्क्रिप्ट को हम यूज करते थे अलग पर्पस के लिए, बट नाउ जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। नाउ वी कैन से दैट जावास्क्रिप्ट इज बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड एप्लीकेशन।
और अगर हम फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करें तो पेपल और मीडियम जैसे बड़े ब्रांड भी पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट में डेवलप्ड है। गॉट माय पॉइंट? अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डू यू नो व्हाट इज ECMAScript और जावास्क्रिप्ट और ECMAScript में क्या डिफरेंस है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को अगर रन होना है सो देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मस्ट फॉलो। तो जावास्क्रिप्ट जिस डेफिनेशंस को या जिस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है वो है ECMAScript, राइट? तो इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, देन वी शुड कम कि सर ये बहुत बड़े बड़े नाम हमने सुने हुए हैं कि Node.js, React.js, Electron.js, Express.js। तो आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, इन सबके टॉप पे कौन है? जावास्क्रिप्ट। आज जावास्क्रिप्ट हर जगह अवेलेबल है। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड फॉर वेब डेवलपमेंट नाउ, इट इज बियॉन्ड द ब्राउजर। अगर हम बात करें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की तो हमारे पास Node.js अवेलेबल है जो कि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तो हमारे लिए React.js अवेलेबल है। अगर हम बात करें डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तो हमारे लिए Electron.js अवेलेबल है। यदि हम बात करें गेमिंग एप्लीकेशन की तो हमारे लिए Phrase.js अवेलेबल है। और यदि हम बात करें IoT और रोबोटिक एप्लीकेशन की तो हमारे लिए Johnify.js अवेलेबल है जो कि जावास्क्रिप्ट का अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो फर्स्ट यू शुड नो द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर आप जाइए Node.js पे, सो दैट नाउ यू कैन रन द जावास्क्रिप्ट कोड इन एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। दीज आर द यू कैन से दैट डिफरेंट एरियाज आफ्टर जावास्क्रिप्ट की जहां पर आप जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद में Node.js, React.js, Electron.js, Express.js, और ये तो मैंने बहुत छोटे छोटे से नाम अभी लिखे हुए हैं, आगे तो हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, तो ये पार्ट आपके लिए कब ओपन होंगे? वंस यू कैन नो द जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर यू शुड गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अभी हमने जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फैक्ट्स की बात की। अब यहां मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट का कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग और इंटरेस्टिंग लगा? ये पिछले 11 साल से नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये 10 दिन में डेवलप हुई है, या इसको यूज करके हम किसी भी टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। हम शुरुआत से ही नेक्स्ट लेवल की लर्निंग की बात करेंगे और यहां पर यह देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम कितने डिफरेंट तरीके से रन कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे डिपेंडेंट ना रहे और इंटरव्यू में कहीं पर भी स्टक ना हो। तो चलिए एक बार प्रैक्टिकली इसको रन करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कि जावास्क्रिप्ट का कोड आप नोटपैड में कैसे रन करेंगे, या अगर आपको डायरेक्टली ब्राउजर पे रन करना है सो हाउ टू रन द जावास्क्रिप्ट कोड डायरेक्टली इन द ब्राउजर कंसोल स्क्रीन, या अगर आपको आउटसाइड द ब्राउजर रन करना है तो उसके लिए नो डाउट एक स्टेप अहेड हमें जाना पड़ेगा। वी नीड टू इंस्टॉल Node.js फॉर दैट। हालांकि Node.js देखिए बिल्कुल सेपरेट कोर्स है, हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की लेकिन दोनों तरीके से, राइट? और बहुत जल्दी मैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के फुल कोर्स लेके आने वाला हूं जो कि आज इंडस्ट्री की ह्यूज डिमांड है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फुल कोर्स लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। यदि आपका आंसर हां में होगा तो ही मैं ये फुल कोर्स आपके लिए लेके आऊंगा, और कौन सा फुल कोर्स आप पहले चाहते हैं ये भी आप मुझे बताइए। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए यार टाइम वेस्ट ना करके एक बार एग्जीक्यूशन देख लेंगे तो बेटर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो पहली स्टेप में हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को हम डायरेक्टली ब्राउजर पे कैसे रन करेंगे, राइट? तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहां पर राइट क्लिक करके यू हैव टू गो टू दिस इंस्पेक्ट, राइट? और इस इंस्पेक्ट में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंसोल का, राइट? सो डायरेक्टली गो टू दिस कंसोल एंड यहां पर आप देखिए यदि मैं लिखता हूं सपोज a इक्वल टू, या मैंने लिखा मान लो कंसोल, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, है ना? इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल स्क्रीन तो मैंने लिख दिया वेलकम इन जावास्क्रिप्ट कोड, ओके, एंड देन आई विल प्रेस एंटर। जस्ट अ मोमेंट, कंसोल की स्पेलिंग गलत हो गई है, ओके, कंसोल डॉट लॉग वेलकम इन जावास्क्रिप्ट कोड। सो हियर यू विल गेट आउटपुट, राइट? अगर मैं लिखता हूं a इक्वल टू, जैसे हमने देखा था ना, a इक्वल टू 10, सो आई विल गेट द रिजल्ट 10 हियर। और अगर मैंने लिखा कंसोल सपोज डॉट लॉग टाइप ऑफ, जिससे आप किसी का भी टाइप पता कर सकते हैं, सो सी दिस वन, दिस इज अ नंबर। तो ये एक तरीका। और यहां पर आप देखिए यू कैन डायरेक्टली यूज दिस एज अ कंसोल, दिस वन इज कैलकुलेटर, कि मैं लिख रहा हूं 12 प्लस 10 प्लस 20, सो आई गेट दिस रिजल्ट 42। तो ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने का, लेकिन ये है कंसोल जावास्क्रिप्ट की, जहां पर आपको जावास्क्रिप्ट के रिजल्ट कहां पर मिल रहे हैं? कंसोल पे। लेकिन ये विद इन अ ब्राउजर अभी हम बात कर रहे हैं कि विद इन अ ब्राउजर आप जावास्क्रिप्ट का कोड किस तरीके से रन करेंगे, राइट? अगर मान लो मैं यहां पर लिखता हूं अलर्ट, ठीक है, इफ आई कैन राइट अलर्ट वेलकम इन जावास्क्रिप्ट,
ओके, सो आई गेट दिस रिजल्ट ऑन अलर्ट विंडो। ये मुझे अलर्ट विंडो में इस तरीके से मैसेज मिलेगा, सी दिस वन, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट। तो ये एक तरीका है, पहले आप सारे कॉन्सेप्ट हम समझ लें। तो आई होप ये क्लियर है अभी आपको। और अगर आप एक टॉप मोस्ट कंपनी को एम कर रहे हैं विद सॉलिड करियर एंड हाई पैकेज, द कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जावास्क्रिप्ट को सीखना, क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजी है जो आपको आपकी ड्रीम कंपनी में आपके ड्रीम पैकेज पे लेके जा सकती है। अब यदि मुझे जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर बेस्ड रन करना है, मतलब आई वांट टू राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड फॉर विद इन एन HTML, की HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का कोड हम किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि अब मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट ओपन अ नोटपैड हियर। ठीक है, मैं नोटपैड को ओपन करता हूं और यहां पर हम सिंपल एक HTML का कोड लिखते हैं, HTML हेड, ठीक है, टाइटल, ठीक है, HTML हेड टाइटल, एंड आई होप यू नो द HTML कॉन्सेप्ट। और ये मैंने लिखा माय जावा, टाइटल में मैंने लिख दिया माय जावास्क्रिप्ट पेज, ठीक है, एंड देन स्लैश टाइटल। ओके, और ये हमने हेड को क्लोज कर दिया, स्लैश हेड, है ना। पहले हम सिंपल एक HTML पेज की बात करते हैं, एंड देन स्लैश HTML, और यहां पर मैंने कुछ सेंटर में हेडिंग दे दी है, सपोज सेंटर स्लैश सेंटर के बीच में आपने लिख दिया H1, और इस H1 के बीच में आपने लिख दिया फर्स्ट जावास्क्रिप्ट पेज, ठीक है, एंड देन स्लैश H1। लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट राइट एनी जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। मैं पहले इसको सेव करता हूं, इसको मैंने सेव कर लिया मान लो D ड्राइव में, और D ड्राइव में शायद हमने एक फोल्डर बनाया है डेटाफ्लेयर जावास्क्रिप्ट के नाम से। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको D ड्राइव में सेव कर लेता हूं। यहां पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक, अभी फिलहाल हम इसको, ये मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड, और यहां पर आपने सेव कर दिया इस पेज को, सपोज टेस्ट स्क्रिप्ट डॉट HTML के नाम से। तो जावास्क्रिप्ट कोड नाम के फोल्डर में आपका ये पेज है। ओके, और अभी आप इस पेज को देखेंगे तो आप देखिए, मैं इसको D ड्राइव में जावास्क्रिप्ट कोड में जाता हूं और जावास्क्रिप्ट कोड से इस पेज को मैं रन करता हूं, बट राइट नाउ आई डोंट हैव एनी जावास्क्रिप्ट कोड हियर। तो मुझे सिंपल आउटपुट मिल गया, माय जावास्क्रिप्ट पेज, एंड दिस इज व्हाट द टाइटल, माय जावास्क्रिप्ट पेज। ओके, तो यहां पर अब मुझे इसमें क्या करना है, आई नीड टू राइट सम जावास्क्रिप्ट कोड हियर, राइट। तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, यू शुड गो टू दिस हेड पार्ट, यहां पर हम एक टैग यूज करते हैं स्क्रिप्ट एंड स्लैश स्क्रिप्ट, और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, स्क्रिप्ट टैग का एक एट्रीब्यूट होता है लैंग्वेज, ठीक है, और यहां पर आपको लिखना है लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ओके, लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, एंड हियर सपोज मैं अलर्ट विंडो देता हूं और मैंने लिख दिया वेलकम टू माय जावास्क्रिप्ट पेज, ठीक है, ये मैंने एक अलर्ट विंडो दे दी है, ठीक है, एंड देन आई विल जस्ट सेव दिस, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। So see this one, now you will get this output, welcome to my JavaScript page। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि सर अगर मान लो मैं यहां पर लिखता हूं कंसोल डॉट, है ना, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड सपोज, ओके, सो वेयर आई विल गेट दिस आउटपुट। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, क्योंकि ये ब्राउजर बेस्ड कोड आपको नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपने HTML के साथ इसको मर्ज किया है। सो डोंट ट्राई टू राइट कंसोल कोडिंग इन हियर, ठीक है। रीजन इज दैट आपने जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML के साथ मर्ज किया। दिस इज द सेकंड वे, कि अगर आप यहां पर अब कंसोल लिखेंगे तो यू डोंट गेट एनी आउटपुट राइट नाउ हियर, राइट। सिमिलरली आप देखो यहां पर मैं लिखता हूं A इक्वल टू 100, और सपोज मैंने यहां पर लिख दिया अलर्ट, एंड देन या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मैंने लिख दिया सपोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना। अभी हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल, और ये मैंने A की वैल्यू प्रिंट कर दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट A, ठीक है। सो हियर आई विल गेट द आउटपुट समथिंग लाइक दिस। ये देखिए आप, ये 100 मेरा आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है ना। और इसको आप थोड़ा सा और प्रॉपर वे में भी लिख सकते हैं, सेंटर टैग यहां पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहां पर आप जावास्क्रिप्ट में अगर HTML का कोई भी कोड लिखेंगे, सो दैट विल बी कंसीडर एज एन HTML कोड, राइट। तो ये मैंने सेंटर लिख दिया, सपोज यहां पर मैंने स्लैश सेंटर लिख दिया, ओके, एंड लेट्स सी द इफेक्ट। ये देखिए आप, ये आपका 100 सेंटर में आ गया। ओके, ऐसे आप यहां पर अगर आपको लगता है आपको ये जो A है इसकी वैल्यू को थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड देन यू शुड राइट हियर फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, एंड देन साइज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 8, ठीक है, और ये आपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया जस्ट इस राइट के बाद। यहां पर अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, आई जस्ट क्लोज दिस हियर, राइट। तो कहने का मतलब ये है, दिस इज हाउ टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड विद HTML। क्या आप HTML के साथ जावास्क्रिप्ट, अच्छा ओके, शायद आई थॉट, अच्छा मैंने ये क्लोज नहीं किया, दैट्स व्हाई। ये देखिए आप, ये आपको 100 मिल गया।
सो ये सेकंड, दिस इज द सेकंड वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। तो यहां पर अब ऐसे ही अगर आप टाइप ऑफ ए लिखते हैं, सपोज आपने लिख दिया टाइप ऑफ ए, ओके। अभी हम एक एक करके देखते हैं यहां पे सारे कॉन्सेप्ट। टाइप ऑफ ए अगर आपने लिखा, ओके, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ए नंबर, ठीक है, क्योंकि आपका ए नंबर है। अगर मान लो मैं यहां पर इसको कुछ भी नहीं देता हूं, है ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया टाइप ऑफ ए, सो आई विल गेट अनडिफाइंड। ये देखिए आप, अनडिफाइंड। यदि मैं लिखता हूं ए इक्वल टू हेलो हियर, ठीक है, सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ ए इज, स्ट्रिंग, ये मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने का। लेकिन इस ऑप्शन पे हम आएंगे, एक बार पहले जावास्क्रिप्ट के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम समझ लें, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ किस तरीके से मर्ज करके कोड लिखना है, इवेंट बेस्ड कोड किस तरीके से लिखेंगे, कि ये तो चलिए अभी आपने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ये पर्टिकुलर कोड एक बटन के क्लिक करने पर एग्जीक्यूट करना है, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा कोड बता देता हूं, है ना। चलिए मैं इसको बता देता हूं आपको कि आप इसको बटन के क्लिक करने पर किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप कुछ मत करिए, इस पूरे कोड को मैं लिख देता हूं फंक्शन में, ठीक है, कि मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले के नाम से, ओके, एंड आई विल राइट दिस कंप्लीट कोड इनसाइड दिस डिस्प्ले, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसको डिस्प्ले में लिख दिया है, तो अब हमने क्या किया, यहां पर जाके सिंपल एक फॉर्म टैग लिया, और इस फॉर्म और स्लैश फॉर्म के बीच में हमने सिंपल एक बटन बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। अगर आप HTML से अवेयर हैं तो यू नो एवरीथिंग। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बॉस जावास्क्रिप्ट पढ़ने के पहले आप HTML CSS से अवेयर हो जाएं, HTML CSS पढ़ लें। और यदि आपने अभी तक HTML CSS नहीं पढ़ा है तो फटाफट इसको क्लोज करो और सीधे डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पूरा HTML CSS का वेब डेवलपमेंट का कोर्स अवेलेबल है। आप प्लीज उसको पहले एक बार पूरा पढ़ लीजिए। इट विल टेक अराउंड मुश्किल से 5 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, हार्डली टेक्स्ट। और वो डिपेंड करता है, आप और फास्टली अगर चाहें तो आप उसको जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि HTML CSS इज नॉट अ लॉजिक, इट इज जस्ट अबाउट द डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट कि स्टैटिक पेज कैसे बनेगा, उसके बाद हम डायनेमिक पेज पे जाएंगे, है ना। तो अब आप देखिए, यदि मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, तो पहली बात तो ये है कि अब आपका जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन बटन तो आ रहा है, लेकिन सर इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में जाके लिख दिया यहाँ पे क्लिक हियर, क्लिक हियर, ओके। और अब अगर मैं इसको रन करता हूं, लेकिन अभी भी क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है, तो सिंपल यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक इवेंट, अभी हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। पहली स्टेप में मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूं। देखिए आप, मैंने ऑन क्लिक पे क्या कॉल कर लिया, डिस्प्ले, ठीक है। यदि मैंने लिख दिया ऑन क्लिक डिस्प्ले, सो नाउ व्हेन आई क्लिक इस, अब देखिए आप, ये क्लिक करने पर मेरा कोड चलेगा, है ना। दिस इज व्हाट द क्लिक इवेंट, राइट, कि ये हमने क्लिक करने पर कोड लिखा, सो नाउ माय कोड विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन क्लिक बटन। ये देखिए आप, ये क्लिक और मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट द अनदर वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, की जावास्क्रिप्ट के कोड को आप यहां पर किस तरीके से लिखेंगे। तो आई होप ये भी एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, जो कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा वरीड पॉइंट होता है, तो जावास्क्रिप्ट को आप एक एक्स्ट्रा स्किल्स ना समझें। जावास्क्रिप्ट अपने आप में इतनी पावरफुल लैंग्वेज है जिसको सीख के आप एक जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं और एक पावरफुल वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और यही कारण है कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बिग कंपनीज में जावास्क्रिप्ट डेवलपर की हाईली डिमांड है। अब अगर VS कोड की बात कर रहे हैं, दैट मींस यू वांट टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर, कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड का आउटसाइड द ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहां पर अब आप देखिए आपके पास अनदर ऑप्शन क्या है। फॉर दैट यू हैव टू डाउनलोड Node.js। तो सबसे पहले आपको यहां पे Node.js को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्चुअली Node.js इज व्हाट, इट इज एन एक्सटेंडेड मॉड्यूल ऑफ जावास्क्रिप्ट। नो डाउट अभी मैं आपको Node.js बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। Node.js की एक पूरी सीरीज आपके लिए अलग से क्रिएटेड है, लेकिन Node.js पे केवल और केवल तब जाइएगा जब आप जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बाद ही Node.js की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है, और गूगल पे जाके आपको सिंपली डाउनलोड Node.js यहां पे जाना है और इस डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पर आप देखिए जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक एज पर मैक ओएस, सोर्स कोड, विंडोज इंस्टॉलर, राइट, तो LTS में जाके आपको विंडोज इंस्टॉलर पे जस्ट क्लिक कर देना है एंड योर डाउनलोड इज कंप्लीटेड। ये आपका डाउनलोड हो चुका है, ओके। और इसके बाद आप सीधे जाइए, ठीक है, एक मिनट, इसके बाद आप सीधे जाइए डाउनलोड पे, और डाउनलोड पे जब आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड पे जाके Node.js का सेटअप मिल जाएगा। जस्ट आपको इसको रन करना है, ठीक है, ये आप इसको रन करिए, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट पे, अब देखिए यहां पर ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि Node.js ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे सो यू विल गेट द नेक्स्ट बटन, है ना। आप नेक्स्ट 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 करते जाइए, हार्डली टेक 5 सेकंड 10 सेकंड एंड Node.js इज इंस्टॉल, विच इज एन जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल, राइट।
तो अब इसके बाद मैं यहां पर अभी कैंसिल इसलिए कर रहा हूं बिकॉज Node.js इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय मशीन। तो आप जाके एक बार कंसोल पे Node.js का वर्जन देखिए कि आपके पास जो Node.js का वर्जन इंस्टॉल हुआ है वो कौन सा वर्जन है। तो सिंपली यहां पर आपको टाइप करना है Node-v, ठीक है, और यू कैन राइट Node-डबल-वर्जन, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक कमांड चला के देखिए तो v20.10 विच इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ Node.js जो कि मेरी मशीन पे इंस्टॉल हुआ है। और यहां पर आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, Node.js इज बेसिकली एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट विच इज द लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट विच इज यूज्ड टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। कि अगर आपको ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, सो हाउ वी कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। अब यहां पर आप देखिए द अनदर वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। यहां पर सिंपली आप क्या करिए, यहां पर टाइप करिए नोड, तो आप नोड शेल पे चले जाएंगे, राइट। सी दिस वन, दिस इज व्हाट द नोड शेल। और यहां पर अब मैं लिखता हूं कंसोल, ठीक है, console.log, ओके। और console.log में मैंने लिख दिया वेलकम जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ ब्राउजर, ठीक है। अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड कहां पे रन कर रहा हूं, सी दिस वन, यू विल गेट एन आउटपुट। लेकिन ये ना मेरा ब्राउजर है, दिस इज नॉट माय ब्राउजर, ये मेरा कंसोल स्क्रीन है जहां पर मैं नोड के थ्रू जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर रहा हूं। अगर मैं यहां लिखता हूं a=21 एंड सी दिस वन, यदि मैं लिखता हूं console.log अगेन, ठीक है, टाइप ऑफ a, तो यहां पर आप देखिए आई विल गेट अ नंबर हियर, ठीक है। यदि मैं लिखता हूं 10 प्लस, सेम जैसा मैं ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर रहा था, सेम टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड आई कैन रन हियर। तो ये एक तरीका है आपके पास, है ना। दिस इज अनदर वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, कि यहां पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। बट देखिए यहां पर अगर आप ब्राउजर बेस्ड कोई कोड लिखेंगे, लाइक अगर आपने लिखा अलर्ट, ठीक है, अब अलर्ट यहां पर आपका क्यों नहीं काम करेगा, रीजन इज दैट अलर्ट हम यूज करते हैं, ये देखिए आप, उसने रेफरेंस बोल दिया, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। रीजन इज दैट आप कंसोल बेस्ड जावास्क्रिप्ट कोड लिख रहे हैं, सो डोंट राइट एनी कमांड जो कि ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि अलर्ट जो है वो अलर्ट विंडो है जो हम ब्राउजर पे यूज करते हैं, है ना। तो यहां पर हम अभी जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंडामेंटल जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे। ये एक तीसरा तरीका। क्या आपको इस कोर्स के साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए? अगर आपको इस कोर्स के साथ सर्टिफिकेट चाहिए और अगर आपका आंसर हाँ में है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए एंड आई विल शेयर द स्टेप हाउ टू गेट द सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद दिस कोर्स। चौथा तरीका एक और देखिए कि सर, और यहां से अगर बाहर निकलना है तो जस्ट प्रेस एग्जिट, ओके, सो दैट डॉट एग्जिट, सॉरी, so that you can come outside this dot exit। तो इससे आप इस नोड के शेल से बाहर आ जाएंगे। अब एक तरीका ये भी है कि आप एक काम करिए, जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल बनाइए, अनदर एक्सटर्नल फाइल, राइट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अब आई जस्ट ओपन अ नोटपैड, ठीक है, मैं नोटपैड ओपन करता हूं और इस नोटपैड को ओपन करके यहां पे हम एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। मैंने इसको सेव किया, इसको नाम दे दिया मैंने टेस्ट या माई स्क्रिप्ट के नाम से, माई स्क्रिप्ट डॉट जेस, डोंट राइट डॉट HTML, माई स्क्रिप्ट डॉट जेस। एक जेस मतलब इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल, कि अगर आप चाहते हैं मुझे नोटपैड में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है विदाउट एनी HTML, अभी तो मैंने आपको बताया विद HTML आप जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे लिखेंगे, बट विदाउट यूजिंग HTML अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड नोटपैड में लिख रहे हैं और रन करना है आउटसाइड द ब्राउजर, यू वांट टू रन इट आउटसाइड द ब्राउजर, राइट। तो आपने सिंपल क्या लिखा है पे माई स्क्रिप्ट डॉट जेस और इसको सेव कर लिया हमने डी ड्राइव में जावास्क्रिप्ट कोड नाम के फोल्डर में। और यहां पर अब मैं देखो, अब मैं सिंपल लिखता हूं console.log, ठीक है, दिस इज जावास्क्रिप्ट ऑन नोटपैड, ठीक है, दिस इज जावास्क्रिप्ट कोड ऑन नोटपैड। तो आप देखिए ये भी एक तरीका है जावास्क्रिप्ट कोड ऑन नोटपैड, ओके। और फिर यहां पर आपने लिख दिया a=100, b=20 एंड देन c=a+b, ठीक है, एंड देन console.log, ओके। और यहां पर आपने लिख दिया एडिशन इज, ओके, प्लस c, ओके, एंड लेट्स सेव दिस। और अब इसको सेव रन करने के लिए आपको जाना है अपने डी ड्राइव पे। डी ड्राइव पे हमारा जो फोल्डर है वो है टेस्ट, आई थिंक dir कर लेते हैं एक बार, हमने बनाया है जावास्क्रिप्ट कोड के नाम से फोल्डर। तो इसको कंसोल को क्लियर करते हैं, cd जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड। और यहां पर अब मैं जावास्क्रिप्ट की वो फाइल रन करता हूं। कौन सी फाइल, ये जो मैंने बनाई है myscript.js के नाम से। तो अब इसको कैसे रन करूंगा, विद द कमांड नोड कमांड से हम इसको रन करेंगे myscript.js, ठीक है, सो दैट यू विल गेट दिस आउटपुट। दिस इज जावास्क्रिप्ट कोड ऑफ नोटपैड, एडिशन इज 120।
तो ये एक और तरीका है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने का। कहां देखा हमने? ब्राउजर की कंसोल स्क्रीन विद HTML, ठीक है। तीसरा शेल, नोट शेल, जिस पर आप जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। चौथा तरीका कि यू क्रिएट योर .js फाइल एंड रन दिस .js फाइल विद नोट कमांड। क्या आप नोट कमांड के साथ इसको रन कर सकते हैं? अगर आप में से किसी ने जावा पढ़ा है तो आप जावा के शुरुआत के कोड याद करिए, इसी तरीके से बनाते हैं हम कि पहले नोटपैड में कोड लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। बट यहां पर आपको कंपाइल नहीं करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड इज एक्चुअली एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो कि और ये जो नोड है ना, एक्चुअली आप जब नोड पढ़ेंगे तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे इसको कि एक्चुअली नोड एक कॉम्बिनेशन है C++ विद V8 इंजन का। सो दैट हियर विद नोड इट इज पॉसिबल दैट यू कैन राइट द जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। मतलब कहने का ये कि अब आप जावास्क्रिप्ट को एक सिंपल लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ जावा, जस्ट लाइक C++, जस्ट लाइक C लैंग्वेज। जैसे हम C++ जावा में कोड लिखते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ कोड नाउ यू कैन एबल टू राइट इन जावास्क्रिप्ट। और क्या आपको पता है, स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब और रेडिट जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म पे जावास्क्रिप्ट के मिलियंस ऑफ डेवलपर जुड़े हुए हैं, और यही इस कम्युनिटी को मैसिव कम्युनिटी बनाते हैं, और यही मैसिव कम्युनिटी आपकी हेल्प करती है आपके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चौथा और सबसे बेस्ट तरीका एक और देखते हैं कि सर अगर मुझे VS कोड में जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है तो इसके लिए आप VS कोड को पहले इंस्टॉल जरूर कर लें, ठीक है, और फिर ओपन करिए VS कोड, और यहां पर आके अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल क्रिएट करिए जावास्क्रिप्ट की फाइल। मैंने लिख दिया माय या टेस्ट स्क्रिप्ट 1.js, जो अभी नोटपैड में फाइल बनाई थी सेम फाइल आप यहां पे बना लीजिए टेस्ट स्क्रिप्ट 1.js के नाम से, राइट। और फिर शुरू हो जाइए। console.js लिखा तो यहां पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यू विल गेट दिस इंस्टांस विंडो, ये जो हमें हेल्प विंडो मिलती है। मैंने लिख दिया console.log जावास्क्रिप्ट कोड ऑन नोटपैड, सॉरी विजुअल स्टूडियो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड ऑन विजुअल स्टूडियो। तो ये अब आप, और फिर वही चीज देखो आप, a = मान लो मैंने लिख दिया 110, ठीक है, ये देखा b = मैंने लिख दिया 20, एंड देन c = a + b, ओके, एंड देन आफ्टर यहां पर आपने लिख दिया अगेन console.log, okay, and then addition is +c। विजुअल स्टूडियो में कोड किस तरीके से रन करते हैं? राइट क्लिक, या तो रन फाइल, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+N, है ना, तो Ctrl+Alt+N से मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट दिस ऑप्शन, एडिशन इज 30 जावास्क्रिप्ट कोड फॉर विजुअल स्टूडियो। तो ये आपका प्रोग्राम इस तरीके से आपको आउटपुट देगा, सी दिस वन, ठीक है, ये JS फाइल जावास्क्रिप्ट कोड ऑन विजुअल स्टूडियो एंड एडिशन इज 30। तो दिस इज अनदर वे टू रन जावास्क्रिप्ट कोड। तो आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आए हैं कि कितने तरीके हैं एक जावास्क्रिप्ट को रन करने के, और ये सारे तरीके मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इस टॉपिक की क्विज ये है कि आप ये टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्या थॉट है आपके इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए? आपको पेपर क्लियर करना है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है, आपको अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, आपको नाम कमाना है, पैसा कमाना है? कमेंट बॉक्स पे मुझे रीजन जरूर बताइए। आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन की, जहां पर हम ये समझेंगे वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने तरीके से पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन अब यहां पर अगर हम बात करें कि यदि मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को यूज कर रहा हूं, तो आप देखिए लास्ट टाइम हमने क्या प्रोग्राम बनाए थे, याद है आपको? किस तरीके की एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी? हमने वेलकम प्रिंट किया, इस तरीके से छोटे छोटे से आउटपुट हमने प्रिंट करके देखे, जहां हमने console.log मेथड देखी, जहां पर हमने अलर्ट मेथड का कॉन्सेप्ट देखा, अलर्ट का क्या यूज है, document.write का कॉन्सेप्ट हमने देखा। लेकिन उससे हमने यह समझा कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। बट कैन यू बिलीव कि हेलो प्रिंट करना या वेलकम प्रिंट करना, इज दिस अ प्रोग्रामिंग? सोच के देखिए आप, मतलब थॉट प्रोसेस में लाइए, क्या ये हमने प्रोग्रामिंग की है? इज दिस अ प्रोग्रामिंग? नो, नेवर। क्योंकि प्रोग्रामिंग तब आती है किसी भी लैंग्वेज में, पिक्चर में, जब आपकी लैंग्वेज में डेटा होगा, व्हेन यू डील विद द डेटा। कि आप देखो लॉजिक कब लगेगा? अरे हेलो प्रिंट करने में कोई लॉजिक थोड़ी ना लगा आपको, या आपको वेलकम प्रिंट करना था तो आपने लॉजिक थोड़ी ना लगाया। लॉजिक आप कब लगाओगे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको एक नंबर दिया है, अब मैंने बोला चेक करो पेरिंड्रोम है या नहीं है। मैंने आपसे बोला ये नंबर है, चेक करो ये आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। मैंने आपको डेटा कलेक्शन दिया, मैंने आपको बोला कि सर्च द एलिमेंट फ्रॉम दिस डेटा, तो अब आप लॉजिक लगाओगे। तो एग्जैक्टली लैंग्वेज तब लॉजिक को यूज करती है जब उस लैंग्वेज में डेटा
का रोल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि डेटा को यूज किया किस तरीके से जाता है। मतलब यदि अब जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे डेटा को यूज करना है तो क्या मैं इस तरीके से डेटा यूज करूंगा कि अगर मुझे दो नंबर को ऐड करना है तो आई शुड राइट 50 + 30, या मैंने लिख दिया हेलो। अभी हम टाइप ऑफ डेटा की बात करेंगे, डोंट वरी, हेलो + 20, इस तरीके से क्या मैं डेटा को यूज करूंगा डायरेक्टली? हमेशा हम ये बोलते हैं कि जब भी आप डेटा को यूज करें, आपका डेटा मेमोरी में कहां है ये आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप उसको फर्दर प्रोग्रामिंग में यूज कर सकें। क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई 2 लाइन की नहीं होगी बच्चे, कोशिश करना। मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूं आपको, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि यदि आपके पास एक डेटा है जिसको आपको थ्रू आउट द पेज यूज करना है, थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज करना है, तो आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे कि यहां आपने डायरेक्टली 50 लिख दिया, फिर जरूरत पड़ी तो 50 लिख दिया। आपका डेटा वेरिएबल फॉर्म में होगा, चेंजेबल फॉर्म में होगा, कांस्टेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। मतलब 2 तरीके से हम डेटा को यूज करते हैं प्रोग्राम में। एक ऐसा डेटा जो चेंज होगा कि कभी ये 50 है तो 20 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ये कहलाता है डेटा वेरिएबल फॉर्म में, राइट। लेकिन एक डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड, कि एक बार मैंने अगर लिख दिया 900 तो ये 900 पूरी एप्लीकेशन में 900 ही रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टाइप ऑफ डेटा। लेकिन दोनों केस में आप समझो, चाहे आप डेटा को वेरिएबल फॉर्म में यूज करें या कांस्टेंट फॉर्म में यूज करें, लॉजिक ये बोलता है कि आप अपने डेटा को हमेशा एक आइडेंटिफायर में यूज करोगे। इट इज मस्ट बी एन आइडेंटिफायर। आपका डेटा हमेशा एक आइडेंटिफायर में होना चाहिए। आइडेंटिफायर मतलब क्या? यदि मान लो मैंने लिखा a = 100, सो अब इसका मतलब यह है कि इस मेमोरी में आपका 100 का आइडेंटिफायर कौन है? a। मतलब इस 100 वैल्यू का एक आइडेंटिफायर है जो इस डेटा को मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहा है। अब कभी भी फ्यूचर में आपको 100 की जरूरत पड़ेगी तो आप किसको बोलोगे? a को, क्योंकि a के पास 100 वैल्यू है। तो दिस a इज व्हाट? इट इज एन आइडेंटिफायर। सुनना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। ए क्या है? आइडेंटिफायर। ऐसे ही अगर मैंने लिखा सपोज b = हेलो, तो ये मेरा डेटा है। डेटा की अभी हम टाइप की बात करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में इंटीजर टाइप ऑफ डेटा की बात करेंगे। बिग इंटीजर है, बुलियन डेटा है, और आपका अनडिफाइंड डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ डेटा इन जावास्क्रिप्ट। और ये कोर्स तो केवल एक शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर आपको एक टॉप डेवलपर बनाएं और आपको अपनी डिजायर्ड कंपनी तक पहुंचाएं। और यहां पर आप देखिए आपका गोल क्या है, आप किस ड्रीम कंपनी में जाना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने उस गोल को कैसे अचीव करेंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। फिर आपने बी की बात की, तो बी की वैल्यू कितनी है यहां पे? हेलो। तो ये जब वैल्यू को हम आइडेंटिफायर में यूज करते हैं तो सो दैट वी नो दैट कि हाँ, अब फ्यूचर में अगर मुझे 100 की रिक्वायरमेंट है सो आई यूज दिस ए, अगर मुझे हेलो की रिक्वायरमेंट है आई यूज दिस बी। तो ये ए और बी मेरे लिए क्या है? आइडेंटिफायर। लेकिन जब हम आइडेंटिफायर की बात करते हैं तो एग्जैक्टली आइडेंटिफायर को हम 2 तरीके से यूज करते हैं। वी यूज आइडेंटिफायर इन वेरिएबल फॉर्मेट और वी यूज आइडेंटिफायर इन कांस्टेंट फॉर्मेट। कि या तो आप आइडेंटिफायर को वेरिएबल फॉर्म में यूज करोगे। वेरिएबल फॉर्म में यूज करने का मतलब कि एक बार अगर इसकी वैल्यू 100 है सो मे बी पॉसिबल इसकी वैल्यू बाद में 20 भी हो सकती है, बाद में 30 भी हो सकती है। दैट मीन्स आप वेरिएबल को मल्टीपल टाइम चेंज कर रहे हैं। यू कैन चेंज दिस वेरिएबल बाय 100, 20, 200, या फिर आप एक बार अगर इसको बोल दोगे 100 सो इट्स वैल्यू कैन नेवर बी चेंज थ्रू आउट द एप्लीकेशन, जस्ट लाइक अ पाई वैल्यू। पाई की वैल्यू 3.14 जो पूरी एप्लीकेशन में एक जैसी होनी चाहिए। तो 2 तरीके से हम डेटा को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब हम डेटा को यूज करने की बात करेंगे तो हमारा डेटा या तो वेरिएबल फॉर्म में होगा या कांस्टेंट फॉर्म में होगा। लेकिन इसके लिए मुझे वेरिएबल डिक्लेरेशन भी पता होने चाहिए और मुझे कांस्टेंट डिक्लेरेशन भी पता होने चाहिए। ओके, तो जब भी हम जावा में किसी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं, यूज करते हैं, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास जिससे हम किसी भी वेरिएबल को या कांस्टेंट को, मैंने वेरिएबल लिखा है बट द रूल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, राइट। कि आइडेंटिफायर को अगर आपको यूज करना है तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपको आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज अ डायनेमिक डिक्लेरेशन। डायनेमिक डिक्लेरेशन मतलब ये कि आप तो अपना डेटा स्टोर करो। आपने लिख दिया a = 100 सो दैट द वैल्यू दिस a will store 100 दिस टाइम। अगर आपने 2 लाइन के बाद लिखा a = हेलो तो अब ये a स्ट्रिंग को स्टोर कर लेगा। फिर आपने बोला a = 20.13 तो आपका a जो है वो 20.13 को स्टोर कर लेगा। दिस इज व्हाट ऑटो डिक्लेरेशन।
कि आपको कोई डिक्लेरेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, योर जावास्क्रिप्ट विल डायनेमिकली डिक्लेयर दिस वेरिएबल कि जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम इसको इंटीजर के साथ यूज कर रहा है, सेकंड टाइम जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहा है, थर्ड टाइम जावास्क्रिप्ट इसको डेसिमल के साथ यूज कर रहा है, राइट। सो नो नीड टू डिक्लेयर इट। लेकिन यहां पर फिर क्या होता है पता है आपको, टाइप सेफ्टी का इश्यू आता है। टाइप सेफ्टी मतलब आपके डेटा का टाइप क्या है, फिर क्या आप तो डेटा को हर तरीके के डेटा के लिए यूज कर रहे हो, राइट। तो देयर मस्ट बी एन इश्यू ऑफ द टाइप सेफ्टी, राइट। तो यहां पर अभी हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे ना तो आपको टाइप सेफ्टी वाला कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूं वैर के साथ। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैं वेरिएबल बोलूं तो रूल आप कांस्टेंट पर भी समझना, राइट। वैर के साथ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज पॉसिबल विथ वैर। लेट के साथ, अब देखिए इनिशियली व्हेन जावास्क्रिप्ट केम इन द 95, सो दैट 95 से लेके आई थिंक 2014 या 15 तक जावास्क्रिप्ट केवल वैर को यूज करता था फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। पर आई होप आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल मतलब एक इट इज जस्ट लाइक अ कंटेनर जो आपके डेटा को होल्ड कर रहा है, और ये आइडेंटिफायर है जो आपके डेटा को मेमोरी में आइडेंटिफाई कर रहा है कि इतनी बड़ी मेमोरी में आपका डेटा रखा कहां है। अरे बॉस, आइडेंटिफायर समझ रहा हूं, आपका नाम आपका आइडेंटिफायर है जो इतनी बड़ी दुनिया में आपको आइडेंटिफाई करता है। आपके घर का एड्रेस एक आइडेंटिफायर है जो आपके घर को आइडेंटिफाई करता है। तो वैसे ही जब मेमोरी में डेटा रखोगे और बिना आइडेंटिफिकेशन के रख दिया तो आगे यूज कैसे करोगे? बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर फिर हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर्स का। ओके, तो मेरे पास एक ऑप्शन है वेर डिक्लेरेशन, लेकिन आफ्टर 2015 जावास्क्रिप्ट इज आल्सो इंट्रोड्यूस लेट वेरिएबल, लेट कॉन्सेप्ट टू डिक्लेयर द वेरिएबल, एंड देयर इज अ मेजर डिफरेंस टू डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग वेर एंड टू डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग लेट। अभी अपन बात करते हैं, डोंट वरी, राइट। एंड थर्ड वन, टू डिक्लेयर द कांस्टेंट वी शुड गो फॉर कॉन्स्ट कीवर्ड। और आप देखिए, अगर आप में से किसी ने सी पढ़ा है ना, तो मैं आपको बताता हूं जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ द रूल फॉलो करता है सी लैंग्वेज के। जावास्क्रिप्ट फॉलोज द रूल ऑफ सी लैंग्वेज, राइट। तो अगर आपने सी पढ़ा है तो बहुत कुछ आपने वहां पर भी सीखा होगा। अभी आपको आगे जैसे जैसे टॉपिक समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली रन द, मतलब यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट द जावास्क्रिप्ट बिफोर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट फुल कोर्स में किस टेक्नोलॉजी का आपके लिए लेके आऊं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने नेक्स्ट फुल कोर्स की प्लानिंग करूंगा। तो अब मेजर क्वेश्चन ये आता है, सर वैर्स का डिक्लेरेशन और लेट का डिक्लेरेशन की। अब अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं तो आई कैन डिक्लेयर इट वैर ए। तो ये आपने बता दिया वैर ए मतलब डियर ए डिक्लेयर है यहां पे, ओके। अब आप इसको ऐसा लिख दीजिए वैर ए इक्वल टू हेलो, देन इट इज ओके, राइट। लेकिन अब यदि आपने वैर ए इक्वल टू हेलो लिखा है तो अब वैर, और अगर मैंने लिखा लेट बी इक्वल टू हेलो सपोज, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। तो पहला डिफरेंस आप समझना कि जब एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना तो उसका एक स्कोप होता है, स्कोप कि आपको वेरिएबल कहां तक यूज करना है। यू नो कि यदि मान लो मैं यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, सुनना ध्यान से ना, मैंने एक करली ब्रैकेट लगाया और यहां पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल ए इक्वल टू सपोज डेटा फ्लेयर, ठीक है। तो रूल ये बोलता है कि क्या इस वेरिएबल को मैं इस स्कोप के बाहर यूज कर सकता हूं, क्या मैं इसको यहां यूज कर सकता हूं। मान लो अगर मैंने यहां पर लिख दिया अलर्ट ए, मैंने ए को यहां प्रिंट करा अलर्ट ए से डॉक्यूमेंट डॉट राइट से या कंसोल डॉट लॉग से, किसी से भी, ओके। तो यदि मैंने ए को प्रिंट किया, मान लो मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ए, सो इज दिस वर्क हियर, क्या ये यहां पे वर्क करेगा? ओके। तो यदि आपका वेरिएबल वैर से डिक्लेयर है तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि वैर से अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसका स्कोप लोकल नहीं होता है, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल मतलब यू कैन यूज दिस वेरिएबल इन द कंप्लीट पेज एनीवेयर, भले ही आप इसको डिक्लेयर कहीं भी करें, आफ्टर डिक्लेरेशन यू कैन यूज दिस एनीवेयर। तो एक बार अगर आपने इसको डिक्लेयर कर दिया सो इट इज नॉट नेसेसरी कि अब इसके बाद मैं कहीं भी इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। आई कैन यूज दिस वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक ऑल्सो, मैं इसको ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकता हूं। गॉट ना पॉइंट। अगर मैं सेम डिक्लेरेशन की बात करूं कि यहां पर अगर मैंने सेम डिक्लेरेशन किया यूजिंग लेट, अगर मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू हेलो, ओके, इफ यू डिक्लेयर द वेरिएबल विथ लेट, और अब अगर आप इसको यहां यूज करेंगे, दिस इज नॉट अलाउड। अगर अब आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, ओके, सो हियर यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस ए, क्योंकि ये ए अगर डिक्लेयर हुआ तो इसका जो स्कोप है दैट इज अ लोकल, यू कैन ओनली यूज दिस ए इनसाइड दिस ब्लॉक ओनली, व्हाइल दिस ए इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ये जो ए है ये ग्लोबल है, मतलब यू कैन यूज दिस एनीवेयर इन द एप्लीकेशन। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन वैर एंड लेट, कि अगर मैं लेट के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा तो स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज अ लोकल,
While if I declare the variable with where, तो scope of this variable is a global. Second, यदि मान लो मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया where से, ओके, और बाद में अगर मैंने फिर लिख दिया where a इक्वल टू 100, मतलब मैंने पहली बार इसको डिक्लेयर किया where a के साथ, मैंने सेकंड टाइम फिर इसको डिक्लेयर कर दिया, दिस इज कॉल्ड रीडिक्लेरेशन. दिस इज कॉल्ड रीडिक्लेरेशन. तो इफ यू आर यूजिंग where, सो रीडिक्लेरेशन इज पॉसिबल. आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं कि आपने अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और अगर बाद में आपने फिर से उसी नाम का वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर कर दिया, सो जावास्क्रिप्ट डोंट हैव एनी इशू, इट अलाउड यू. लेकिन यदि आपने लेट के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो इट्स रीडिक्लेरेशन कैन नॉट बी पॉसिबल. यदि आपने फिर से लिखा लेट ए इक्वल टू समथिंग, सो जावास्क्रिप्ट नॉट अलाउड फॉर दैट. वेरिएबल डिक्लेयर विद द where इज रीडिक्लेरेशन इज पॉसिबल, लेकिन अगर वेरिएबल लेट के साथ डिक्लेयर है तो इसका रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है. दिस इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस वेरिएबल एंड लेट. तो लेट को कब यूज करना है समझ में आया, जब आपको एक वेरिएबल को लोकल स्कोप में रखना है, आपको लगता है कि मुझे इसका रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं करना है, सो बेटर ऑप्शन यू शुड गो फॉर लेट ऑप्शन. लेकिन यदि आपको लगता है कि एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन मल्टीपल टाइम मुझे करना है या इसका ग्लोबल स्कोप होना चाहिए, सो बेस्ट यू शुड गो फॉर वेयर जावास्क्रिप्ट में डे 1 से चले आ रहा है, लेकिन लेट को जावास्क्रिप्ट ने आफ्टर 10 ईयर इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, अब तीसरा जो एक और एक कॉन्स्ट का यूज क्या है. कॉन्स्ट को हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू आप चाहते हैं थ्रू आउट द एप्लीकेशन कभी भी बदले ना. दिस इज द कॉन्स्टेंट. This is the constant कि once you declare it, you are not allowed to change it throughout the application. Like pi की वैल्यू है, तो constant अगर आपको डिक्लेरेशन करना है, so that you will go for const type. तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के. ऑटो डिक्लेरेशन पे जाना चाहें, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूंगा अवॉइड दिस ऑटो डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट, डायनेमिक कॉन्सेप्ट. ऑलवेज गो फॉर यूजिंग वेयर और लेट. अब वेयर और लेट डिपेंड करता है आप लोकल डिक्लेरेशन चाह रहे हैं या आप ग्लोबल डिक्लेरेशन चाह रहे हैं. ठीक है, और कांस्टेंट को कब यूज करना है, कॉन्स्ट को कब यूज करना है, जब आपको कांस्टेंट डेटा डिक्लेयर करना है. सो दिस आर द 4 टाइप्स. और यदि आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे करें, तो कमेंट करके मुझे बताइए. स्क्रीन पे यहां पर मैंने आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर किया हुआ है, फटाफट उस नंबर पे कॉल करिए और यहां पर मैं आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन बताऊंगा ताकि आप लोगों को आगे के स्टेप्स को लेने में दिक्कत ना हो. लेकिन अब यहां पर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनना कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, देन यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स. आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. मैंने आपको कहा ना, अगर आपने प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो शायद रूल्स आपने वहां भी पढ़े होंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट में चाहे आप वेयर से वेरिएबल को डिक्लेयर करें, लेट से करें, आप कॉन्स्ट से करें, लेकिन अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं देन यू मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स हियर. फर्स्ट, your name of the variable may contain letter और digit. उसमें लेटर भी हो सकते हैं, उसमें डिजिट भी हो सकती है, राइट. मतलब मैं एक वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर इस तरीके से करता हूं va12, दैट इज ओके, नो इश्यूज. एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन अगर मैं ऐसे करता हूं let b36, नो इश्यूज. इसमें लेटर हो सकता है, इसमें डिजिट हो सकती है, राइट. लेकिन फर्स्ट लेटर मस्ट बी. अच्छा, इसके अलावा सर क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है? यस, देयर आर 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउड इन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. स्पेशल कैरेक्टर आप समझते हैं ना, अल्फाबेट, नंबर्स के अलावा @ हैश, अंडरस्कोर, डैश. तो यहां पर आपके लिए 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउड हैं. वन इज अंडरस्कोर, ठीक है, वन इज अंडरस्कोर एंड सेकंड स्पेशल कैरेक्टर इज $. तो यदि पहला रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल ये बोलता है योर नेम ऑफ वेरिएबल मे बी अल्फाबेट और डिजिट और अंडरस्कोर और $. लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में केवल 2 स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, अंडरस्कोर एंड $. ठीक है. तीसरा रूल, फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और $. फर्स्ट लेटर आपका अल्फाबेट या $, या अंडरस्कोर, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट डिजिट कैन नॉट बी फर्स्ट लेटर. मतलब अगर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो यदि मैंने ऐसे डिक्लेयर किया var A12, दैट इज ओके. अगर मैंने लिखा var $a, इट इज ओके. लेकिन अगर मैंने लिखा var12b, दिस इज नॉट द करेक्ट डिक्लेरेशन. फर्स्ट लेटर मे बी अल्फाबेट और $, और अंडरस्कोर, राइट. $, का साइन इसलिए अलाउड किया गया है क्योंकि जनरली आपका देखिए क्या होता है कि हम एक थॉट है कि अगर मैं आपको बोलता हूं 100 रुपीज लिखिए तो आप लिखोगे 100 रुपीज. लेकिन अगर मैं बोलता हूं $100 लिखिए तो आप $100 इस तरीके से लिखा जाता है. $, ऑलवेज बी यूज
फर्स्ट, राइट। तो इसीलिए डिक्लेरेशन भी डॉलर को अलाउड करता है। तो पहला रूल, दूसरा रूल समझ में आ गया। तीसरा, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, नो स्पेस अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के नाम के बीच में कहीं भी स्पेस अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने ऐसा लिखा लेट से या वेर से, किसी से भी अगर आपने लिखा वेर या लेट, सपोज आपको लिखना है एम्प्लॉय नेम, आपने लिख दिया ईएमपी नेम, ठीक है, तो वो आपसे बोलेगा यहाँ बीच में कॉमा लगाओ, क्योंकि वो स्पेस अलाउड नहीं करता है, तो बीच में आपसे कॉमा मांगेगा। और अगर आपको एक स्पेस चाहिए तो फिर आप अंडरस्कोर के साथ दे दीजिए, ईएमपी अंडरस्कोर नेम, दैट इज ओके, ये डिक्लेरेशन वैलिड है। ईएमपी अंडरस्कोर नेम, दिस इज द वैलिड डिक्लेरेशन, राइट। तो आप लिख दीजिए लेट ईएमपी नेम इक्वल टू जो भी आपको लिखना है, मान लो मैंने लिख दिया विवेक, ओके, सो दिस डिक्लेरेशन इज अलाउड। तो स्पेस अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और डॉलर और अंडरस्कोर, योर नेम कंटेंट अल्फाबेट और डिजिट, और स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर और अंडरस्कोर, नो स्पेशल कैरेक्टर अदर देन डॉलर एंड अंडरस्कोर इज अलाउड, राइट। मतलब यदि आप एक वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे ए हैश, तो दिस इज इनकरेक्ट, या अगर आप डिक्लेयर करेंगे लेट ए क्वेश्चन मार्क, तो दिस इज इनकरेक्ट। स्पेशल कैरेक्टर में केवल 2 स्पेशल कैरेक्टर ही अलाउड है। तीसरा रूल, नो रिजर्व वर्ड अलाउड एज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड जिनको हम कीवर्ड भी बोलते हैं, राइट। मतलब जावा स्क्रिप्ट के अपने कुछ रिजर्व वर्ड हैं, अपने कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट। तो यू आर नॉट अलाउड टू यूज दैट रिजर्व वर्ड एज अ वेरिएबल नेम। क्या आपके जावा स्क्रिप्ट में जैसा भी हम पढ़ेंगे लूप हम यूज करेंगे तो व्हाइल, फॉर, इफ, ठीक है, दिस आर द रिजर्व वर्ड जो कि जावा स्क्रिप्ट यूज करता है, जिसको जावा स्क्रिप्ट ने अपने पर्पस के लिए पहले से यूज किए हुए हैं। तो जो ऑलरेडी उसने रिजर्व किए हुए हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस आर द रिजर्व वर्ड। लाइक अगर मैं लिखता हूं यहां पे लेट इफ, तो दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज इफ इज अ रिजर्व वर्ड। तो देयर आर लॉट ऑफ रिजर्व वर्ड और कीवर्ड इन जावा स्क्रिप्ट, सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस रिजर्व वर्ड एज अ वेरिएबल नेम। क्या वेरिएबल के नाम में रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम मस्ट बी अ केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव मतलब क्या, कि यदि आपने लिखा लेट, आपने लिखा सपोज x इक्वल टू, है ना, अगर आपने लिखा सपोज या b इक्वल टू 100, अब आप इसको यूज कर रहे हो मान लो कैपिटल B के साथ, तो ये b और कैपिटल B अलग अलग है, तो वेरिएबल नेम मस्ट बी केस सेंसिटिव। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल व्हेन यू डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, ठीक है। व्हाट आर दिस रूल, वेरिएबल नेम में कंटेंट अल्फाबेट और डिजिट और अंडरस्कोर और डॉलर साइन, राइट। फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और डॉलर और अंडरस्कोर, राइट। नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल, नो रिजर्व वर्ड अलाउड, ठीक है। एंड दिस आर द केस सेंसिटिव, कि आपके वेरिएबल के जो नाम है वो केस सेंसिटिव होंगे। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कब आपको लेट को यूज करना है, कब आपको वेर को यूज करना है, कब आपको कॉन्स्ट को यूज करना है। एंड बी रेडी विद द असाइनमेंट, क्योंकि अब जब हमारी प्रोग्रामिंग शुरू होगी तो जितना कोड मैं लिखूंगा उतने आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि ये 1-to-1 इंटरेक्शन होगा ना, तो ये टेक्नोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा, है ना। तो आपको पढ़ते भी जाना है, समझते जाना है, प्रैक्टिकल करना है और असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अब यहां मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आपने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा है कि आप ये टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने का रीजन क्या है, या आप भी भीड़ चाल में चल रहे हैं कि दोस्त ने पढ़ा है तो चलिए मैं भी इस टेक्नोलॉजी को सीख लेता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका आंसर क्या है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताइए, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका जावा स्क्रिप्ट के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज जो टॉपिक हम बात करेंगे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। इसके पहले हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखा, हमने वेर का कॉन्सेप्ट देखा, लेट हमने देखा, कॉन्स्ट हमने देखा, जिससे हमें यह समझ में आया कि जब भी हमें डेटा को यूज करना है, सो दैट वी नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। वो लेट से डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, वो वेर से डिक्लेयर होगा तो क्या होगा, वो कॉन्स्ट से डिक्लेयर होगा तो क्या होगा। लेकिन अब आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया क्यों है, क्योंकि मुझे उसमें डेटा स्टोर करना है। तो जब आप एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करते हैं तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि उस डेटा का टाइप क्या है, मतलब जावा स्क्रिप्ट उस डेटा को किस टाइप का कंसीडर करेगा, राइट। तो यही बात हमें बताता है डेटा टाइप। डेटा टाइप एक्चुअली क्या मतलब है, वो शोज द नेचर ऑफ द वेरिएबल, जो किसी वेरिएबल का नेचर बता रहे हैं, राइट, कि इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड है उस डेटा का नेचर क्या है, ठीक है। अब नेचर ऑफ द वेरिएबल मतलब क्या, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि यदि मान लो आपके पास एक डेटा है, तो डेटा एक सिंगल नहीं होता है, डेटा के मल्टीपल टाइप होते हैं, राइट। डेटा इंटीजर हो सकता है, डेटा डेसिमल हो सकता है, डेटा कैरेक्टर हो सकता है, डेटा स्ट्रिंग हो सकता है,
डेटा बूलियन हो सकता है। तो जब भी आप किसी डेटा को जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे तो यू मस्ट नो व्हाट इज द टाइप ऑफ द डेटा, डेटा का टाइप क्या है, या जावास्क्रिप्ट कितने तरीके के डेटा को यूज करता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे, अब देखिए आपको प्रोग्राम करना है, प्रोग्रामिंग करना है, तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जिस टेक्नोलॉजी में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो कितने तरीके के डेटा को सपोर्ट करता है, क्योंकि हर लैंग्वेज के डेटा अलग अलग होते हैं, हर लैंग्वेज अलग अलग टाइप ऑफ डेटा। जरूरी नहीं है कि जो डेटा टाइप सी यूज करता है वो जावा भी यूज करे, या जो जावा यूज करता है वो पाइथन भी यूज करे, राइट। सबके टाइप अलग अलग हैं। ओके, तो यहां पर हमें यही समझना है कि इन जावास्क्रिप्ट हाउ मेनी डेटा टाइप्स वी कैन यूज, कितने तरीके से डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं, और उनको पता कैसे करेंगे कि कौन सा डेटा किस टाइप का है। ओके, सो दिस आर सम लिस्ट जो कि मैंने यहां पर लिखी है कि इन जावास्क्रिप्ट वी हैव अ डेटा टाइप अनडिफाइंड। इन जावास्क्रिप्ट इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक वेरिएबल को लेट या वेर के साथ डिक्लेयर करें या कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर करें। अगर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया, आपने उसमें डेटा दिया ही नहीं है, तो फिर वो किस टाइप का होगा, अनडिफाइंड, उसका कोई टाइप ही नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें नंबर की, तो नंबर किस तरीके का डेटा होता है, मतलब अगर आप नंबर की बात करें तो हम जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से नंबर को यूज करते हैं। नंबर में भी इंटीजर टाइप, ठीक है, और नंबर में भी डेसिमल टाइप। आपका नंबर इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, मतलब यदि मैं लिख रहा हूं लेट ए इक्वल टू 500, सो माय डेटा इज अ टाइप ऑफ इंटीजर। ये मेरा डेटा किस टाइप का है, इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का, राइट। लेकिन अगर मैंने लिखा है लेट बी इक्वल टू 36.19, सो इन दिस केस आई एम सेइंग दैट माय डेटा इज अ टाइप ऑफ डेसिमल विच इज अ फ्लोटिंग नंबर, जिसको हम बोलते हैं। तो नंबर को जब हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो दो तरीके से हम नंबर को यूज करते हैं, या तो इंटीजर फॉर्मेट में या डेसिमल फॉर्मेट में। गॉट माय पॉइंट। अब बात आती है कि सर यदि मान लो मैंने डेटा को डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग किस तरीके का डेटा होगा, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। स्ट्रिंग मतलब द डेटा व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट विद डबल कोट्स। यदि मैंने लिखा सपोज लेट ए, अभी मैं आपको केवल डेटा के टाइप बता रहा हूं, आप समझिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स, क्वेश्चंस ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप एक एक करके ये समझ लीजिए कि कितने तरीके से डेटा हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हैं। यदि मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू हेलो, देखिए आप स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, द डेटा विच रिप्रेजेंट इन डबल कोट्स इज कॉल्ड एन स्ट्रिंग। कि जिस भी डेटा को हम डबल कोट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है। फिर उसमें आपने अगर डबल कोट्स में 1 2 3 भी लिख दिया या जो भी नंबर भी लिख दिया, सो दिस इज एन स्ट्रिंग। फिर हम ये बोलेंगे दिस इज अ अल्फाबेटिकल स्ट्रिंग व्हाइल दिस इज अ न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। बट है ये स्ट्रिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 230 एंड 230। इन दोनों में डिफरेंस है। दिस इज अ वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा 10 + 20, सो आई विल गेट द रिजल्ट 30। पर अगर मैंने लिखा 10 + 20, सो आई विल गेट द रिजल्ट 1020। आई विल गेट द रिजल्ट 1020। क्यों आया ऐसा रिजल्ट, वो अभी हम आगे बात करेंगे कि स्ट्रिंग के साथ जब भी डेटा ऐड होता है इट इज कॉल्ड अ कॉन्केटिनेशन। ये कॉन्केटिनेशन कहलाता है और ये एडिशन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको डेटा अगर न्यूमेरिकल स्ट्रिंग में यूज करना है सो दैट यू विल गो फॉर डबल कोट्स, लेकिन अगर आपको डेटा नंबर फॉर्मेट में यूज करना है तो यूज द डेटा विदाउट डबल कोट, सो दैट योर डेटा इज अ टाइप ऑफ इंटीजर इन दिस केस। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और यदि आप देखो, मैं आपको मतलब मैं इसलिए आपको याद दिलाता हूं, अगर आपने कोई प्रीवियस टेक्नोलॉजी पढ़ी है, अगर आप सी को थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर आप जानते हैं तो आपने वहां इस तरीके से लिखा होगा इंट a इक्वल टू 10 या फ्लोट b इक्वल टू 20, ठीक है। मतलब वहां पर हम डेटा का टाइप बताते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, याद करो वहां पर भी डेटा टाइप होते थे। इफ यू अवेयर विद द जावा तो वहां भी डेटा टाइप होते थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। वैसे यहां पर भी आपके पास डेटा टाइप्स है, क्योंकि हर लैंग्वेज कहीं ना कहीं चाहे वो आपसे डेटा टाइप डिक्लेरेशन नहीं करवा रहा है, लेकिन इंटरनली तो वो डेटा को यूज करेगा ना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर टॉप मोस्ट एमएनसीज के इंटरव्यू में पूछा गया है। तो क्या आप अपने प्लेसमेंट के सपने को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, और इसके लिए आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? आपको नोट चाहिए, आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट चाहिए, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, या फिर आपको रिज्यूमे बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिज्यूमे बिल्डिंग में हेल्प चाहिए, या आपको जॉब सर्चिंग में हेल्प चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। यहां मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत है। तो यहां पर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। यदि आपको लगता है कि आपका डेटा ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी,
क्योंकि देयर आर सम कंडीशंस जहां पर आप केवल ट्रू और फॉल्स को ही बात करते हैं। आप देखिए अभी मैं आपको लूप पढ़ाऊंगा तो लूप का एग्जीक्यूशन ट्रू फॉल्स पे होता है। और आप देखिए ऐसे बहुत सी मेथड अभी हमें जावास्क्रिप्ट में मिलेंगी जिनको यूज करके आपको चेक करोगे। जैसे आपका कैरेक्टर अपर केस में है या लोअर केस में है तो मैं उस मेथड को एक कैरेक्टर दूंगा, एक फंक्शन को एक कैरेक्टर दूंगा और वो फंक्शन मुझे ये चेक करके बता देगा कि मेरा कैरेक्टर अपर में है या लोअर में। लेकिन बताएगा कैसे? ट्रू या फॉल्स में। तो ये जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है वी कैन से दैट दिस इज अ बूलियन वैल्यू, बूलियन ट्रू एंड बूलियन फॉल्स, है ना। बूलियन दो ही वैल्यू होती है, या तो हम बोलते हैं बूलियन वैल्यू ट्रू होगी या हम बोलते हैं बूलियन वैल्यू फॉल्स होगी। मैं अभी आपको ओवरऑल डेटा टाइप बता रहा हूं, लेकिन इस एक एक डेटा टाइप को हम विथ एग्जाम्पल देखेंगे अभी, कि हम एक एक डेटा टाइप का एग्जांपल देखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप हम किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। लेकिन एक बार पहले आप यह समझ लो कि आपके पास कितने तरीके के डेटा का ऑप्शन अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट में, कि आप कितने तरीके के डेटा को यूज कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ट्रू और फॉल्स ये हमने लिखा, राइट। तो ये जो वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स वैल्यू, दिस इज अ बूलियन वैल्यू। कि अगर मैंने डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल लेट ए इक्वल टू ट्रू, यदि मैंने लिख दिया लेट ए इक्वल टू ट्रू, तो यदि मैं इसका टाइप देखूंगा सो आई विल गेट अ टाइप। टाइप कैसे देखते हैं? विद द टाइप ऑफ। क्या आप टाइप ऑफ से ये देख सकते हैं? यदि मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग, ओके, अगर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ओके, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ए, सो आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर। मतलब किसी भी वेरिएबल का अगर आपको डेटा टाइप देखना है ना तो देयर इज अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट कॉल्ड टाइप ऑफ। टाइप ऑफ से हम ये सब अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, डोंट वरी। मान लो अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपको उसका टाइप देखना है कि वाकई में इसका डेटा टाइप नंबर है या स्ट्रिंग है या बूलियन है, सो दैट यू विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ। ये जो बिग इंट है ये जावास्क्रिप्ट के साथ शुरुआत से नहीं था, दिस इज लेटर ऑन एडेड इन जावास्क्रिप्ट। और इसको हम यूज करते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट में किसी बिगर इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। बिगर इंटीजर वैल्यू लाइक अगर आपका डेटा करोड़ों में है, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टोर द डेटा समथिंग लाइक दिस, कि अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं लेट ए इक्वल टू, अगर मैंने लिख दिया 1 2 6 4 8 6 9 2 3 6 5 6 2 6 9 समथिंग लाइक दिस, बिगर इंटीजर, सो दैट इंटरनली जावास्क्रिप्ट विल डिक्लेयर दिस ए एज अ बिग इंट। वहां पर जावास्क्रिप्ट इसको क्या कंसिडर करेगा? बिग इंट। अब देखिए समझना, यदि आप नंबर की बात करते हैं ना तो नंबर इंटरनली जो कॉन्सेप्ट यूज करता है वो है 64 बिट, कि नंबर यूजेस 64 बिट ऑफ डेटा। बट इफ योर डेटा इज मोर देन दैट देन वी शुड गो फॉर बिग इंट, राइट। तो जनरली नंबर फ्लोटिंग पॉइंट में यूज करता है 64 बिट, इंटीजर पॉइंट में यूज करता है 64 बिट, राइट। बट व्हेन यू वांट टू यूज द स्टोर द डेटा मोर देन दैट देन इंटरनली जावास्क्रिप्ट विल यूजेस बिग इंट फॉर दैट। तो वहां पर हम बिग इंट को यूज करते हैं। नल, नल इज अनदर टाइप ऑफ डेटा, कि यदि आप चाहते हैं कि आपका वेरिएबल नल वैल्यू को लेकर स्टोर हो सो दैट वी विल गो फॉर नल वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी आप देखिए नल, सिंबल और ऑब्जेक्ट, इनको अभी हम थोड़ा सा सेकंड स्टेप पे समझते हैं, क्योंकि अभी आप पहले इनको लेके थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से अवेयर हो जाओ, फिर सेकंड स्टेप में मैं आपको बताता हूं नल का क्या यूज होगा। अभी इनिशियल लेवल पे अगर आप नल को देखेंगे, सिंबल को देखेंगे, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एज एन ऑब्जेक्ट हम 3 टाइप के डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट एज एन अरे, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब जब आपको किसी डेटा को स्टोर करना है ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तीसरा वी कैन यूज डेट विच इज एन ऑब्जेक्ट। तो एज एन ऑब्जेक्ट हम अरे को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, डेट को यूज करते हैं, राइट। और अगर किसी रीजन से इस वीडियो को आप बीच में पॉज कर रहे हैं तो उसका टाइमिंग बुकमार्क जरूर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको उसको सर्च करने में बड़ा आसान रहे। और टाइमिंग को बुकमार्क करने के लिए सिंपली आपको उस टाइमिंग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लेकिन अभी मेरा वही कहना है कि पहले स्टेप में आप इन डेटा टाइप्स को लेके हम छोटे छोटे से कुछ एग्जांपल समझेंगे, कुछ प्रोग्राम देखते हैं कि जहां पर हम स्ट्रिंग को यूज करेंगे, जहां पर हम नंबर को यूज करेंगे, जहां पर हम बूलियन टाइप ऑफ डेटा को लेके बात करेंगे। और फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम देखेंगे अरे एज एन ऑब्जेक्ट, कि अरे कब यूज होगा? जब आपको मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन करना है सेम टाइप का, कि आपका डेटा एक नहीं है। मान लो मैंने बोला कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट नेम, तो एक स्टूडेंट का नाम नहीं है, इट इज अ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट नेम, सो दैट वी विल गो फॉर अरे कॉन्सेप्ट। यदि मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करना है, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, उसका फोन नंबर। तो एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल डेटा कलेक्ट करके रखेगा। जैसे यहां पर आप देखिए ना, यदि मान लो मैंने ये लिखा लेट ए इक्वल टू 100, तो ए के पास कौन सी वैल्यू है? केवल 100। लेकिन मैंने बोला बॉस अगर मुझे ए के साथ, या मैंने बोला लेट सपोज ए, अब इस ए के साथ मुझे क्या स्टोर करना है? इस
स्टूडेंट का रोल नंबर, मान लो ये एक ST1 है, लेट ST1 ना, समझना ST1। अब मैं बोल रहा हूं ये स्टूडेंट की डिटेल है, तो स्टूडेंट की डिटेल में मुझे क्या स्टोर करना है, उसका रोल नंबर, ठीक है, तो वो मैं यहां दूंगा, फिर उसका नाम, फिर वो मैं यहां दूंगा। सो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट डेटा, ये ऑब्जेक्ट डेटा होगा, राइट, जो अपने साथ एक नहीं मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है। तो दिस इज ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा। दिस इन दिस केस आई कैन से दैट दिस ST1 इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि मैंने बोला लेट नेम इक्वल टू, ठीक है, और यहां पर मैंने मल्टीपल नाम दे दिए, कॉमा दिस वन, तो ये मेरा डेटा किस टाइप का होगा, दिस इज टाइप ऑफ अरे, ये मेरा अरे टाइप ऑफ डेटा होगा, ठीक है। यदि मैंने बोल दिया लेट डी इक्वल टू, और यहां पर मैंने डेट दे दी, ठीक है, व्हाट इज द डेट, सपोज मैंने बोल दिया 2024,01,04 समथिंग लाइक दिस, तो ये मेरा डी जो है ये डेट टाइप ऑफ डेटा हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट, कि जहां पर आप डेट को यूज कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, अरे को हम यूज करते हैं, अरे इज अ टाइप ऑफ डेटा, जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा है, जहां एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, एम्प्लॉय का आईडी, उसका सैलरी, उसका डिपार्टमेंट, उसका एड्रेस, सिटी, ये एक ऑब्जेक्ट। तो जब आपको इस तरीके से डेटा स्टोर करना है वेयर सिंगल ऑब्जेक्ट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, सो ऑब्जेक्ट पे हम जाएंगे। अगर आपको लगता है आपको इस तरीके का डेटा कलेक्शन करना है, सो वी हैव सच टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर अवेलेबल। सो एवरी टाइप ऑफ डेटा के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप अवेलेबल है, ओके। लेकिन अब इन डेटा टाइप्स को लेके सर हम प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे, एग्जांपल्स के साथ किस तरीके से इनको हम यूज करेंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इन्हीं डेटा टाइप को लेके कोड किस तरीके से हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में, उसी बारे में हम बात करेंगे। बस बने रहना है, समझते रहना है, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर करते रहना है। और यहां पर एक और क्विज, क्या जावास्क्रिप्ट इज सेम एज जावा, और इन ऑप्शंस के साथ मुझे इसका जवाब दीजिए, यस, नो, यस दे आर सिमिलर, और दोनों के नाम सेम है लेकिन दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो चलिए एक बार इन सब को प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं, ओके, कि किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उनके टाइप हम किस तरीके से पता करेंगे, लेट, वेयर और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो हम आते हैं यहां पे अगेन विजुअल स्टूडियो में, और यहां पर मैंने स्क्रिप्ट, ओके, इसका नाम दिया मैंने स्क्रिप्ट डेटा टाइप डॉट जेस, है ना, स्क्रिप्ट डेटा टाइप डॉट जेस। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आप देखिए कि अभी हम जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउजर बेस्ड रन नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड द ब्राउजर रन कर रहे हैं, ओके। और आई होप आपने वो 5 तरीके वाला वीडियो देखा है कि जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करने के 5 तरीके कौन कौन से हैं, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, है ना। तो स्क्रिप्ट डेटा टाइप के नाम से हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं, और यहां पर अब आप देखिए, अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सर मुझे जो बेसिक डेटा टाइप्स है, जैसे आपने बताया था कि बेसिक डेटा टाइप के अलग अलग टाइप होते हैं, तो आप देखिए, मान लो अगर मैं डिक्लेयर करता हूं वेयर a इक्वल टू 210, अब मुझे इसका टाइप देखना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस है। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले आप ये पता करिए, क्योंकि आप देखिए डेटा टाइप हमने बहुत सारे अलग अलग पढ़े, लाइक बूलियन हमने देखा, नंबर हमने देखा, स्ट्रिंग हमने बात की, इसके अलावा बिग इंट के कॉन्सेप्ट को हमने देखा था। तो यहां पर आप देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ, अगर आप टाइप ऑफ को यूज करते हैं तो यहां पर आपको पता चलेगा ए का डेटा टाइप क्या है ना, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दिस ए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, एंड यू विल गेट नंबर हियर, आई थॉट, यस, ये देखिए आप आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, नंबर। लेकिन यदि मान लो मैं इस ए को चेंज करके, चलो मैं इसको चेंज नहीं करता हूं, इसको तो हम यही रहने देते हैं 100, जो भी वैल्यू है। देन अगेन var b इक्वल टू, ओके, मैंने लिख दिया सपोज हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, ओके। और अब मैंने फिर से बी का टाइप देखा, ठीक है, टाइप ऑफ बी, तो मुझे टाइप ऑफ बी देखना है। फिर मैंने लिखा var c इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया ट्रू, ठीक है, तो मुझे ये देखना है कि सी का टाइप क्या होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया टाइप ऑफ सी, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप, यदि मैंने लिख दिया मान लो वेर a इक्वल टू 10.40, और फिर मैं यहाँ पर, सॉरी नॉट ए, डी, ओके, और मैं यहाँ पर डी का टाइप देखता हूँ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डी, ठीक। तो ये आपको बता देगा कि आपका ए का टाइप क्या है, बी किस टाइप का है, सी किस टाइप का है, डी का टाइप क्या है, ओके। तो पहले तो आप इसको समझे, मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी, ये देखिए आप, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर। तो मैंने आपको बोला था कि नंबर आपका इंटीजर भी होता है और नंबर आपका डेसिमल भी होता है, राइट। तो ये आपको टाइप पता चलेगा कि आपका पहला डेटा टाइप नंबर है, देन स्ट्रिंग, देन बूलियन, देन नंबर। बूलियन इसलिए क्योंकि वैल्यू आपने दी है। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ var, सपोज e इक्वल टू सिंगल कोड में z, ठीक है, तो क्या लगता है कैरेक्टर मिलेगा, व्हाट डू यू थिंक,
है ना, फटाफट बताओ इसको। चलो वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, ये असाइनमेंट है आपके लिए। Z का टाइप क्या होगा? व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस Z? अरे यार देखो, अगर पढ़ना है ना तो बोथ वे कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। मतलब मैं ही बोलूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं ही आंसर बताऊंगा तो फिर आप क्या सीखोगे, है ना। इसलिए फटाफट वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो और मुझे बताओ Z का टाइप क्या होगा यहाँ पे। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस Z? ठीक है, मैंने आपको देखो क्या बोला था, Z का टाइप क्या होगा? तो Z का टाइप तो अनडिफाइन होगा ना। अरे क्यों अनडिफाइन होगा? मैंने वेरिएबल किस नाम से लिया है? ई, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ Z, तो Z तो कोई टाइप है ही नहीं ना बेटा, तो Z का टाइप क्या मिलेगा मुझे? अनडिफाइंड, राइट। तो यहां पर आप देखिए यू विल गेट अनडिफाइंड हियर, क्योंकि Z तो अरे ये Z वैल्यू है जो ई में असाइन है। अगर मैं यहां पर ई का टाइप देखूंगा तो मुझे टाइप क्या मिलेगा? What is the type of E? है ना, it is a character or it is a string? Let's see, it is a string. There is no character here. सिंगल कोड में डेटा लिखोगे तो भी स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में डेटा लिखोगे तो भी स्ट्रिंग, राइट। और Z तो बच्चे अनडिफाइंड होगा, क्योंकि Z तो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया ना। और याद करो मैंने बोला था कि इन जावास्क्रिप्ट इट इज नॉट नेसेसरी टू डिक्लेयर द वेरिएबल। आप डिक्लेयर नहीं भी करेंगे स्टिल यू विल गेट द आंसर। तो यहां पर आप देखिए कैसे ट्विस्ट क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यूज में, ठीक है। और अगर आपने कमेंट किया होगा और समझ में आया होगा तो आई होप कि आपको समझ में होगा कि Z का टाइप अनडिफाइन क्यों है ना। तो ये अभी हमने देखा टाइप की, A का टाइप क्या होगा, B का टाइप क्या है, C का टाइप क्या है, ओके। लेकिन अब यहां पर हम आते हैं, चलिए इसको मैं करता हूं कमेंट फिलहाल, ओके। और अब देखिए मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी कि यदि आपने C पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी है तो कोई भी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पूरी जावास्क्रिप्ट को पढ़ने वाले। लेकिन जावास्क्रिप्ट मोस्टली फॉलो द रूल्स ऑफ C लैंग्वेज। अभी आप देखें, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट पे हम आएंगे, डेटा टाइप पे हम आएंगे, इसके अलावा लूप पे हम आएंगे, तो आपको मोस्ट ऑफ द लूप वही मिलेंगे जो आपने सी में पढ़े हुए हैं। और कैन यू इमेजिन, आप एक लैंग्वेज को सीख के पूरी की पूरी एप्लीकेशन बना सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। यू कैन हैंडल द फ्रंट एंड using React Angular, backend using Node.js, even mobile development using React Native. That is what the biggest advantage to learn JavaScript. Being a full stack JavaScript developer makes you a valuable asset to any company and top pick during campus placement. JavaScript is your gateway to a successful career. Okay, तो चलिए ये तो अभी हमने देखा, लेकिन अब यहां पर आप देखिए हम कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं। या चलिए पहले हम लेट, वेयर और कॉन्स्ट में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा था। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वेर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने लिखा वेर a इक्वल टू 100, है ना, तो इसका जो स्कोप होता है वो हमेशा ग्लोबल होता है। मतलब अगर मैंने वेर को डिक्लेयर किया है विद इन अ ब्लॉक, दो ऑप्शन हमने देखे थे कि वेर रीडिफाइन हो सकता है, और दूसरा वेर को अगर आपने किसी ब्लॉक में भी डिक्लेयर किया है सो दैट यू कैन यूज दिस वेर आउटसाइड द ब्लॉक। तो आप देखिए यदि मैं वेर को आउटसाइड द ब्लॉक यूज कर रहा हूं, ठीक है, कि मैंने लिखा वेर a इक्वल टू, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं इनसाइड ब्लॉक, मैंने इसमें लिख दिया इनसाइड ब्लॉक, ठीक है, वेर a इक्वल टू इनसाइड ब्लॉक। या वेरिएबल का नाम आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वेर के साथ, लेकिन यूज कर रहा हूं आउटसाइड द ब्लॉक, सी दिस वन, कि मैं a को यूज कर रहा हूं आउटसाइड द ब्लॉक, लेकिन आउटपुट मुझे मिलेगा इनसाइड द ब्लॉक। लेट्स ये देखो आप, ये आउटपुट मिल रहा है इनसाइड ब्लॉक, इसलिए क्योंकि वेर से डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल का स्कोप हमेशा ग्लोबल होता है, इट इज अ ग्लोबल। तो आप इसको भले ही विद इन अ ब्रैकेट भी डिक्लेयर करेंगे तो भी ये आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेस होगा। लेकिन सी द सेम, अगर मैं, या इसको मैं लिख देता हूं, चलो मतलब हम ऐसे इसको लिखते हैं VRA A विथ वेर, ठीक है, A विथ वेर। लेकिन अब आप देखिए यदि मैं इसी वेर को, मतलब अब ठीक है, अब मुझे पता है कि यार विद इन अ ब्लॉक लिखने से तो कोई सेंस है नहीं, है ना, तो मैं इसको ब्लॉक हटा देता हूं, अभी अपन लेट के टाइम देखेंगे। लेकिन मैंने फिर से लिख दिया वीआर a इक्वल टू a विथ वेर लिखा था पहले मैंने, अब मैंने लिख दिया इसमें हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, मतलब मैंने अगेन वेर को डिक्लेयर कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड रीडिक्लेरेशन। तो आप देखिए क्या आउटपुट मिलता है मुझे, इज एनी एरर, नो एरर, यू विल गेट हेलो फ्रेंड हाउ आर यू यार। दैट मींस जो हमने बात की थी कि वेर का रीडिक्लेरेशन पॉसिबल है, यू कैन रीडिक्लेयर द वेर वेरिएबल। तो ये वेर को आपने डिक्लेयर किया, मैंने इसी वेर को दोबारा डिक्लेयर कर दिया, तो इसका रीडिक्लेरेशन हो गया, इट इज पॉसिबल, है ना। तो ब्लॉक से कोई कंसर्न नहीं है, लोकल नहीं होते हैं, ग्लोबल होते हैं, और वेर को आप रीडिक्लेयर कर सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आए हैं। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पे, आप देखिए नाउ एंड डिक्लेयर लेट हियर, कि अब अगर मैंने लोकल बनाया और इसको डिक्लेयर किया लेट a इक्वल टू, और इसमें मैंने लिख दिया लेट वेरिएबल, लेट वेरिएबल, और अभी मैं इसको यहां यूज करता हूं कंसोल डॉट लॉग a,
कंसोल डॉट लॉग और यहां मैंने लिख दिया इनसाइड ब्लॉक प्लस ए। तो ए इनसाइड ब्लॉक आउटपुट देगा मुझे इनसाइड ब्लॉक और इसका आउटपुट आएगा लेट वेरिएबल, राइट। इनसाइड ब्लॉक लेट वेरिएबल, लेट्स सी, ये देखो यू विल गेट द आउटपुट इनसाइड ब्लॉक लेट वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इसको आउटसाइड द ब्लॉक यूज करता हूं, ठीक है, ये मैंने बोला आउटसाइड ब्लॉक। अब आउटसाइड ब्लॉक अगर मैं इसको यूज करूंगा तो क्या लगता है आपको? फटाफट कमेंट करके बताओ। अरे यार रन नहीं करना है, फटाफट कमेंट करो आउटसाइड द ब्लॉक ए की वैल्यू क्या होगी? क्या मुझे मिलेगा इनसाइड ब्लॉक, आउटसाइड ब्लॉक, इनसाइड ब्लॉक, मतलब आउटसाइड ब्लॉक लेट वेरिएबल? फटाफट कमेंट करो, ये असाइनमेंट, चलो फटाफट इसको कमेंट करके बताइए मुझे, राइट। अगर आप इसको रन करेंगे यू विल गेट एन एरर। और यही तो समझाया था क्लास में कि यू कैन नॉट यूज दिस ए। ये देखो आप कंसोल डॉट लॉग आउटसाइड द ब्लॉक, ये ए में उसने एरर दे दी। Why it is an error? A is not defined. Reason is that आपने A को डिक्लेयर किया है let के साथ। और मैंने कहा था कि जावास्क्रिप्ट में जब 95 में जावास्क्रिप्ट आया था तो टिल 95 से लेकर आई थिंक 2015 तक जावास्क्रिप्ट यूजेस ओनली वेयर कंसेप्ट, देयर इज नो लोकल कॉन्सेप्ट। लेकिन इन 2015 जावास्क्रिप्ट गिवन एन अनदर डिक्लेरेशन लेट। यदि आपको लगता है कि एक वेरिएबल को आपको लोकल डिक्लेयर करना है, यू डोंट वांट टू एक्सेस इट एज अ ग्लोबली, सो दैट डिक्लेयर दिस वेरिएबल एज अ लेट। और दूसरा आप देखो, यदि मैंने लेट लिखा, ठीक है, लोकली डिक्लेयर किया, आउटसाइड द ब्लॉक नहीं, ठीक है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने इस लेट को दोबारा डिक्लेयर कर दिया, लेट ए इक्वल टू, और यहां मैंने लिख दिया सेकेंड टाइम, ठीक है। ये देखो आप एरर दिख रही है आपको? अरे ये रेड लाइन आ रही है यहीं, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए, यू कैन नॉट असाइन दिस ए। हाँ, अब क्वेश्चन आता है सर क्या मैं इसको आउटसाइड द ब्लॉक डिक्लेयर कर सकता हूँ? यस, आउटसाइड द ब्लॉक आप फिर से डिक्लेयर कर सकते हो। लेकिन विद इन अ ब्लॉक आपने अगर दोबारा ए को डिक्लेयर किया तो दिस इज एन एरर। जबकि वेर के बारे में अभी हमने क्या देखा था? यू कैन रीडिक्लेयर वेर मल्टीपल टाइम, आप वेर को मल्टीपल टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट। लेकिन यदि मैंने ये स्कोप हटा दिया, अब नाउ अगेन इट इज एन एरर, क्योंकि अब आपका जो ए है वो लेट के साथ डिक्लेयर है फॉर अ कंप्लीट प्रोग्राम, तो फिर दो बार डिक्लेरेशन नहीं होगा, आप इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यदि मैंने ए को इस ब्लॉक में डिक्लेयर किया और इस ए को मैंने आउटसाइड द ब्लॉक दोबारा डिक्लेयर कर दिया, है ना, ये तो मैंने विद इन अ ब्लॉक किया, है ना, आई डिक्लेयर दिस ए विद इन अ ब्लॉक। लेकिन इसी ए को मैंने दोबारा आउटसाइड द ब्लॉक डिक्लेयर कर दिया, तो अब कोई एरर है क्या? अब कोई एरर है इसमें? ठीक है, ये मैंने लिख दिया आउटसाइड, ये है रिडिक्लेरेशन। फिर से यस इट इज पॉसिबल। अरे ये रिडिक्लेरेशन नहीं है यार, ये आपने दो वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करें, एक विद इन अ ब्लॉक ए जिसका स्कोप लोकल है और एक आउटसाइड द ब्लॉक ए जिसका स्कोप ग्लोबल है। तो आप देखिए देयर इज नो प्रॉब्लम हियर, ठीक है, ये दिक्कत नहीं है। इनसाइड ब्लॉक लेट वेरिएबल, आउटसाइड द ब्लॉक सेकंड टाइम, लेकिन ये सेकंड टाइम नहीं है, ये आउटसाइड द ब्लॉक वेरिएबल है। इनसाइड द ब्लॉक लेट वेरिएबल, और यहां पर मैं लिख देता हूं एक्चुअली आउटसाइड द ब्लॉक लेट वेरिएबल। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए मुझे आउटसाइड द ब्लॉक लेट वेरिएबल ए, ठीक है। तो आप देखिए, तो विद इन अ ब्लॉक आप एक वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट के साथ, लेकिन आउटसाइड द ब्लॉक तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लॉक हटा दिया तो फिर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा फिर एक ही एप्लीकेशन हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट लेट का कॉन्सेप्ट जो भी हमने देखा पढ़ा। ओके, तो लेट और वेर में डिफरेंस समझ में आया? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट, कि लेट से वेरिएबल डिक्लेयर करने में और वेर से वेरिएबल डिक्लेयर करने में क्या डिफरेंस है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे। तीसरा हमने देखा था कॉन्स्ट, है ना, कॉन्स्ट। तो चलिए कॉन्स्ट को भी समझ लेते हैं, ठीक, कि यदि मैंने मान लो यहां पर डिक्लेयर किया कॉन्स्ट के साथ, और देखिए मैं कोई भी कोड हटा नहीं रहा हूं क्योंकि ये पूरा सोर्स कोड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं कॉन्स्ट का यूज। तो पहला, अगर मैंने लिखा कॉन्स्ट ए इक्वल टू, या क्योंकि कॉन्स्ट हमने पाई के लिए पढ़ा था तो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14, है ना, कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3. सारे देखते हैं, इनसाइड द ब्लॉक, आउटसाइड द ब्लॉक। और अब मैंने इसको प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग से, कंसोल डॉट लॉग, एंड दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस पाई, कांस्टेंट प्लस पाई, एंड लेट्स रन दिस कोड। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट 3.14 आपको मिली वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने इस पाई को दोबारा चेंज कर दिया, है ना, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग इट, मैंने इसको चेंज किया, मैंने इसमें लिख दिया 123.55, है ना, एंड लेट्स सी क्या होगा। ये देखिए आप, एरर आ गई। क्यों आ गई? बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू रीडिफाइन द वैल्यू कांस्टेंट वेरिएबल, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, राइट। मतलब
आप कॉन्स्ट की वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन आता है सर दोबारा डिक्लेयर कर सकता हूं क्या? कॉन्स्ट पाई इक्वल टू नहीं कर सकते, ये भी मैंने आपको बोला था, कांस्टेंट का रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है विद इन अ ब्लॉक। ठीक है, तीसरा सर इस कांस्टेंट को अगर मैं डिक्लेयर करता हूं विद इन अ ब्लॉक, कैन आई यूज इट आउटसाइड द ब्लॉक? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए। अरे जल्दी सोचो, जल्दी सोचो और बताओ मुझे कि कांस्टेंट पाई को अगर मैंने डिक्लेयर किया है लोकल, तो क्या मैं इसको आउटसाइड द ब्लॉक एक्सेस कर पाऊंगा? अरे कमेंट करो, कमेंट करो, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तब जाके इंटरव्यू क्लियर होंगे। राइट, चलिए रन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। आ गई प्रॉब्लम, ठीक है, ये देखो आप कंसोल डॉट लॉग पाई, पाई इज नॉट डिफाइंड। अरे सेम कॉन्सेप्ट अभी क्लासरूम में इसलिए बोलता हूँ, क्लासरूम लेक्चर अटेंड करोगे ना तो ये आंसर फटाफट दे देते आप। आपने क्लासरूम लेक्चर अटेंड नहीं किया, मैंने कांस्टेंट का बताया था कि कांस्टेंट का स्कोप भी क्या होता है, लोकल होता है। तो ये अभी हमने देखा कॉन्स्ट का यूज क्या है, लेट को कब यूज करना है, वेर को कब यूज करना है। ठीक है, अभी तो बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, प्रोग्रामिंग तो अभी मैंने शुरू ही नहीं करी है। अभी तो प्रोग्रामिंग आएगी कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, हाउ टू राइट अ कोड इन जावास्क्रिप्ट, राइट। लेकिन पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो देख लो। और जावास्क्रिप्ट एक हाईली डिमांड लैंग्वेज है। कंपनीज लाइक अमेजॉन, पेपर, लिंक्डइन एक्टिवली जावास्क्रिप्ट डेवलपर को हायर करती है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, एक लिंक्डइन सर्च में देखा गया है 60,000 से ज्यादा जॉब ओनली यूएसए में अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट डेवलपर की। तो आप सोचिए इंडिया में इसकी क्या डिमांड होगी। इसके बाद मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था कि बस जावास्क्रिप्ट में जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल होते हैं, चाहे आप वो वैर से डिक्लेयर करें, चाहे आप वो लेट से डिक्लेयर करें, है ना। रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन के क्या क्या रूल्स हैं। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, कि यदि आप जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं देन व्हाट टाइप ऑफ रूल यू नीड टू फॉलो फॉर दैट, राइट। तो चलिए पढ़ा था क्लास में हमने, है ना। फर्स्ट लेटर एक बार रूल में रिपीट कर देता हूं, है ना, कि आपका जो वेरिएबल के नाम होंगे उन वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट अलाउड है, इंग्लिश अलाउड है अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर और डॉलर अलाउड है, ठीक है, नंबर्स अलाउड है। लेकिन दूसरा रूल हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फाबेट और डॉलर और अंडरस्कोर। तीसरा रूल हमने पढ़ा था, नो स्पेस अलाउड इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल। चौथा रूल हमने पढ़ा था, नो रिजर्व वर्ड अलाउड एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है, वेरिएबल्स के नाम रिजर्व वर्ड नहीं हो सकते हैं। तो ये 4 रूल आपको ध्यान रखना है जब भी आप जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करें। तो यदि मान लो मैं आपसे पूछता हूं, मैंने लिखा var अंडरस्कोर a इक्वल टू 100, इज दिस अ वैलिड डिक्लेरेशन? मतलब आप मुझे बताना कौन सा डिक्लेरेशन वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। var हैश a इक्वल टू 200, और आप देखिए ये तो मैं ना फिर वो वाली बात हो जाएगी, ये तो आपका जो यहां पर वीएस कोड है वही आपको एरर शो कर देगा, तो फिर आप असाइनमेंट कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए मैं कमेंट करके आपसे पूछता हूं, चलिए, नहीं तो फिर आप देख के बता दोगे कि हाँ सर ये देखिए एरर आ रही है, मतलब इनवैलिड डिक्लेरेशन है। ओके, तीसरा मैंने डिक्लेयर किया var डॉलर a इक्वल टू 50, है ना। फिर चौथा मैंने डिक्लेयर किया var, पहले कुछ कॉन्सेप्ट ये देख लें, var अंडरस्कोर a इक्वल टू 100, देन मैंने लिखा var emp no इक्वल टू 101, ठीक है। फिर मैंने लिखा var emp अंडरस्कोर नेम, ठीक है, emp अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, सपोज अपना ही नाम दे देता हूं यार, विवेक, एंड देन var emp हाइफन जो भी आप लिख दीजिए, डिपार्टमेंट इक्वल टू CSE। नाउ टेल मी, फटाफट कमेंट करके बताइए, इसमें से नंबर बता दीजिए, राइट। मतलब केवल इतना कमेंट करना है आपको, वैलिड इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड, राइट। और ये नंबर है, ये नंबर 1 है डिक्लेरेशन का, ये नंबर 2 है डिक्लेरेशन का, ये नंबर 3 है ना। तो फटाफट मुझे बताइए कौन सा वैलिड डिक्लेरेशन है, कौन सा इनवैलिड डिक्लेरेशन है, ठीक है। फटाफट कमेंट करिए और मुझे बताइए कि var अंडरस्कोर है वैलिड डिक्लेरेशन है, ठीक है, var अंडरस्कोर हैश है वैलिड डिक्लेरेशन है, var डॉलर है वैलिड है या नहीं है, emp स्पेस नंबर वैलिड है, emp अंडरस्कोर नेम विवेक वैलिड है, emp हाइफन डिपार्टमेंट वैलिड है। तो कौन कौन से वैलिड है, कौन कौन से नहीं है, फटाफट कमेंट करिए। ओके, तो आप देखिए पहला कमेंट कर दिया, ओके, अब आंसर देख लो, राइट। पहला बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अंडरस्कोर और डॉलर फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। सेकंड इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड, ये देखिए आप एरर आ गई, इनवैलिड। थर्ड वन इज अगेन वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉलर आपका फर्स्ट लेटर हो सकता है।
ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है क्योंकि मैंने अंडरस्कोर को यूज किया है, ठीक है। और ये इनवैलिड है क्योंकि मैंने हाइफन को यूज किया है, तो हाइफन अलाउड नहीं है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट यू शुड नो दैट कि कौन से वेरिएबल आपके वैलिड डिक्लेरेशन है, कौन से इनवैलिड डिक्लेरेशन है। ओके चलिए, अब मैं अगर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं VAR, ठीक है, और मैंने लिख दिया VAR इफ, इज दिस अ वैलिड? VAR if equal to 100, VAR if equal to 100, is this a valid declaration? No. Why it is not? क्योंकि if is a reserve word in JavaScript, कि if जो है वो JavaScript का रिजर्व वर्ड है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, यदि मैंने आपसे बोला VAR A इक्वल टू हेलो, या मैंने लिखा VAR सपोज EMP नेम इक्वल टू दीपेश शर्मा, ठीक है। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके। और इस वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद मैंने इसको प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग, है ना, कंसोल डॉट लॉग EMP नेम। टेल मी व्हाट इज द आउटपुट, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग EMP नेम, ठीक है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, इसका आउटपुट क्या होगा? आप बोलोगे सर दीपेश शर्मा। ओके चलो देख लेते हैं, आउटपुट दीपेश शर्मा नहीं आएगा। व्हाट इज द रीजन? ये देखो आप, अब प्रॉब्लम समझ में क्या है प्रॉब्लम? अरे बॉस, मैंने आपको कहा था वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। मैंने EMP नेम में ई स्मॉल लिखा है, लेकिन यूज करते टाइम में ई कैपिटल लिख रहा हूं, पर उसने एरर क्यों नहीं दी? क्योंकि वो उसको अनडिफाइंड मान रहा है। दिस इज एन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड की कोई वैल्यू नहीं है। अरे यार देख, यदि मैं यहां लिखता टाइप ऑफ, है ना, चलो टाइप ऑफ EMP नेम, टेल मी टाइप ऑफ EMP नेम, क्या आउटपुट आएगा? टाइप ऑफ EMP नेम, राइट, दिस इज अनडिफाइंड। ये देखिए आप, अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि ये EMP नेम का ई कैपिटल है, और ये जो EMP नेम मैंने लिखा है ये स्मॉल के साथ लिखा है, तो दिस इज अनडिफाइंड, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखता हूं टाइप ऑफ EMP नेम, राइट, अब इसका टाइप आएगा स्ट्रिंग, क्योंकि अब आपने जो EMP नेम यूज किया है वो सही यूज किया है। तो दिस इज व्हाट मस्ट अंडरस्टैंड दैट जो वेरिएबल के नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने स्मॉल लेटर में EMP नेम लिखा है तो यू मस्ट यूज इट इन स्मॉल लेटर, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, सपोज मैंने यहां पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, रादर देन टाइप ऑफ, मैं यहां पर EMP नेम को प्रिंट करता हूं, आई विल जस्ट प्रिंट दिस EMP नेम, ओके। तो अब देखिए स्ट्रिंग, और बाकायदा मुझे मिलेगा दीपेश शर्मा। तो टाइप भी बता दिया उसने मुझे, और उसने मुझे ये भी बता दिया कि आपका आउटपुट क्या है। तो ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन कितने तरीके से आता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल क्या है, ओके, वेरिएबल का टाइप किस तरीके से आप देखोगे। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, राइट। तो चलिए मुलाकात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। बस बने रहना है इस कोर्स में, वीडियो शेयर करते रहना है, और नेक्स्ट लेक्चर कंपलसरी अटेंड करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं इन्हीं डेटा टाइप्स और इन्हीं वेरिएबल्स को लेके। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्विज यहां पर है, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर को कितना समय लगा होगा जावास्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए? क्या लगता है आपको, 1 साल, 3 साल, 6 महीने, 10 दिन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका आंसर जरूर बताइए, और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और जिसने सही जवाब दिया उसको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। क्लासरूम में अभी हमने बहुत अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है, तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं और समझते हैं नल और NaN में क्या डिफरेंस है, व्हाट हैपेंड व्हेन यू कॉन्केट द डेटा, या एडिशन और कॉन्केटिनेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, तो चलिए एक नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम, और इसको हम नाम देंगे स्क्रिप्ट डेटा टाइप 1, है ना। तो मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट डेटा टाइप 1.js के नाम से आई विल क्रिएट एन अनदर फाइल। और आप देखिए यहाँ पर अब हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं। वैल्यू में भी चेंज है ना, हो सकता है क्लासरूम में मैंने कोई अलग वैल्यू ली हो। तो यदि मैं लिखता हूं यहाँ पे सपोज इफ आई राइट हियर कंसोल डॉट लॉग, है ना, कंसोल डॉट लॉग, और यदि मैंने लिखा 10 + 20, और रेडी रहिएगा क्योंकि आपको कमेंट करके मुझे आंसर भी बताने हैं कुछ, ओके। तो यदि मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, सो दिस इज व्हाट, दिस बोथ आर द नंबर। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कॉन्केटिनेशन तब होगा व्हेन एनी वन इज एन स्ट्रिंग, इफ बोथ आर द नंबर देन दिस इज एन एडिशन, ओके। तो सिंपल है, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आई विल गेट द ईयर 30, है ना, कि जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो 30 मिलेगा, सिंपल, ठीक है। सी दिस वन, दिस इज द 30। लेकिन यदि मान लो मैं आपसे बोलता हूं कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंड देन 10 + 20,
है ना, 10 + 20 बोथ आर द स्ट्रिंग। और मैंने आपको बोला था स्ट्रिंग कभी भी ऐड नहीं होती है, स्ट्रिंग के बीच में हमेशा कॉन्केटिनेशन होता है। और कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या पढ़ा था हमने, मर्जिंग, कि एनी वन इज एन स्ट्रिंग, यहां तो दोनों स्ट्रिंग है, आपका 10 भी स्ट्रिंग और आपकी 20 भी स्ट्रिंग है, राइट। तो इन दिस केस व्हाट द रिजल्ट आई विल गेट, फर्स्ट वन इज 30 बट सेकंड वन इज 1020। ये देखो आप, यहां पर मुझे आउटपुट मिलेगा 30 एंड 1020। रीजन इज दैट यहां पर आपका दोनों वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो ये ऑपरेशन है आपका एडिशन, दिस इज व्हाट योर एडिशन, बट दिस वन इज कॉन्केटिनेशन। ये कॉन्केट हुआ है आपका डेटा, कॉन्केटिनेशन का मीनिंग हमने पढ़ा था। ओके चलिए, तो अब फटाफट मुझे ये बताइए, अगर क्लासरूम लेक्चर अटेंड किया है तो टेल मी 10 + 20 व्हाट इज द आउटपुट आई विल गेट हियर। ओके, कि यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, समझिए बात को। ओके एंड टेल मी, यदि मैं लिखता हूं यहां पे console.log, ठीक है, console.log में अगर मैंने लिखा सपोज आई विल राइट हियर, ओके मैंने यहां पर लिख दिया सपोज विवेक प्लस सपोज स्पेस, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आउटपुट हियर। तो इस केस में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, फटाफट कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करके बताएं मुझे। देखिए मैं आपको पहले भी बोला था कि आप अगर इंटरैक्टिव सेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस पूरे कोर्स को इंटरैक्टिव वे में पढ़ें, तो कमेंट के लिए रेडी रहिए। आप क्यों सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जस्ट फील दैट कि आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फटाफट आंसर करिए। और देखिए फिर कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, जब आंसर सही होते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, तो समझ में आता है कि यस वी आर एक्चुअली एंजॉयिंग दिस कोर्स। और ये टेक्नोलॉजी ही इतनी बढ़िया है कि आप इसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे तो अल्टीमेट एंड तक आप इसको एंजॉय मोड में ही रहेंगे, राइट। तो इसका आंसर आई होप समझ में आ रहा है, आई विल गेट रिजल्ट कॉन्केटिनेशन। यहां जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो कॉन्केटिनेशन होगा और ये भी कॉन्केटिनेशन ही होगा, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं होगा। अगर मैं पहले भी प्लस लगा देता हूं स्पेस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया स्पेस प्लस विवेक प्लस स्पेस, तो मुझे आउटपुट में स्पेस आ जाएगी और सेकंड आंसर भी मुझे 1020 ही मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट, स्पेस इन द बिगिनिंग स्पेस एट द एंड। तो ये है आपका कॉन्केटिनेशन और एडिशन में क्या डिफरेंस है ना, कि जब दो नंबर होंगे तो डिसकॉन्टिनेशन, राइट। लेकिन यहां पर अब आप देखिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं, ओके लेट मी टेल यू, सपोज मैंने लिखा console.log 40 - 10, ठीक है, तो अब इसका आउटपुट बताइए। और यदि मैं लिखता हूं console.log, ओके एंड दिस इज व्हाट 40 - 10, ठीक है, इसका आउटपुट मुझे बताइए। 40 - 10 एंड 40 - 10 व्हाट इज द आउटपुट हियर एंड व्हाट इज द आउटपुट हियर, फटाफट कमेंट करिए, राइट। तो आई होप कमेंट आप कर चुके हैं, है ना। अब देखिए कमेंट करना ना, इमीडिएट वीडियो को स्टॉप करिए, कमेंट करिए और फिर वीडियो ऑन करिए और आंसर देखिए, राइट। 40 - 10 नो इश्यूज, मुझे आंसर 30 मिलेगा। लेकिन 40 - 10, राइट, अब देखिए यहां पर मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा, 30। अब क्वेश्चन ये है सर ये 30 क्यों आया, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये सर यहां तो आपने स्ट्रिंग को यूज किया, देन व्हाट इज अ 30, राइट। तो आप देखिए देयर आर समवेयर इवन आपका जावास्क्रिप्ट किस तरीके से कोड एग्जीक्यूशन करेगा, इवन यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, राइट। तो ये उन्हीं में से एक है कि वो हियर द अननोन, मतलब दिस इज द अननोन रीजन कि आप 40 को स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं, देन व्हाई इट इज -10, 30 क्यों आया। और अगर मैं लिखता हूं 40 - 10, नो डाउट द आंसर ऑफ दिस वन इज 30, इसका आंसर मुझे 30 मिल रहा है। लेकिन यदि मैं यहां पर लिखूंगा 40 माइनस फिर स्ट्रिंग, तो क्या मुझे यहां पर, क्योंकि प्लस लगाऊंगा तो कॉन्केटिनेशन होगा। अरे मैं आपसे पूछता हूं, चलो इसका आंसर बताओ और इसका आंसर बताओ, 40 - 10 और 40 + 10। एक्चुअली इसको आप है ना एक तरीके से बग्स भी बोल सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बग्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। कि जावास्क्रिप्ट में देयर आर सम प्लेसेस जहां पर आप इवन यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आंसर क्या होगा, दिस इज एन अनप्रेडिक्टेबल आंसर, राइट। कि इसका आंसर -10 क्यों आया। यदि मैं लिखता हूं यहां पे फिर से -20, ठीक है, 40 - 10 -20, ओके। तो आप देखिए अभी तीसरे वाले को देखिएगा आप, ये देखिए आप आंसर आपको किस तरीके से मिल रहा है, केवल इसको कमेंट करते हैं अभी अपन, ठीक है। ये देखो आप, मैं आपको केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अभी इसको भी हटा दीजिए, ओके। इसको देखिए आप 40 विच इज एन स्ट्रिंग, देन -10 देन -20। अब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट 10 हियर, 40 - 10। अब ये जो है अनप्रेडिक्टेबल, 40 - 10 इज 30, 30 - 20 इट इज 10, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू है। और अब इसी केस को आप यहां देखो आप कि भैया जब आप 40 - 10 कर रहे हो नंबर के साथ में, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, इसका आंसर मुझे 30 मिलेगा, इसका आंसर मुझे 50 मिलेगा, दिस इज 4010, ठीक है। और यहां पर सबसे बड़ी बात आप समझिए, यहां पर वही है
कि अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो द आंसर वुड बी 30 हियर। यहां पर भी आपको क्या मिलेगा 30। तो दिस इज व्हाट अनप्रेडिक्टेबिलिटी, राइट, कि यदि आप, लेकिन अच्छा ये अभी दोनों नंबर थे। एक्चुअली आप देखिए कारण मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आप इसको बग्स ना बोल के ये भी बोल सकते हैं सिंस इट इज अ न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, ये न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग के टाइप होते हैं, स्ट्रिंग इज अ न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, अल्फाबेट स्ट्रिंग, स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो यहां पर इसने न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को कंसीडर किया है, दैट्स व्हाई द रीजन यू विल गेट द आंसर 30, राइट। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहां पर अगर मैंने लिख दिया सपोज विवेक माइनस राजेश, विवेक माइनस राजेश। अब जब आप दो स्ट्रिंग न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को सेपरेट कर रहे हो तो भाई विवेक माइनस राजेश को भी सेपरेट करो, राइट। लेकिन यहां पर क्या होगा देखो आप, आई थिंक हियर यू विल गेट एन आंसर NN, ठीक है। ये देखिए आप, ये आपको आंसर मिला NN, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर मतलब दिस स्ट्रिंग इज नॉट अ न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, दिस इज नॉट अ नंबर, राइट। दिस इज व्हाट NN कॉन्सेप्ट, कि दिस इज नॉट अ नंबर, ओके। तो नॉट अ नंबर का मतलब है आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किसके बीच में परफॉर्म करोगे, नंबर के। तो अगर आपका नंबर न्यूमेरिकल स्ट्रिंग भी है सो दैट इट परफॉर्म्स द ऑपरेशन, राइट। यदि मान लो मैं यहां पर लिखता हूं 40 मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके। आप इसको देखिए, अब इसको छोड़िए, ठीक है, इसको भी छोड़िए। 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ द स्ट्रिंग, लेकिन मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, आई विल गेट द रिजल्ट 400, बिकॉज न्यूमेरिकल स्ट्रिंग के बीच में भी अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। और यदि मान लो मैं यहां पर लिखता हूं 40 माइनस 10 विवेक माइनस राजेश या विवेक इनटू राजेश, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट NN कॉन्सेप्ट। ये देखिए आप, ये NN। तो NN का मतलब आपको समझ में है, दिस इज नॉट अ नंबर, मतलब एवरी अरिथमेटिक और ऑपरेशन परफॉर्म बिटवीन द नंबर ओनली। और ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस, इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको बहुत मिलने वाले हैं हम लोगों के प्रीमियर कोर्स में, जो कि टेक विद्वान के वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर यदि मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यदि मैंने यहां पर लिखा सपोज 20A प्लस 30, 20A प्लस 30, ठीक है, 20A प्लस 30, व्हाट डू यू थिंक। यदि मैं लिखता हूं 20 प्लस 30 तो आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करो, 20 प्लस 30, राइट। हियर यू विल गेट व्हाट हैपेंड 2030। अब देखिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पर आपको 2030 को मिला बिकॉज इफ एनीवन इज स्ट्रिंग देन इट इज अ कॉन्केटिनेशन, है ना। यहां पर जो मुझे मिलेगा वो कॉन्केटिनेशन मिलेगा, एक भी स्ट्रिंग है। और यदि मैं लिखता हूं 2030, इफ इट इज 2030, ठीक है, अब देखिए बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगी बच्चे। यदि मैंने दोनों स्ट्रिंग बना ली, इफ इट इज बोथ द स्ट्रिंग, राइट, तो अभी देखो आप यहां पर हमने ये जो कॉन्सेप्ट देखा था, दिस इज व्हाट प्लस इज ऑलवेज परफॉर्म कॉन्केटिनेशन बिटवीन स्ट्रिंग, राइट, कि प्लस ऑपरेटर हमेशा क्या करेगा, कॉन्केटिनेशन, ओके। तो यहां पर मुझे प्लस के केस में कॉन्केटिनेशन मिल रहा है, लेकिन यहां पर मुझे माइनस के केस में सब इट इज अगेन 2030। लेट्स सी, ये देखो आप, तो प्लस हमेशा क्या करता है, अगर उसको एक भी स्ट्रिंग मिली सो इट परफॉर्म्स अ कॉन्केटिनेशन। If anyone is a string, then it is a concatenation, right? लेकिन अगर मैंने माइनस लिख दिया, okay, if it is minus, then again it is a minus. ये भी माइनस और ये भी माइनस है, so now this is not concatenation. Let's see, ये देखो आप, you will get -10 here. Okay, और अगर मैं लिख देता हूँ 20A -30, तो again this is NN. ये देखिए आप NN. तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट, प्लस हमेशा कॉन्केटिनेशन करेगा, वेदर इट इज बिटवीन, ये एडिशन कब करेगा प्लस, व्हेन बोथ द नंबर्स आर देयर। अगर आपके दोनों ऑपरेंड नंबर हैं सो इट परफॉर्म्स। अब ऑपरेंड समझते हैं, जैसे मान लो अगर मैं लिख रहा हूं 10 प्लस 20, तो इसमें 20 और 10 कौन है, ऑपरेंड, और प्लस क्या है, ऑपरेटर। तो अगर आपके दोनों ऑपरेंड नंबर है सो इट परफॉर्म्स एडिशन, और अगर एक भी ऑपरेंड आपका स्ट्रिंग है सो इट परफॉर्म कॉन्केटिनेशन। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट। और यदि आप दो नंबर के बीच में, चाहे वो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो, अगर आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये बाकायदा न्यूमेरिकल स्ट्रिंग को नंबर कंसीडर करेगा और एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। 20 माइनस 30 इज -10 हियर, इसका आंसर मुझे -10 मिलेगा, ठीक है। व्हाइल 20A माइनस 30 दिस इज नॉट अ नंबर, ये मुझे NN मिलेगा। तो आई होप आपको NN क्या होता है, ठीक है, एडिशन कब हो रहा है, सब्ट्रैक्शन कब हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, कि व्हेन यू विल गेट सब्ट्रैक्शन, व्हेन यू विल गेट एडिशन, ओके। कॉन्केटिनेशन का क्या मतलब है, NN के रिजल्ट्स आपको कब मिलेंगे, ओके। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूं, देखिए ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जिसमें आप जितना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। तो अब आप देखिए यहां पे कि यदि मान लो, अब इस छोटे से एग्जांपल को भी हमने समझा, ओके, अब इस पे बेस सर हम छोटे छोटे से प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, ओके। तो चलिए मैं आपको बोलता हूं, राइट अ प्रोग्राम,
ठीक है, क्योंकि आप देखिए प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम भी जरूरी है। राइट ए प्रोग्राम फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर, कि दो नंबर का आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन करना है। राइट, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। ओके, और अभी आपको मैं केवल ये बताता हूं, प्लस फॉर एडिशन, इनटू फॉर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज फॉर डिवीजन एंड दिस वन इज फॉर सब्ट्रैक्शन। ये चार ऑपरेटर हैं। अभी नो डाउट ऑपरेटर वाला टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन आप मुझे एक प्रोग्राम बना के बताइए जिससे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन मिल जाए, है ना। तो आई होप असाइनमेंट है, कंप्लीट करना है। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले इसको कंप्लीट करिए एंड देन द सेकंड प्रोग्राम। सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं 50 और 30, ये दो वैल्यू मेरे पास है। आई नीड टू प्रिंट दिस टू वैल्यू बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग। ये दो वैल्यू आपको स्वैपिंग के पहले और स्वैपिंग के बाद प्रिंट करना है। 50 एंड 30 आर द टू वैल्यूज, प्रिंट दिस टू वैल्यू बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग। तो आउटपुट मुझे क्या चाहिए, बिफोर स्वैपिंग का मतलब ये नहीं कि 30 की जगह 50, 50 की जगह 30। सपोज मैं आपको बोलता हूं VAR या लेट A इक्वल टू 50, ठीक है, एंड लेट B इक्वल टू 30। ये दो वैल्यू हैं आपके पास। अब आपको इसकी स्वैपिंग करना है। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया है। इसके आंसर को देखने के पहले आप कमेंट कर चुके हैं, क्योंकि अब आपको फिर से वही बात रिपीट करना पड़ेगी मुझे कि अगर आप चाहते हैं कि ये इंटरेक्टिव सेशन रहे तो कमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हर जगह आपके साथ में नहीं रहूंगा। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, तो असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। राइट, तो चलिए, अब मेरे पास अगर दो वैल्यू है A और B, अब मुझे पहला आउटपुट क्या चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग हमें चाहिए A की वैल्यू, तो हमने लिख दिया A प्लस सम स्पेस, अब हमें कॉन्केटिनेशन और ये समझ में आ गया, प्लस B, ठीक है। तो ये आउटपुट मुझे मिलेगा बिफोर स्वैपिंग 50 30, लेकिन अब मुझे स्वैपिंग करना है। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, स्वैपिंग मतलब ये समझते हैं आफ्टर स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब समझते हो, एक्सचेंज, आपको 50 को 30 से रिप्लेस करना है। तो बच्चे बोलते हैं अरे सर कितना तो सिंपल है, यहाँ B लिख दो, यहाँ A लिख दो। अरे इसको स्वैपिंग नहीं कहते हैं। आउटपुट तो मिलेगा, ठीक है, आउटपुट तो आपको मिलेगा बिफोर स्वैपिंग 50 30 आफ्टर, लेकिन ये स्वैपिंग नहीं होती है बेटा। स्वैपिंग का मतलब है आप आफ्टर स्वैपिंग भी प्रिंट A और B ही करोगे। अब देखो, आप जरा आफ्टर स्वैपिंग भी अगर A और B को प्रिंट किया तो अब तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, बिफोर स्वैपिंग 50 30, आफ्टर स्वैपिंग 50 30। देखो आप, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इन दो नंबर्स को इंटरनल मेमोरी में एक्सचेंज करना है। आई नीड टू स्वैप दिस नंबर, राइट। तो यहां इन दोनों के बीच में कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या लॉजिक लिखें, तो देखिए दो लॉजिक हैं स्वैपिंग के। या तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं C, है ना, लेट C, ओके, और इस C को हम यूज करते हैं C इक्वल टू A, देन A इक्वल टू B एंड देन B इक्वल टू C। ये होता है स्वैपिंग का लॉजिक, कि एक थर्ड वेरिएबल आपने लिया और लिख दिया C इक्वल टू A, A इक्वल टू B एंड B इक्वल टू C एंड देन आफ्टर। अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, दिस इज बिफोर स्वैपिंग 50 30, आफ्टर स्वैपिंग 30 50। तो दिस इज व्हाट द स्वैपिंग। लेकिन अब सेम लॉजिक कि सपोज आप थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, यू डोंट हैव अ थर्ड वेरिएबल, है ना, सेम प्रोग्राम बट विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो एक काम करते हैं, ये कोड कमेंट कर देते हैं, हटाते कुछ भी नहीं है, राइट, ये कोड कमेंट कर देते हैं। और अगर थर्ड वेरिएबल आप यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप लिख दीजिए A इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, एंड देन B इक्वल टू A माइनस B एंड देन A इक्वल टू A माइनस B। तो अब आपको जो आउटपुट मिलेगा, अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू, A इक्वल टू A प्लस B, B इक्वल टू A माइनस B, A इक्वल टू A माइनस B। कोड एग्जीक्यूशन खुद से करके देखो जरा इसको। अब देखिए, प्रोग्रामिंग सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। यदि आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो और आपने सीधे जावास्क्रिप्ट उठा लिए, है ना, तो आप ड्राई रन की आदत डालिए, मतलब पेन कॉपी उठाइए और इसको एग्जीक्यूट करिए कॉपी पे। कॉपी पे इसका एग्जीक्यूशन देखिए क्या रिजल्ट्स आपको मिल रहा है, A इक्वल टू A प्लस B, B इक्वल टू A माइनस B। और इससे छोटे छोटे से प्रोग्राम से ही सॉफ्टवेयर बनेंगे बेटा, स्टेप लेनी पड़ती है ना। अगर एक एक करके चलोगे तो बेटर है, एकदम जब मारोगे तो गिर जाओगे। तो इसलिए छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाओ। और अगर आपने प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है तो फिर ठीक है, आपको इसके लॉजिक्स पता होंगे। अगर आपने सी पढ़ा है तो यू नो वहां भी हम इस तरीके के प्रोग्राम्स को बनाते हैं लॉजिक्स को समझने के लिए, है ना। तो अब यदि मान लो मैं इसको रन करता हूं, सो अगेन आई विल गेट द सेम आंसर हियर। अब देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बिफोर स्वैपिंग 50 30, आफ्टर स्वैपिंग 30 50। तो दिस इज द अनदर वे टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड, कि जावास्क्रिप्ट के कोड को आप किस तरीके से यूज करेंगे फॉर छोटे छोटे से प्रोग्राम के लिए, ना। और ये भी मैंने एक प्रोग्राम लिखा है,
ठीक है, चलिए अब एक असाइनमेंट यार, अब तो ये आप ही कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब असाइनमेंट ये है कि एक टेम्परेचर को कन्वर्ट करिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, है ना। टेम्परेचर, कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, राइट। केवल फॉर्मूला, वो भी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं, आज तो कुछ नहीं बताऊंगा, अगले असाइनमेंट में देखेंगे, अगले। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कन्वर्ट अ टेम्परेचर, राइट। और इसका एक फॉर्मूला होता है, समझिए इसको। अगर आपने पढ़ा है 9th-10th में तो आपको पता होगा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, ये पूरा कोड असाइनमेंट आपको लिखना है, लेकिन बिना किसी की हेल्प के। हाँ, फॉर्मूला जरूर आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि सेल्सियस, वो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, मतलब मैं आपको इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा। चलो, इसमें आपको ही मुझे कोड लिख के बताना है कि हाउ टू कन्वर्ट अ सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ओके, तो चलिए ये भी हमने देखा। तो बिफोर स्वेपिंग, आफ्टर स्वेपिंग क्या होता है, NaN का मतलब क्या होता है, राइट। लेकिन अब यहां पर हम आते हैं, सर ये तो बढ़िया समझ में आ गया, लेकिन अब आप देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नल वैल्यू, है ना। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नल वैल्यू, राइट। तो यदि मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं VAR, सपोज मैंने यहां पर एक वेरिएबल का नाम रखा A, ठीक है, VAR A इक्वल टू, और ये मैंने इसको असाइन कर दी नल वैल्यू। तो नल में और अनडिफाइंड में देयर इज अ बिग डिफरेंस। नल इज अ वैल्यू, नल इज अ वैल्यू, राइट। यदि मैंने लिखा VAR, अच्छा लेट के साथ आप डिक्लेयर कर चुके हैं A को, तो VAR के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। तो आप देखिए, यदि मैं लिखता हूं VAR A और VAR B, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि मैं A को प्रिंट करता हूं, इफ आई प्रिंट द वैल्यू ऑफ A, कंसोल, पहले टाइप देखते हैं, कंसोल डॉट टाइप ऑफ A, कंसोल डॉट टाइप, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ A। पहले हम A का टाइप देखते हैं और फिर हम B का टाइप देखते हैं। क्या लगेगा आपको, A का टाइप क्या मिलेगा मुझे, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस A, द टाइप ऑफ इज A इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि नल वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है, राइट। और B का टाइप मुझे क्या मिलेगा, B का टाइप मुझे मिलेगा अनडिफाइंड, B टाइप इज अनडिफाइंड, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो आप, यहां पर जो टाइप मुझे मिलेगा, दैट टाइप इज, सॉरी इसको बंद कर देते हैं हम, ओके, एंड लेट्स कोड एग्जीक्यूशन अगेन। तो यहां पर मुझे टाइप क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट और अनडिफाइंड। तो ये आप समझिए कि जब भी आप किसी वेरिएबल में नल वैल्यू असाइन करते हैं, सो टाइप ऑफ दिस वेरिएबल इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमेशा, और इसका यूज क्या है, तो अब देखिए कई बार क्या होता है, हमें अभी फ्यूचर में, अभी तो ठीक है हम बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें कई बार यूजर से वैल्यू रीड करनी होती है, कि हम यूजर से कोई वैल्यू रीड करेंगे, ओके। तो यहां पर अगर मान लो आपने एक वैल्यू में नल असाइन की है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, है ना, इट्स नॉट अ बग और एनीथिंग, कि मैंने एक नल वैल्यू असाइन की है, ए में एक नल लिया है मैंने, और ये नल वैल्यू मेरे पास इनिशियल वैल्यू है। अब मैं अपने यूजर से इनपुट लिया, अब मान लो अगर यूजर से इनपुट लिया लेकिन यूजर ने इनपुट नहीं दिया और आपने पूरा कोड लिख दिया, अरे यूजर ने इनपुट ही नहीं दिया और आपने कोड लिख दिया, तो वहां पर आप ये चेक लगाओगे कि यूजर से इनपुट लेने के बाद भी क्या ए में नल वैल्यू है, और अगर है तो हम यूजर को मैसेज देंगे प्लीज एंटर द वैल्यू। गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर नल का यूज होता है कि जब आप यूजर से कोई इनपुट ले रहे हैं लेकिन मे बी पॉसिबल यूजर इनपुट ना दे। गॉट माय पॉइंट। तो अभी क्वेश्चन आता है सर यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, अरे आएंगे, डोंट वरी। याद है वो 5 तरीके जिससे हमने जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना देखा था, और उसमें एक तरीका था ब्राउजर बेस्ड। तो अभी तो हम कंसोल बेस्ड छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में इस पूरे जावास्क्रिप्ट को हमें रन करना है ब्राउजर पे। तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन है, टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड होगी जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे, या हाउ टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर। तो वहां पर आपको समझ में आएगा द यूटिलिटी ऑफ दिस नल, कि नल का इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो ये नल हमने डिक्लेयर किया, और नल हमेशा किस टाइप की वैल्यू होती है, इट इज एन ऑब्जेक्ट वैल्यू, ओके। और यदि मान लो मैं यहां पे ए की वैल्यू प्रिंट करता हूं, इफ आई प्रिंट इट, है ना, कि मैंने ये लिखा कंसोल डॉट लॉग ए, और यहां पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग बी, मतलब एक तो आपने इसका टाइप लिया है ए और बी का, और सेकंड आपने इनकी वैल्यू प्रिंट करी है, ओके। तो क्या लगता है आपको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे मुझे, आई विल गेट द वैल्यू नल हियर, ठीक है। और यहां पर मुझे अनडिफाइंड मिलेगा बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड अनडिफाइंड, व्हाई इट इज अनडिफाइंड अनडिफाइंड, क्योंकि बी में ना कोई वैल्यू है। हाँ, अब अगर मान लो मैं बी में वैल्यू दे देता हूं 100, तो अब इसका टाइप भी हो जाएगा इन नंबर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। तो आई होप यहां पर आपको नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस समझ में आया है कि कब हम नल को यूज कर रहे हैं, कब हम अनडिफाइंड को यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। NaN का क्या मतलब होता है, व्हाट इज नॉट अ नंबर, ठीक है। नॉट अ नंबर मतलब आप जब भी कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और आप देखिए कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनके लिए आपका डेटा का नंबर होना कंपलसरी है।
अब सब्ट्रैक्शन आप करोगे, ठीक है, यदि आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दो स्ट्रिंग अगर न्यूमेरिकल है देन इट इज ओके, लेकिन विवेक और राहुल के बीच में सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, अमित और शर्मा के बीच में मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, तो यहां पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे नॉट अ नंबर। गॉट माय पॉइंट। और ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा नल क्या होता है, NaN, है ना, नल और अनडिफाइंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो अनडिफाइंड इज मींस कि देयर इज नो वैल्यू, नथिंग इन दैट वेरिएबल, व्हाइल नल इज अ वैल्यू, नल इज अ वैल्यू जो हम इनिशियली डिफाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में अलग अलग तरीके से डेटा टाइप को यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे। अभी छोटे छोटे से प्रोग्राम हमने देखे, राइट, कि जहां पर हमने स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट देखा, एक मैंने आपको दिया है टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये प्रोग्राम जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूले पुटअप करना है। जैसे आप देखो अनदर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कि सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक रेडियस है और मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट आर की वैल्यू है मेरे पास 12.13 विच इज द रेडियस, राइट। अब इसको लेके मुझे कैलकुलेट करना है एरिया, ठीक है, तो आपने डिक्लेयर कर दिया लेट ए, ठीक है, और तीसरा आपने डिक्लेयर कर दिया यहां पे ए को लेट ए विच इज माय एरिया, ठीक है, एंड लेट, सॉरी नॉट लेट, कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14 यहां पर आपको समझ में आएगा कॉन्स्ट की यूटिलिटी क्या है। तो 12.13 मेरे लिए क्या है, रेडियस, एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ सर्कल, है ना, मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल की, है ना, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर एरिया ऑफ सर्कल, कि एरिया ऑफ सर्कल आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस आपके पास है, पाई आपके पास है, सिंपली यू हैव टू पुट फॉर्मूला ए इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर का वाला प्रॉब्लम नहीं है, और यहां पर आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहां पर आपने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इज, और हमने प्रिंट कर दी किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, सो दैट यू विल गेट एरिया ऑफ सर्कल। लेट्स सी, ये देखो आप, अगर मैं इसको रन करता हूं तो विद द वैल्यू आप जो भी आपने दी है, एरिया ऑफ सर्कल इज 46.00 समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये क्यों, क्योंकि रेडियस आपका 12.13 था। अब ऐसे ही मैंने आपसे बोला सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करो, तो फटाफट कमेंट करो, चलो इसके आगे सरकमफ्रेंस के लिए क्या कोड लिखूंगा मैं, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करिए कि व्हाट इज द कोड आई नीड टू राइट फॉर सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो यदि मुझे सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है तो आ गए वापस, ओके, सी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, ये मैंने सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर ली, ओके, एंड लेट सी को भी डिक्लेयर कर दिया, सी फॉर सरकमफ्रेंस, और ये आपने मैसेज दे दिया, ठीक है, कि एरिया ऑफ सर्कल की जगह आपने लिख दिया सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंसिस, ठीक है। अब इस सरकमफ्रेंस के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, नाउ द एरिया इज दिस एंड सरकमफ्रेंस इज दिस, ये देखो आप। तो ये छोटे छोटे से प्रोग्राम से आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, ठीक है, भले ही आपने सी पढ़ा है तो आप सी के प्रोग्राम यहां पे ट्राई करिए, ठीक है, छोटे छोटे से प्रोग्राम, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि यस थोड़ा सा हैंड जमाना पड़ता है, देखिए किसी भी टेक्नोलॉजी में कि आप किस तरीके से कोड लिखोगे, नहीं तो क्या होगा, एकदम से आप कोड लिखने जाओगे तो प्रैक्टिस नहीं रहेगी, है ना। तो इसलिए शुरुआत करें छोटे छोटे से प्रोग्राम से, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम। तो आई होप यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बस बने रहना है, सीक्वेंस में पढ़ते रहना है, प्रैक्टिकल करते रहना है, ठीक है। चलिए तो एक और क्विज का यहां पर मुझे जवाब दीजिए, वेयर वी कैन रन जावास्क्रिप्ट, ओनली ऑन क्लाइंट साइड, ओनली ऑन सर्वर साइड, ओनली ऑन मोबाइल, या सभी जगह क्लाइंट साइड, सर्वर साइड और मोबाइल पर। कि किस तरीके से हम एक टेम्परेचर कन्वर्जन की एप्लीकेशन बनाएंगे, लाइक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस अगर मुझे कन्वर्जन करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आपको याद है मैंने आपको जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने के बहुत अलग अलग तरीके बताए थे, 5 तरीके से आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसकी एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बनाते हैं और इसकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बनाते हैं, कि कंसोल पे आपको किस तरीके से कोड लिखना है और वेब पे आपको किस तरीके से कोड लिखना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट यहां पर हम सबसे पहले विजुअल कोड को ओपन करते हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो को, सॉरी, और इस विजुअल स्टूडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना है, ओके। तो मैं करंट फोल्डर को बंद कर देता हूं और यहां पर हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं अपना, फाइल रिसेंट, ओपन रिसेंट, और ये डेटा फ्लेयर, चलो नोड जेएस में इसको सेव कर लेते हैं, बट बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, डोंट वरी, ओके।
तो यहां पर अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक टेम्परेचर कन्वर्जन, तो मैंने इसको नाम दे दिया टेम्प कन्वर्ट डॉट जेएस, है ना, टेम्प कन्वर्ट डॉट जेएस नाम की हमने एक पेज बनाया है। अब इस पेज पे आपको क्या करना है, वैल्यू आपको चाहिए मतलब आपके पास अगर सपोज कोई टेम्परेचर वैल्यू है तो आप उसको फ़ारेनहाइट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, या फ़ारेनहाइट वैल्यू है तो उसको टेम्परेचर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फिलहाल फॉर्मूला समझिए, राइट। तो आप देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये कि अगर आपके पास सेल्सियस टेम्परेचर है, आप उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू सेल्सियस इंटू 9 डिवाइड बाय 5। ओके, तो चलो सपोज अगर मैं बोलता हूं मेरे पास एक टेम्परेचर है सी में, ओके लेट्स सी, ठीक, लेट्स सी इक्वल टू 12.5, अगर मान लो ये टेम्परेचर है आपके पास, ओके, और अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो अभी आप देखिए बहुत इनिशियल स्टेज पे अभी हम हैं, और अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि यूजर इनपुट आप कंसोल पे कैसे लोगे, तो इसीलिए अभी मैंने वैल्यू यहां पर फिक्स की हुई है, लेकिन अभी इसकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी हम बनाते हैं, ओके डोंट वरी। अब आपको अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल यू हैव टू पुट दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप यहां पे लगा दीजिए। आप देखिए बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ओके ओके, और यहां पर आपने लिख दिया लेट f इक्वल टू दिस वन। अब आपके पास कन्वर्जन आ गया है, एक बार इसको प्रिंट करके हम देख लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर मैंने लिख दिया सपोज ये जो कन्वर्जन हुआ है आपका, ये किसका हुआ है, फ़ारेनहाइट का, राइट, दिस इज व्हाट द फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, ओके। तो यहां पर मैंने सिंपल क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग फ़ारेनहाइट इक्वल टू, और ये आपने वैल्यू प्रिंट कर दी किसकी, f की, ठीक है। तो देखिए आप सिंपल सा कोड, अगर मैं इसको रन करता हूं, इफ आई रन दिस कोड, तो 12.5 का फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। सो दिस वन, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज 54.5, और आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख दीजिए सेल्सियस, ठीक है, ये जो आपका कन्वर्जन है ना, सेल्सियस ऑफ, और यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं किसकी, सेल्सियस ऑफ प्लस सी, सेल्सियस ऑफ प्लस सी इक्वल सेल्सियस ऑफ सी इंटू फ़ारेनहाइट, ओके। तो ये देखिए आप, अब जो आउटपुट आपको मिलेगा वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आपके पास 12.5 है और इस सेल्सियस का फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितना होगा, ओके। तो आप देखिए, मतलब मैंने पहले आपको लॉजिक, सेल्सियस ऑफ 12.5 इज सॉरी इन फ़ारेनहाइट इज, ये देखिए आप, ओके। सो अब मैं अगर इसको रन करता हूं, गेट सेल्सियस ऑफ 12.5 इन फ़ारेनहाइट इज 54.5, ओके। और अब अगर आप चाहते हैं जस्ट अपोजिट इसका कि मुझे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस भी चाहिए, ओके, तो आप देखिए यहां पर एक ही एप्लीकेशन, अब अगर आपके पास 54.5 है जो कि आपके पास है फ़ारेनहाइट में, राइट, तो यहां पर मैंने लिया लेट f1 इक्वल टू, ये आपके पास टेम्परेचर है, ओके, और आपको कन्वर्ट किस में करना है, सेल्सियस में, तो आपने क्या लिख दिया, लेट c इक्वल टू, और ये फॉर्मूला लगा दिया, दिस इज व्हाट द सिंपल फॉर्मूला। तो इससे आपको सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाएगा, तो यहां पर आपने लिख दिया f1 माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाय 9, और यही आउटपुट मैंने यहां पर c डबल हो गया, ओके, तो मैं यहां पर इसको c1 कर देता हूं, और ये आपने लिख दिया फ़ारेनहाइट ऑफ दिस इन सेल्सियस इज। तो आप देखिए सेम वैल्यू रहेगी, तो हमें यह समझ में आएगा इज दिस। आप पहले फॉर्मूले को समझो, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को समझो, लेटर ऑन मैं इसी का आपको भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना के बताता हूं, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपके के पास अगर 12.5 है सेल्सियस, तो उसका फ़ारेनहाइट 54.5 है, और फ़ारेनहाइट अगर फ़ारेनहाइट ऑफ 12.5 इन सेल्सियस इज दिस वन, सॉरी ये शायद कुछ गड़बड़ हो गया, यहां पर मुझे f लिखना चाहिए और यहां पर मुझे c लिखना चाहिए, है ना, ओके, c1 एक्चुअली, एंड दिस इज f1, ओके, नाउ इट्स ओके। तो अब अगर आप इसको रन करेंगे एंड सी 12.5 का फ़ारेनहाइट 54.5 और 54.5 का फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर 12.5। अब देखिए क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर फ्यूचर में मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी ऑप्ट करना है, किस टेक्नोलॉजी में मुझे ज्यादा स्कोप मिलेगा। तो यदि आपको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिलेक्शंस को लेकर अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। स्क्रीन पे यहां पर आप लोगों को मैंने नंबर शेयर किया हुआ है, कॉल करिए 1 to 1, हम लोग आपस में बात करके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। लेकिन सर अगर इसी के मुझे
वेब बेस्ड एप्लीकेशन, अगर इसी के मुझे वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, सो हाउ कैन डिजाइन अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर द सेम थिंग, राइट? तो अब उसके लिए एक काम करते हैं हम, यहां पे आपके पास मल्टीपल एडिटर्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। आप देखिए, मैं यहां पर आपको नेटबीन्स में लिख के बताता हूं ताकि हम नेटबीन्स में बड़ी आसानी से कोड लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, एक जावा वेब एप्लीकेशन ओपन की और यहां पर हमने कर दिया टेम्परेचर, टेम्परेचर कन्वर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, टेम्परेचर कन्वर्ट प्रोजेक्ट, ओके। और अब इसको हमें बनाना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो यहां पर पहले आप एक काम करिए, मतलब आपको ये पता है, आप यहां पर जावा, आप नोटपैड पे भी कोड लिख सकते हैं, देखिए एडिटर का कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर अ नेटबीन्स, कि नेटबीन्स एक बहुत सिंपल सा एडिटर है जिस पर हम जावास्क्रिप्ट के कोड बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, एक नया HTML पेज ओपन करते हैं और इस HTML पेज को हम नाम देते हैं, पहला कन्वर्जन हम किसके लिए देखेंगे, पहला कन्वर्जन हम देखेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो मैंने यहां पर नाम दे दिया C2F कन्वर्ट, C2F कन्वर्ट, राइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब इसके लिए आपको अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो पहले तो आप अपना पेज डिजाइन करिए। तो यहां पर हमने सेंटर टैग लिया, इस सेंटर और स्लैश सेंटर के बीच में पेज डिजाइनिंग के लिए हमने कोड लिखा, पहली स्टेप में आप ये समझिए, ओके। और यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर सिंपली मैंने लिया एक फॉर्म टैग, ठीक है, और फॉर्म और स्लैश फॉर्म, ठीक है, और यहां पर हमने लिया एक टेबल टैग ताकि हमारा लुक एंड फील थोड़ा सा प्रॉपर आए, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1 एंड दिस इज व्हाट स्लैश टेबल, ठीक है। और यहां पर हमने लिया एक TR स्लैश TR और इसको हमने दे दिया TH एंड दिस इज स्लैश TH, ओके। और ये मैंने लिखा एंटर। देखिए पहला क्या है आपका, एंटर आपको चाहिए टेम्परेचर इन सेल्सियस, ओके। तो यहां पर आपने लिख दिया एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, या सिंपल आप लिख सकते हैं एंटर सेल्सियस टेम्परेचर और सेल्सियस इक्वल टू, जो भी आप चाहें, ठीक है, या सिंपल आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेल्सियस, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पर आपने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, और इसका नाम मैंने रख दिया नेम इक्वल टू TXTC। तो चलिए, और एक बटन हमने ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू सिंपल बटन, सिंपल बटन टाइप इक्वल टू बटन वैल्यू इक्वल टू, है ना, सबमिट बटन नहीं लेना है, सेम पेज पे हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, ओके। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन और यहां पर वैल्यू में आपने लिख दिया कि आपको ये टेम्परेचर किस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में। तो यहां पर आपने वैल्यू में लिख दिया फ़ारेनहाइट। तो आप देखिए, अब पहली स्टेप में आप इसको आउटपुट देखिए तो आपको समझ में आएगा, ये मेरा सिंपल एक HTML का पेज है। अब आप देखिए, ये है, एक मिनट, हमने शायद कुछ गड़बड़ की है, TR को यहाँ पे क्लोज करना है, एक ही TR में सब ले लेंगे तो गड़बड़ होगी ना, ये TR और अगला TR लिया बटन, ओके ना, इट्स ओके, ये TR और ये आपने ले लिया TD और ये स्लैश TD। अब आप देखिए, ये आ गया आपको। अच्छा, बटन ऊपर क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमने, ओके, नेक्स्ट TD लेना है, यहां पे इसकी जरूरत नहीं है अपने, ये TD और ये स्लैश TD, ओके, नाउ आई थिंक इट्स परफेक्ट। तो अब आपके पास ये पेज आया है, देखिए आप, ये पेज है अपना। अब मुझे क्या करना है, यहां पर मैंने अगर टेम्परेचर दिया सेल्सियस में एंड आई वांट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूं, मुझे सबसे पहले अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो आप देखिए, अब हमने ये पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप ब्राउजर बेस्ड लिख रहे हैं, याद है मैंने आपको एक शुरुआत में एप्लीकेशन बनाई थी, तो यहां पर हम हेड पार्ट में लिखते हैं, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, ओके। और इसको आपने कर दिया क्लोज, ठीक है। और एक बार पहले ये कंफर्म कर ले, अलर्ट जावा कोड, जावा स्क्रिप्ट कोड, पहले ये कंफर्म कर लो कि अपना कोड प्रॉपरली चल रहा है विदाउट इवेंट, ओके, या विथ इवेंट। तो अभी अगर मैं इस पेज को रन करता हूं और अगर मुझे आउटपुट मिलता है जावा स्क्रिप्ट कोड, इट मींस दैट्स इट। और अब मैं चाहता हूं यही कोड मेरा बटन पे चले क्लिक करने पर, तो यहां पर हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन का नाम मैंने रख दिया कन्वर्ट, या इसको अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं C2F, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया C2F और ये मैंने अलर्ट फंक्शन अभी
C2F में लिखा है, और ये चाहता हूं मैं कि ये जो मेरा बटन है, इस बटन के क्लिक करने पर मुझे इसको रन करना है। तो आपने सिंपल इवेंट कॉल किया ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हमने C2F को कॉल कर लिया, दैट्स इट, ऑन क्लिक C2F। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं एंड लेट्स सी कि मेरा पेज मुझे बटन के क्लिक करने पर जावास्क्रिप्ट कोड का मैसेज देता है, यस, इसका मतलब है कि आपका जो कोड है वो प्रॉपरली चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे एक वेरिएबल चाहिए, सेम कोड आप देखिए, ये जो मैंने लिखा था कि अब मेरे पास सी में वैल्यू यूजर से आएगी। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, लेट सी इक्वल टू, अब इस सी में आपको और एफ दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए, सेल्सियस में वैल्यू आपको मिलेगी, फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना है। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे ना, कि आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी सेल्सियस में। तो अब वैल्यू कैसे मिलेगी, तो यहां पर आपको सिंपल वैल्यू ऐसे मिलेगी यार, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के से अगर आपको ये वैल्यू से फेच करना है तो यहां पर हम एक आईडी टैग ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू, और इसका नाम मैं रख देता हूं सेल्सियस, CEL। ठीक है, सेल्सियस, तो ये मेरा आईडी है सेल्सियस के नाम से, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। ओके, अब ये मिला है आपको सेल्सियस टेम्परेचर, कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में, राइट, और इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए डबल डॉट पार्स डबल में। ठीक है, डबल डॉट पार्स डबल, तो आपकी वैल्यू जो है वो आपको बाकायदा डबल में मिलेगी। और अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है, सिंपल ये वाला यार, ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दो जो आपने लिखा, लेट एफ इक्वल टू दिस वन, ये फॉर्मूला आप यहां पे पुट कर दो। ठीक, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, एफ इक्वल टू दिस, तो ये मिल गया आपको कौन सा टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट। अब ये जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आपको मिला है, इस फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को लेट सी इक्वल टू दिस एंड लेट एफ इक्वल टू दिस, राइट। अब ये जो टेम्परेचर आपको मिला है, इसमें दिक्कत क्यों आ रही है, या चलिए कोई बात नहीं, अभी हम डिक्लेरेशन बाद में कर लेंगे, है ना। अब ये जो आपका आउटपुट आया है, इसको एक काम करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, या अलर्ट से प्रिंट कर लेते हैं, अलर्ट एफ, पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, अलर्ट फ़ारेनहाइट इक्वल टू, फ़ारेनहाइट इक्वल टू, और ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमने प्रिंट कर दिया प्लस एफ के साथ, फ़ारेनहाइट इक्वल टू दिस। तो चलिए एक बार इसको रन करके हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द वैल्यू आई विल गेट हियर, कि मुझे सी की वैल्यू प्रॉपर मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहां पर मैंने दिया 12.5 and this is NaN। okay, this is the biggest mistake I did, actually हमें वैल्यू चाहिए, तो here we had to write document dot get element by id of this text box value। तो अब ये वैल्यू आपको मिली है C में, और इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में, राइट। और यहां पर अब आप चाहें तो इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं VRC, F के साथ। ठीक है, और अब आप देखिए, अब मैं यहां पर अगर लिखता हूं फ़ारेनहाइट प्रॉपर तरीके से, फ़ारेनहाइट इक्वल टू, ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट इक्वल टू में हमने वैल्यू प्रिंट कर दी एफ की, तो यहां पर हम मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिलना चाहिए। ओके, और अलर्ट से अगर एक बार हमें आउटपुट मिल गया, सो दैट वी विल चेक इट कि अब उसको फिर प्रिंट किस तरीके से करना है, वो फिर हमारी चॉइस होगी। ओके, तो आप देखिए, ये मैंने लिखा 12.5 एंड आई विल गेट फ़ारेनहाइट इज 54.5, दैट्स इट। और यदि मैंने लिखा 23.8 तो मुझे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिलेगा 74.84। तो दैट मीन्स अब ये जो वैल्यू है, इसको आप अलर्ट की बजाय डॉक्यूमेंट, सॉरी, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन के साथ, और डॉक्यूमेंट और यहां पर आपने लिख दिया सेम, फ़ारेनहाइट इज दिस। तो ये आउटपुट आपका इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ओके, और यदि आप चाहते हैं कि सर ये टेम्परेचर मुझे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से प्रिंट करना है ना, तो यहां पर आप यूज करिए सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN, मतलब आप अलर्ट नहीं चाहते हैं तो यू हैव अ चॉइस कि यहां पर आप सेंटर टैग ले लीजिए, सेंटर टैग लेने के बाद इसको स्लैश और सेंटर को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और यहां पर आप लिख दीजिए फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड के साथ, साइज इक्वल टू 5 के साथ, 6 के साथ, और ये पूरा कोड आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, स्लैश फॉन्ट, है ना। तो अब आपका जो आउटपुट है वो आपको अलर्ट की बजाय इस तरीके से मिल जाएगा। ये अलर्ट वाला जो कोड है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट LN के साथ फिर आप HTML को भी मिक्स कर सकते हैं। तो आपके पास सेल्सियस टेम्परेचर है, आपको फ़ारेनहाइट
कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। लेट्स सी, ये मैंने दिया 12.5 एंड आई विल गेट द रिजल्ट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 54.5। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली गेट द वैल्यू की document.write के पास भी एक ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं नहीं सर मुझे तो अलर्ट में ही प्रिंट करना है, तो आप अलर्ट के साथ प्रिंट कर दीजिए। अब देखिए अलर्ट के साथ आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा कि अगर आपने लिखा 20.5 यू विल गेट दिस मैसेज फ़ारेनहाइट इज 68.9। सो बोथ द ऑप्शंस आर देयर। देखिए अभी बहुत इनिशियल लेवल पे भी हम हैं, इसलिए मैं बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं बता रहा हूं, है ना, क्योंकि अभी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फ़ारेनहाइट टू टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करना है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो आपको दोनों ऑप्शन समझ में आएंगे कि यदि आपको इसकी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो यू हैव टू गो इन द विजुअल स्टूडियो कोड, और यदि आपको इसकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी तो आप HTML के साथ इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो ये था अभी हमारा कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, लेकिन अब आपने बोला सर मुझे सिमिलरली अपोजिट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो चलिए फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, एप्लीकेशन आप मुझे बता के बताइए कि सेम एप्लीकेशन लेकिन अब मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कि यूजर से हम लेंगे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और कन्वर्ट करेंगे उसको सेल्सियस में। तो फटाफट कोड लिखिए और मुझे बताइए इसकी कंसोल एप्लीकेशन और इसकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन किस तरीके से बनाएंगे आप, है ना। सिंपल आपको फंक्शन बनाना है, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो 10 मिनट में बना दोगे यार, लेकिन ये आपके लिए असाइनमेंट है, फटाफट कंप्लीट करिए इसको एंड टेल मी हाउ टू कन्वर्ट दिस। ओके, और नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन, लेकिन तब तक आप एक बार इसको ट्राई करिए, और अगर मैंने कोई असाइनमेंट दिया है तो उसको सीरियसली लीजिए और उसको ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो आई होप टेम्परेचर कन्वर्जन का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। चलिए, तो अब आपके लिए क्विज है जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्या लगता है आपको, जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड ओनली फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। आपको याद है लास्ट टाइम हमने टेम्परेचर कन्वर्जन की एक एप्लीकेशन बनाई थी जहां पर हमने ये देखा था कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन किस तरीके से करना है। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है, सर उसी को क्या हम एक छोटे से माइक्रो प्रोजेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए आपको एक ही एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, है ना, अ सिंगल एप्लीकेशन जिसमें आप टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दोनों कन्वर्जन कर सके। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम और एक मैंने असाइनमेंट भी दिया था। आप देखिए ये था हमारा प्रोजेक्ट जहां पर हमने देखा था कि बॉस किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके कन्वर्ट करेंगे। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट मैंने कन्वर्ट किया था, है ना, और मैंने आपको कहा था फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस आप ट्राई करिए। तो आप देखिए ये आया था हमारा रिजल्ट। ओके, लेकिन अब ये चाहता हूं कि सर इसको थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट फॉर्म में लिया जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं, फिर से यहां पर हम एक नया HTML पेज बनाते हैं और इसको हम नाम देते हैं कन्वर्ट, है ना, जिसमें हम टेम्परेचर कन्वर्ट ये मेरा HTML पेज होगा। और अब इस पेज पे मुझे अगर थोड़ा सा इसको प्रोजेक्ट फॉर्म में लेना है ना, तो आप देखिए पहले इसके लुक एंड फील को आप समझिए कि हम इसको डिजाइन किस तरीके से करेंगे, राइट। तो यहां पर हम यूज करेंगे एक्चुअली HTML में, आपको याद है हमने HTML में सिलेक्ट बॉक्स एक पढ़ा है जिसको हम कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं, सिलेक्ट बॉक्स, राइट। तो यहां पर हम उस सिलेक्ट बॉक्स का थोड़ा सा यूज करते हैं। तो आप देखिए क्या करना है हमें, यहां पर आपको लेना है ओके टेबल टैग, क्योंकि डिजाइनिंग टेबल में जितनी बढ़िया होगी ना उतनी प्रॉपर तरीके से हम वाकई नहीं कर पाते हैं। तो टेबल ले लिया आपने, टेबल में आप अगर चाहे तो हमने, चलिए बॉर्डर अभी बाद में ले लेंगे, ओके। और यहां पर मैंने एक रो ली है, ठीक है, रो और /tr, और इस रो में अब मुझे फॉर्म डिजाइन करना है। तो हमने क्या किया, एक फॉर्म टैग ले लिया, ठीक है, और इस फॉर्म और /फॉर्म के बीच में, समझना बहुत सिंपल बहुत आसान एप्लीकेशन है, लेकिन थोड़ा सा इसका लुक एंड फील जब प्रॉपर आएगा ना, तो आप मतलब एक ही पेज पे दोनों काम कैसे करेंगे हम। तो ये हमने क्या किया, यहां पर लिया एक सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट, इसका नाम मैंने रख दिया सिलेक्ट, नेम इक्वल टू, ये है मतलब सिलेक्शन, राइट, कि आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चाह रहे हैं या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस चाह रहे हैं, दोनों टास्क हम देख लेंगे अभी, ओके। तो मैंने इसको नाम दिया सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट टेम्प 1, टेम्परेचर 1, ओके। और इस सिलेक्ट के आगे आपने यहां लिख दिया सिलेक्ट, सपोज सिलेक्ट, ओके। अभी तो पहले एक बार आप देख लें इसको। और अब इस सिलेक्ट बॉक्स में मुझे क्या करना है, सिलेक्ट और /सिलेक्ट के बीच में दो ऑप्शन देना है ना, दो ऑप्शन, सिलेक्ट और /सिलेक्ट के बीच में मुझे दो ऑप्शन देना है। वन, तो यहां पर आप एक्चुअली क्या यूज करते हैं, ऑप्शन वन, राइट, ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या देना है मुझे, तो मैंने बोल दिया पहला ऑप्शन होगा मेरा सेल्सियस। तो ठीक है, हम इसको ये मतलब मैं दोनों टेम्परेचर यहां पर आपको दूंगा कि आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कैसे करेंगे
और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट किस तरीके से करेंगे? तो यहां पर हमने यूजर को बोला ऑप्शन 1 इज फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट दिस फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ओके, तो ये ऑप्शन फ़ारेनहाइट और सेकंड ऑप्शन यहां पर आपने दिया सेल्सियस। ओके, तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं एंड आई जस्ट पेस्ट इट। तो ये मेरा पहला बॉक्स जिसमें आपको क्या सिलेक्शन करना है? फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ओके, तो ये है सिलेक्ट टेम्परेचर 1। ओके, सिलेक्ट टेम्परेचर 1। और अब सेकंड हमने इसी रो में एक ऑप्शन दिया यहां पे, मतलब आपने ये सिलेक्शन किया है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे? ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट रो लेता हूं। ठीक है, देखिए आप, मैंने नेक्स्ट रो ली यहां पे, सिलेक्ट टेम्परेचर 2, इसको नाम दिया आपने सिलेक्ट टेम्परेचर 2। ओके, ठीक है। ओके, और इसको नाम दे दिया हमने टेम्परेचर 2। अब इसमें भी आपने ऑप्शन लिया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, राइट? तो यहां पर अब दोनों का मतलब क्या है? अब देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि जो ऑप्शन हमने लिए हैं इन ऑप्शन का मीनिंग क्या है। तो यदि मैं इसको रन करता हूं, अब देखिए, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिल रहा है सिलेक्ट टेम्परेचर 1, तो मैंने लिया फ़ारेनहाइट और कन्वर्ट किस में करना है? सेल्सियस में। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, तो मेरे सामने यहां पे बाकायदा मुझे, अच्छा, इसको अगर आप थोड़ा सा लुक एंड फील प्रॉपर करना चाहते हैं तो फॉन्ट टैग ले लीजिए, फॉन्ट साइज इक्वल टू 7। ठीक है, और इस फॉन्ट टैग को हम क्लोज कर देते हैं लास्ट में टेबल के बाद। तो यहां पर मैंने लिख दिया स्लैश फॉन्ट। ओके, और ये नेक्स्ट रो हमें चाहिए, तो यहां पर हमने टीआर लिया, क्लोज किया, लेकिन सेकंड को हमने टीआर में नहीं लिया। अब ठीक है, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। ओके, तो ये देखिए अब ये टेम्परेचर आपका, ओके, चलिए फॉन्ट टैग अभी अपन हटा देते हैं क्योंकि वो अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करेगा। तो नेक्स्ट रो क्यों नहीं आ रही है? इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने टीआर लिया और टीआर में ये नहीं बताया कि ये टीडी होगा हमारा पहला, है ना? तो ये पहला टीडी स्लैश टीडी और फिर उसी रो में अगला टीडी और ये स्लैश टीडी। ठीक, तो अब देखिए आप, अब यदि मैं इसको रन करता हूं तो, अरे यार एक मिनट, अभी भी रो में प्रॉब्लम, पहला टीडी स्लैश टीडी सेकेंड टीडी और ये रो को क्लोज नहीं किया, तो यहाँ रो को क्लोज कर लीजिए स्लैश टीआर एंड लेट्स सी। ये देखिए अब मेरे को चाहिए कि बॉस, मैंने यहां से टेम्परेचर सिलेक्ट किया और सिलेक्ट टेम्परेचर 2, मतलब आपको कन्वर्ट किस में करना है? तो आपने बोल दिया फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन। लेकिन इसके बाद मुझे क्या चाहिए? यहां पे अगेन अ रो, नेक्स्ट रो, और इस रो में हमें चाहिए एक्चुअली एक टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। तो हमने ले लिया टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया टेक्स्ट एरिया नेम इक्वल टू रिजल्ट, सपोज, है ना? जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो यहां पर आएगा, और इस टेक्स्ट एरिया कंट्रोल को हमने क्लोज कर दिया, क्लोज टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और इसको आपने रोज डिफाइन कर दी, रोज इक्वल टू 5 एंड कॉल्स इक्वल टू 5, कि मेरा रो और कॉलम इसमें 5 होगा। ओके, और फिर आप यहां पे, कोई क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिलेक्ट टेम्परेचर 1 कर देते हैं यार इसको, कोई बात नहीं, सिलेक्ट टेम्परेचर और यहां पर कर देते हैं सिलेक्ट टेम्परेचर। ओके, चलिए, तो अब अगर इसको देखें आप, तो अब हमारा लुक एंड फील कुछ इस तरीके से जा रहा है। फिर गड़बड़ हुई है, मतलब यहां पर हमने टीआर को स्टार्ट किया है और इसको टीडी में नहीं लिया है, तो दिस इज टीडी एंड दिस इज स्लैश टीडी। ओके, एंड लेट्स सी। तो अब मेरा जो कॉलम है वो इस तरीके से आ रहा है, तो अपन इसमें रोज बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, है ना? मतलब या कॉलम को बढ़ा देते हैं, तो कॉलम मैंने कर दिया 20। ओके, और अब इसको अगर हम देखें टेबल में बॉर्डर ले लेते हैं, तो दिस इज बॉर्डर इक्वल टू 1। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहां पर सेल्सियस दूं और फ़ारेनहाइट, और एक बटन होना चाहिए ओके का, तो इन दोनों के बीच में हम यहां पे, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा तो यहां पर हम एक टीआर टैग और लेते हैं, एक टीआर
और इस tr और स्लैश tr के बीच में हमने यहां पर ले लिया td, और td और स्लैश td के बीच में हमने यहां पर ले लिया इनपुट टाइप इक्वल टू सॉरी बटन, ठीक है, और इसमें आपने वैल्यू लिख दी वैल्यू इक्वल टू कन्वर्ट, वैल्यू इक्वल टू कन्वर्ट, ओके। और ये बटन को हमने, ये ठीक है td हो गया, इनपुट टैग ही है तो इसलिए इसको इनपुट ले लिया, ओके, एंड लेट्स सी ये कन्वर्ट, राइट। तो मैंने यहां पर लिखा फ़ारेनहाइट एंड आई वांट टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, तो जैसे ही मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूं मुझे टेम्परेचर मिलना चाहिए, लेकिन अब क्वेश्चन है सर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कौन सा, मतलब आपने ये तो बता दिया फ़ारेनहाइट टू टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, राइट, लेकिन कौन सी वैल्यू कन्वर्ट करना है, अरे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस किसको कन्वर्ट करना है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि सिलेक्ट टेम्परेचर के ऊपर मुझे एक बॉक्स चाहिए जिस पर आप टेम्परेचर एंटर करेंगे और फिर ये बताएंगे कि ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और कन्वर्ट इसको करना है सेल्सियस में, एंड देन कन्वर्ट इट, तो यहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्ट टेम्परेचर वाला बॉक्स है इसके पहले हमें एक रो लेनी है tr स्लैश tr, मतलब एक काम करते हैं ये जो रो है इसी को हम यहां पे ले लेते हैं। देखिए आप, मैंने इसीलिए बोला ना स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो चीजें बहुत सिंपल है, ओके। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, और इस तरीके के और डिटेल कॉन्सेप्ट को देखना है अगर आपको, तो टेक विद्वान की साइट पे आपके लिए पूरा प्लेसमेंट रेडी कोर्स अवेलेबल है। तो अब यहां पर आप इसका नाम क्या देंगे, आप इसका नाम दे दिया आपने txt वैल्यू, ठीक है। और अब देखिए आप, अब मैं यहां पर देखता हूं इसको, अगर तो मान लो मैंने यहां टेम्परेचर दिया 12.5 एंड सिलेक्ट टेम्परेचर, तो ये मेरा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, एंड एज ए रिजल्ट क्लिक, तो मुझे इसका सेल्सियस कन्वर्जन मिल जाना चाहिए, राइट। और ये जो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है इसको आप थोड़ा सा फॉन्ट साइज के साथ इसको डिफाइन कर देते हैं अपन, है ना, तो इसके आगे पीछे आप लिख दीजिए, या ठीक है चलिए एक बार पहले रिजल्ट देख लें, फिर लुक एंड फील तो हम चेंज कर ही देंगे। और ये देखिए ये मैंने एक लुक एंड फील आपके सामने बनाया, यू कैन डिजाइन इट एज पर योर चॉइस, कि आप यहां पर एक टेम्परेचर, अब क्वेश्चन ये है कि सर ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट बटन पे क्या कोड लिखेंगे, तो ये जो कन्वर्ट बटन है ये कॉल करेगा आपका, ठीक है, ये जो कन्वर्ट बटन है इस पर मुझे ऑन क्लिक पर एक मेथड कॉल करनी है जावास्क्रिप्ट की टेम्प कन्वर्ट के नाम से, टेम्प कन्वर्ट, राइट। अब यहां पर आपको समझना है, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, राइट, कि आपका जो पहला वाला सिलेक्ट बॉक्स है उसका नाम टेम्परेचर 1 है, तो दूसरा वाला सिलेक्ट बॉक्स है उसका नाम टेम्परेचर 2 है। आपको ये देखना है अगर पहले वाले बॉक्स से फ़ारेनहाइट सिलेक्ट हुआ है, सेकंड वाले बॉक्स से सेल्सियस सिलेक्ट हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, गॉट माय पॉइंट। अगर आपका पहला वाला टेक, पहले फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बात करते हैं, मतलब टेम्परेचर 1 वाला जो सिलेक्ट बॉक्स है अगर उसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट है और सेकंड वाले की वैल्यू सेल्सियस है, तो ये चेक कैसे करेंगे सर, तो ये चेक करने के लिए ही तो हमने ये टेम्प कन्वर्ट नाम की मेथड बनाई है, फंक्शन बनाया है, और ये फंक्शन आपको कहां लिखना है, ये फंक्शन जाके सीधे आपको, ये सब हटाओ यार, ठीक है, टाइटल में आप लिख दीजिए टेम्परेचर कन्वर्ट, टेम्परेचर कन्वर्ट एप्लीकेशन, कन्वर्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हमने टेम्परेचर कन्वर्ट एप्लीकेशन नाम दे दिया इसको, और अब यहां पर मुझे क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू करना है। तो यहां पर हमने सिंपल क्या लिखा, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और ये स्क्रिप्ट टैग हमने यहां पे क्लोज कर दिया, दिस इज स्लैश स्क्रिप्ट, राइट। अब आप देखिए यहां पर आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, दिस इज व्हाट योर फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम आपको क्या रखना है, जो भी हमने नाम दिया टेम्प कन्वर्ट। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं पहले ये कंफर्म कर लो कि आपका फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो रहा है कि नहीं इवेंट पे, ओके। तो अब देखिए मैं इसको रन करता हूं और पहले केवल इतना चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कॉल हुआ है नहीं, तो मेरा क्लिक ऑन कन्वर्ट, ओके दैट्स फाइन। तो अब आपके पास txt वैल्यू है और सेकंड वाले का नाम है txt रिजल्ट, ठीक है। आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, फंक्शन तो आपका कॉल हो रहा है, तो आपको सबसे पहले जो टेम्परेचर है उसको रिसीव करना है। तो टेम्प में आपने मतलब यहां पर t1 जो वैल्यू मिलेगी और t2 जिसको कन्वर्ट करना है, तो t1 में हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
अब इसका आईडी क्या होगा, तो इसका आईडी हमने ले दिया आईडी इक्वल टू इसको मैंने ले लिया सपोज वैल्यू के नाम से, ठीक है, ये सेम रख दीजिए वैल्यू 1, ठीक, ये वैल्यू 1। तो आपने क्या लिख दिया कि बॉस आपका जो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू मुझे चाहिए, सो दिस इज व्हाट वैल्यू 1 डॉट वैल्यू। तो ये मिल गई आपको पहले वाली वैल्यू जो कि आपको फ़ारेनहाइट या सेल्सियस मिलेगी, जो भी, मतलब ये तो आपको मिल गई वैल्यू, मतलब किसकी, टेक्स्ट बॉक्स की। अब आपको वैल्यू चाहिए किसकी, इस टेम्परेचर 1 वाले सिलेक्ट बॉक्स की। अरे समझ रहे ना, ये तो वो वैल्यू मिली है आपको जिसको आपको कन्वर्ट करना है, दिस इज वैल्यू 1, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई आपको कि V1 में आपको वैल्यू मिल गई है जो आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन इसका कन्वर्जन किस में होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका टेम्परेचर जो सिलेक्शन हुआ है, मतलब यार समझो बात को, ये V1 में आपको क्या मिलेगी, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, कि अगर मैंने लिखा है 12.5, अब मैंने यहां पर अगर बोला फ़ारेनहाइट, तो ये वैल्यू भी चाहिए ना मुझे कि मैंने यहां से फ़ारेनहाइट सिलेक्ट किया है और यहां से सेल्सियस सिलेक्ट किया है, मैंने क्लिक ऑन कन्वर्ट, तो ये कन्वर्जन होना चाहिए। ओके, तो ये वैल्यू अब मुझे कैसे मिलेगी सिलेक्ट टेम्प 1 की, तो यहां पर हमने, या एक काम करते हैं, इसको नाम देता हूं टेम्परेचर 1। तो टेम्परेचर 1 में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, जो टेम्प 1 है आपका, है ना, टेम्प 1 जिसका सिलेक्ट, इसका नाम रख दीजिए टेम्प 1, ओके, चूंकि सिलेक्शन बॉक्स है तो इसका नाम हम रखते हैं सिलेक्ट टेम्प 1, सिलेक्ट टेम्प 1, और इसका नाम रखते हैं सिलेक्ट टेम्प 2, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि किसकी वैल्यू हम फैच कर रहे हैं। तो राइट, तो अब आपको चाहिए सिलेक्ट टेम्प 1 की वैल्यू, तो ये सिलेक्ट टेम्प 1 की वैल्यू हम लेके आए कुछ इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया सिलेक्ट टेम्प 1 बाय आईडी से चाहिए, तो इसका आईडी नेम आपने रखा है, इसका आईडी भी हम सेम नाम से ले लेते हैं, सिलेक्ट टेम्प 1, ठीक है, और इसका आईडी भी सेम नाम से ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू, क्योंकि हमें यह पता है कि जो भी वैल्यू आपको मिलेगी या तो वो आईडी से मिलेगी या वैल्यू से मिलेगी, ठीक है। तो सिलेक्ट टेम्प 1 और सिलेक्ट टेम्प 2 जो हमारे टेम्परेचर बॉक्स के आईडी है, तो टेम्परेचर 1 में आपको क्या मिला, सिलेक्ट टेम्प 1 की वैल्यू, ओके, और अभी हम चेक लगा देंगे, डोंट वरी। टेम्परेचर 2 में आपको क्या मिलेगा जिसमें कन्वर्ट करना है, ये होगी सिलेक्ट टेम्प 2 की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों वैल्यू को देख लेते हैं कि प्रॉपर मिली या नहीं। अलर्ट V1 जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू है, ठीक है, एंड देन अलर्ट टेम्प 1 जो कि टेम्परेचर 1 की वैल्यू है जो सिलेक्शन बॉक्स है, और टेम्प 2, एंड लेट्स रन दिस कोड नाउ। तो अब आप देखिए, यहां मैंने लिखा 12.2 या जो भी आपने लिखा, मान लो आपने लिखा 20.5, ये आपका फ़ारेनहाइट, ये आपका सेल्सियस कन्वर्ट, तो आपको मिला 20.5, ओके, फ़ारेनहाइट ओके, सेल्सियस ओके। बस अब आपको जब वैल्यू मिल गई है तो यहां पर आपको क्या चेक करना है, यदि इफ टेम्प 1 इक्वल टू, अगर टेम्प 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेम्प 1 की वैल्यू, यदि टेम्प 1 की वैल्यू फ़ारेनहाइट है, अगर टेम्प 1 की वैल्यू फ़ारेनहाइट है, एंड टेम्प 2 की वैल्यू, ठीक है, यदि टेम्प 2 की वैल्यू क्या है, तो इसको आप चेक कर लीजिए, टेम्प 2 की वैल्यू आपकी सेल्सियस है। अरे समझ में आ रहा है ना बात, कि अगर आपने जो बॉक्स 1 है, अगर जो आपका पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब पहला वाला कॉम्बो बॉक्स है जो टेम्परेचर 1 आपको देगा, यदि उससे सिलेक्ट हुआ है फ़ारेनहाइट, और अगर सेकंड वाले से सिलेक्ट हुआ है सेल्सियस, मतलब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अरे सिंपल है यार, सिंपल है, बहुत सिंपल है, दिमाग मत तोड़ाओ ज्यादा। ओके, ये तीनों वैल्यू आपने फैच की, आपको सिलेक्ट जो आपका टेम्परेचर 1 है वो मिला। तो अगर आपका टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट है, इसका मतलब आप कन्वर्ट करना चाहते हो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ओके, तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है जरा देख ले, तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का ये फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस ये, ठीक है। तो यहां पर आपने बोल दिया कि बॉस C इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9। तो अब आपके पास F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू आपके पास ये V1 है। ये V1 जो है ये आपका वो टेम्परेचर होगा जो आपको फ़ारेनहाइट पे रिसीव करना है ना। और समझ बात को यार, तो यहां पर आपने लिख दिया V और C इक्वल टू दिस V1 मतलब जो वैल्यू आपको मिली है। और एक बार इसको अलर्ट से प्रिंट करके देखो, अलर्ट C है ना, देखो आप, ये तब जब आपका पहला टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेकंड टेम्परेचर सेल्सियस है।
तो V1 की जो वैल्यू है उस V1 की वैल्यू को हमने क्या वैल्यू माना बच्चा, इसको हमने माना फ़ारेनहाइट वैल्यू, और ये फॉर्मूला लगा दिया सेल्सियस कन्वर्ट वाला। ओके, तो चलिए एक बार इसको रन करके हम देखते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट हमें मिलता है यहाँ पे। ओके, तो यदि मैंने लिखा टेम्परेचर है ना, सपोज 12.4, और यदि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया फ़ारेनहाइट सेल्सियस देन कन्वर्ट। ओके, देयर आर सम इशू, ओह आई नीड टू इनक्लोज दिस इन डबल कोट्स, एक्चुअली वो वैल्यू है जिसको आपको कंपेयर करना है। ओके, तो ये आपकी वैल्यूज। ओके, और अब आप देखिए यदि मैंने लिखा, मान लो यहाँ पे सपोज दिस इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट इज 54.5 है ना, ये मेरा टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में और मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। दिस इज व्हाट 12.5। ओके, बिल्कुल सही आया, लेकिन ये वैल्यू जो है ये एक्चुअली आपको कहाँ चाहिए, आपके रिजल्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। रिजल्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स मतलब ये txt रिजल्ट्स में, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो आप, ये वैल्यू अगर आपको रिजल्ट वाले बॉक्स में चाहिए तो सिंपली यू कैन राइट हियर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल टू सी, है ना, पुट द सी वैल्यू इनसाइड दिस टेक्स्ट बॉक्स, राइट। तो अब अगर आप इसको रन करेंगे, ये हमने दिया यहाँ पर मान लो 54.5 एंड दिस इज व्हाट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर and I need to convert into Celsius and you will get this value। okay, तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा so that this value can be assigned, क्योंकि C की जो वैल्यू है उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। so assign in this टेक्स्ट बॉक्स। तो या तो आप ले लीजिए यहाँ पे एक C1 वाला एक बॉक्स ले लीजिए, मतलब एक वेरिएबल, एंड जस्ट राइट C डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, एंड देन असाइन दिस C1 here, क्योंकि वो वैल्यू आपसे जो लेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। ओके, तो ये C1 की वैल्यू हमने असाइन कर दी। ओके, तो चलिए एक बार इसको रन करके हम देखते हैं कि हमारे रिजल्ट्स प्रॉपर हमें मिल रहे हैं या नहीं। ओके, तो यहां से अगर मैंने सिलेक्ट किया टेम्परेचर 54.9 एंड दिस इज माय फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड आई नीड टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ओके, देयर इज सम इशू, सो लेट्स सी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, यहां पर हमने नाम दिया है, एक्चुअली हमें इसका आईडी भी इसी नाम से सेट करना है क्योंकि वैल्यू जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो आईडी से कर रहे हैं। ओके, तो ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखना पड़ती हैं। ओके, तो ये आप देखिए, अब मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम भी txt रिजल्ट है और उसका आईडी भी txt रिजल्ट है। तो अब इसका मतलब है मुझे प्रॉपर वैल्यू मिलेगी txt रिजल्ट की। ओके, मतलब ये वैल्यू आपकी असाइन हो जाएगी C1 की वैल्यू txt रिजल्ट के बाद। और अगर आप नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन राइट हियर गेट एलिमेंट बाय नेम, तो फिर आपको आईडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन मेरी आदत जनरली आईडी को लेके होती है, तो नाम और आईडी ये आपको मिल गया। चलिए अब एक बार रन करके देखते हैं तो हम हमारा टेम्परेचर कन्वर्जन प्रॉपर हो रहा है नहीं। मैंने लिखा 54.9, ये मेरा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है और मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ओके, दैट्स परफेक्ट, 12.772, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं सर कि यदि मान लो मैं यहां पर टेम्परेचर देता हूं 12.77 और ये टेम्परेचर है मेरा सेल्सियस, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, सो व्हेन आई क्लिक ऑन कन्वर्ट तो ठीक इसका अपोजिट काम होना चाहिए, राइट। तो चलिए कुछ नहीं करना है, ये जो कोड है ना, इस कोड को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो और ये चेक कर लो कि अगर आपका पहला टेम्परेचर सेल्सियस है, ठीक है, फॉर्मूला ही तो बदलना है यार। अगर पहला टेम्परेचर सेल्सियस है, दूसरा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है, तो बस कुछ मत करो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला चेंज कर दो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। अब आप क्या कर रहे हो, आपको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो जस्ट कॉपी दिस और यहाँ पर आप इसको लिख दो और इसको F कर दो, दैट्स इट, और इसको C कर दो, है ना, और देन F.2 स्ट्रिंग और इसको F1 कर दो और यहाँ पर F1 कर दो, बस ये हो गया। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको मिलेगी, देखो आपको टेम्परेचर 1 की वैल्यू मिलेगी सेल्सियस, टेम्परेचर 2 की वैल्यू मिलेगी फ़ारेनहाइट, मतलब दिस इज व्हाट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ओके, कि आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, और आप देखिए यदि आप चाहते हैं ना, अभी अपन देखते हैं इन दोनों के बीच में, सिलेक्ट 1 और 2 के बीच में, यहाँ पर एक काम करेंगे हम, एक tr टैग लेते हैं, एक /tr, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो यार। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, देखिए /td, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉन्ट साइज इक्वल टू 4 के साथ कुछ नहीं लिखा, केवल यहाँ /फॉन्ट। अब ये देखिए, ये तो फिर लुक एंड फील वाली बात है यार, आप उसको कितना बढ़िया लुक एंड फील के साथ दे सकते हो ताकि आपको अब ये कंफ्यूजन ना हो। देखो आप, ये है आपका फ़ारेनहाइट, ओके, और 2 सेल्सियस, तो ये मैंने कन्वर्ट किया, सो आई गेट। अभी मैंने कुछ वैल्यू नहीं दी है इसलिए उसने डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन अब दो फॉर्मूले हैं, अगर आपका टेम्परेचर 1 सेल्सियस है और टेम्परेचर 2 फ़ारेनहाइट है, तो मतलब आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है।
तो ये फॉर्मूला हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट वाला लगाया और जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मिला उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिजल्ट में प्रिंट कर दिया। सो सिंपल। और ये फॉर्मूला आपका तब चलेगा जब आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन होगा। ओके, तो आई होप सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए एक बार फाइनली इसको रन करके देखते हैं। तो अब अगर मैंने टेम्परेचर दिया 54.8, ये है मेरा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। ओके, 12.66। और अगर मैंने लिखा 12.66, ठीक है, इसको भी खाली कर लेते हैं अभी तो देखते हैं। 12.66, अब ये है मेरा सेल्सियस, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और आई विल गेट 54.8। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली कन्वर्ट द टेम्परेचर, राइट। अब आप देखिए, अब इसके बाद आपको लुक एंड फील को प्रॉपर किस तरीके से लेके जाना है वो आप HTML CSS को यूज करके कर सकते हैं। मैंने आपको मेजरली ये बताया कि जावास्क्रिप्ट में आप कोड किस तरीके से लिखेंगे। ओके, और अब आप चाहते हैं कि सर एक बटन हो क्लियर नाम का। अब देखो ये अब क्या कर सकते हैं, यहां पर हम एक और बटन ले लेते हैं। जैसे एक बटन लिया आपने, ये वाला एक बटन लिया मैंने, कन्वर्ट की जगह यहां लिख दिया मैंने रिसेट, है ना, ये रिसेट बटन, ठीक है। और रिसेट बटन में कुछ नहीं करना है, रिसेट बटन का काम है कि आपके पेज को खाली कर लेना। तो आपने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, बटन की जगह इसका नाम ही लिख दो आप, रिसेट बटन। तो रिसेट बटन क्या करेगा, रिसेट बटन आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स है, मान लो अगर आपने ये लिया है ना 1255.77 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ओके, ये कन्वर्ट। और अब आप रिसेट करोगे, खाली हो गया, फिर से आप यहाँ पे लिख दीजिए कि मान लो आपने लिखा 23.44, ये है सेल्सियस टेम्परेचर, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो ये आपका फ़ारेनहाइट कन्वर्जन हो जाएगा। और अब यहाँ पर अगर बच्चा ये करता है सर फ़ारेनहाइट टू फ़ारेनहाइट, तो कुछ भी मत करो, फ़ारेनहाइट टू फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पर आप ये चेक कर लो, अरे अब ये तो फिर आप लगा ही सकते हो यार कि अगर टेम्परेचर 1 भी फ़ारेनहाइट हो, टेम्परेचर 2 भी फ़ारेनहाइट है, तो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अगर टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट है और टेम्परेचर 2 भी फ़ारेनहाइट है, ओके, तो एक लाइन सीधे, कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट में जो वैल्यू पुट करना है वो सीधे किसकी कर देना है, जो आपके पास वैल्यू आई है V1 की। तो सिंपल यहां लिख दो V1, दैट्स इट। अगर अरे यूजर फ़ारेनहाइट टू फ़ारेनहाइट क्या चेंज होगा, तो जो V1 की वैल्यू आपने रीड की है, V1 मतलब डॉक्यूमेंट 1, जो आपको जो पहली वैल्यू मिली है वही आपकी रिजल्ट वैल्यू होगी। और सेम कोड आप यहाँ पे ये भी कर लो कि अगर टेम्परेचर भी सेल्सियस है, मतलब ये एज इट इज। अरे यूजर तो कुछ भी कर सकता है यार, यूजर है, अब उसने दोनों ही टेम्परेचर एक जैसे सिलेक्ट कर लिए। ओके, तो अगर टेम्परेचर फर्स्ट भी सेल्सियस है और टेम्परेचर 2 भी सेल्सियस है, तो कुछ नहीं करना है, फिर वही रिजल्ट। तो आप देखो यहाँ पे, अब इसको पूरा रन करके देखो। अगर मैंने बोला 55.88 फ़ारेनहाइट टू फ़ारेनहाइट, तो वही 55.88। अगर मैंने बोला 20.55 सेल्सियस, या रिसेट कर दो इसको पहले, 20.55 है ना, ये मेरा सेल्सियस टेम्परेचर है, कन्वर्ट भी सेल्सियस में ही करना है, तो वही आएगा सेल्सियस से सेल्सियस। अब आपने बोला 55.66, ये मेरा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, नाउ इट्स ओके। अब आपने बोला 13.14, ये मेरा सेल्सियस टेम्परेचर है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, इट्स ओके। सो दिस इज नाउ दिस एप्लीकेशन रन्स परफेक्टली। अब इसको आप कितने अच्छे तरीके से लुक एंड फील के साथ डिजाइन कर सकते हैं, वो आप HTML CSS पढ़ा है आपने, वेल एंड गुड, बस अप्लाई कर दीजिए इसको यहाँ पे और बना लीजिए छोटी सी एक एप्लीकेशन। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को लेके हम किस तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, तो बस बने रहना है, पढ़ते रहो, समझते रहो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर बनता है, 100% बनता है, ठीक है। तो अभी हमने टेम्परेचर कन्वर्जन देखा। अब आपके लिए क्विज ये है कि 12.23 को रेडियस मानिए और मुझे एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करके बताइए, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आप पढ़ते हैं ना, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी, आप सी पढ़े, C++ पढ़े, जावा पढ़े, जावास्क्रिप्ट पढ़े, आप सबसे पहले ये पता करिए कि उस लैंग्वेज में कितने तरीके के डेटा का सपोर्ट है, राइट। कि जो भी हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स इन नंबर टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, बूलियन टाइप ऑफ डेटा, राइट। लेकिन अब आपके पास डेटा आ गया है ना, यू हैव अ डेटा, कि अब आपको पता है कि आपके पास नंबर्स होंगे, आपको पता है आपके पास स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा होगा, आपको पता है आपके पास डेसिमल टाइप ऑफ डेटा होगा। लेकिन अब इन डेटा पे करना क्या है, मतलब डेटा तो है आपके पास, बट व्हाई यू कलेक्ट दिस डेटा।
तो एक्चुअली हम डेटा पे क्या परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बोला ओके ये दो डेटा है 20 एंड 30, अब आप बोलोगे सर करना क्या है, तो मैं बोलूंगा इनको ऐड करना है या इनको सेपरेट करना है या इनको डिवाइड करना है। तो जब भी हमें डेटा पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो यहां पर फिर लैंग्वेज में ओके हम यूज करते हैं ऑपरेटर। ओके, और ऑपरेटर एक्चुअली क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर नथिंग बट द सिंबल। There are some symbol which is used to perform certain operations in language, like plus is a symbol जो एडिशन करता है, माइनस इज a symbol जो सब्ट्रैक्शन करता है। तो यही हमें देखना है कि जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर है और इन ऑपरेटर को लेके हम किस तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, राइट। तो जब हम जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरी होती है, वन इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, सेकंड इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। एक होता है यूनरी ऑपरेटर, मतलब जावा स्क्रिप्ट डिवाइडेड द ऑपरेटर्स इवन इन थ्री कैटेगरी, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या, ऐसे ऑपरेटर जिनकी रिक्वायरमेंट सिंगल ऑपरेंड की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, मैं भी इन टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे आता हूं, डोंट कंफ्यूज विद दैट, है ना, ये सब अलग अलग टाइप्स हैं, राइट। लेकिन यूनरी, बाइनरी और टर्नरी का मीनिंग आप समझो कि यदि सपोज आपके पास एक ऑपरेटर है और अगर यहां पर आपने लिखा हुआ है, मतलब यदि मैंने इस तरीके से लिखा ए, सपोज प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए, तो हाउ मच ऑपरेंड दिस रिक्वायर्ड, ऑपरेंड समझते ना कि ऑपरेटर तो सिंबल होते हैं लेकिन जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड। तो कोई भी एक्सप्रेशन में दो चीजें होती है, ऑपरेटर होता है और ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड मतलब जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं और ऑपरेटर मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो यदि मैंने लिखा प्लस प्लस ए, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, दिस इज अ यूनरी ऑपरेटर। व्हिच वन, प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर, व्हाई, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ सिंगल ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। लेकिन यदि मैं लिखता हूं सपोज ए प्लस, तो क्या आंसर होगा इसका, कुछ भी नहीं। आप बोलोगे सर एटलीस्ट ए प्लस बी तो लिखो ना, तो इसका मतलब ये जो प्लस है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। कि ऐसे ऑपरेटर जिनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट दो ऑपरेंड की होती है, जो दो ऑपरेंड के बिना कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर कौन से होंगे, ये है बाइनरी कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेटर, है ना। लेकिन एक होते हैं टर्नरी, टर्नरी मतलब जो बेसिकली हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं, राइट, दिस क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, जो भी हम आगे देखेंगे, दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। तो तीन कैटेगरी के ऑपरेटर्स हमें जावा स्क्रिप्ट में मिलते हैं। यूनरी टाइप ऑफ ऑपरेटर लाइक प्लस प्लस इज अ यूनरी ऑपरेटर, माइनस माइनस इज अ यूनरी ऑपरेटर, ओनली दिस नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि इन सब में आपने देखा द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑपरेंड इज अ सिंगल। बाइनरी मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेटर अभी हम देखेंगे जो बाइनरी की कैटेगरी में आएंगे। एंड थर्ड वन इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कंडीशन के लिए यूज में आते हैं, जो तीन ऑपरेंड के साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। लेकिन अब जब हम जावा स्क्रिप्ट में इन सारे ऑपरेटर्स, ये तो हो गई तीन कैटेगरी, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी, दीज आर द थ्री कैटेगरी, ओके। लेकिन अब इन तीनों कैटेगरी को मिला के यदि हम देखें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आपको कौन कौन से मिलेंगे, तो यहां पर हमारे पास टाइप्स है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर, ये सब है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो आई होप कैटेगरी और टाइप में डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, ओके। सो अरिथमेटिकल ऑपरेटर मतलब द ऑपरेटर विच इज बेसिकली यूज टू परफॉर्म सर्टेन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटर है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। यहां पर हम ऑपरेटर, है ना, सबसे पहले हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। तो यहां पर हम प्रोग्राम इसी नाम से सेव करते हैं, अरिथमेटिक, है ना। यहां पर मैंने इसको सेव किया अरिथमेटिक डॉट जेएस के नाम से, अरिथमेटिक डॉट जेएस, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर डॉट जेएस, अरिथमेटिक ओपी कर देता उसको, ठीक। अब मुझे क्या करना है, यहां पर अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो मेरे पास कौन कौन से, प्लस, ठीक है, दिस आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस मेरे पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है, और आपके पास अरिथमेटिकल ऑपरेटर है माइनस, ठीक है, देन वी हैव मल्टीप्लाई, देन वी हैव डिवाइड, देन वी हैव मॉड एंड देन वी हैव दिस वन, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर, राइट। तो ये जो मैंने लिखा ना, ये एक्चुअली कमेंटेड है ना, दिस इज अ कमेंट। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, अगर आपने प्रीवियस कोई ना कोई लैंग्वेज अगर पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने पढ़ी है तो यू नो दैट दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, राइट, कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड,
मॉड। अब इनको एक एक करके हम देखते हैं कि प्लस का क्या यूज है, माइनस का क्या यूज है, मल्टीप्लाई। ओके, तो यदि सपोज मैं यहां पर लिखता हूं, और ये कैटेगरी कौन सी है, बाइनरी, अरिथमेटिकल ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर होगा तो वो बिना दो ऑपरेंड के कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स इज 2 ऑपरेंड, राइट। तो अब आप देखिए अरिथमेटिकल ऑपरेटर को लेके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यदि मैंने लिखा राइट कंसोल डॉट लॉग, है ना, और सपोज वी हैव अ डेटा लाइक लेट a इक्वल टू 50 वी हैव, ठीक है, एंड देन सपोज वी हैव लेट b इक्वल टू 30, ओके। और यदि मैंने बोला सपोज a प्लस b, ठीक, तो दिस इज व्हाट, एडिशन। यदि मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग a माइनस b, so this is for subtraction, a multiplied by b, so this is for multiplication। ठीक है, मैं एक ही एग्जांपल में आपको सारे बता देता हूं, a डिवाइड बाय b एंड दिस इज फॉर डिवीजन, राइट। तो यहां पर अगर आप इसको देखें, ओके, तो मैंने यहां लिख दिया एडिशन, सपोज, ओके, एडिशन प्लस a प्लस b, है ना, एडिशन प्लस a प्लस b, ओके। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, रादर देन हम इस तरीके से लिखें। यहां पर मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन। तो एक एक छोटे छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि ओके व्हाट इज द एडिशन मींस, व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन, देन दिस वन इज मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ओके। देन वी हैव डिवीजन, ठीक है, एंड ये हो गया आपका डिवीजन ऑपरेटर। और फिर है हमारे पास, सपोज मैं आपको इंटू इंटू का एक अलग से एग्जांपल बताता हूं, मॉड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है, ठीक है, ये होता है आपका मॉड। तो पहले इनके रिजल्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट आई विल गेट इफ द वैल्यू ऑफ 50 एंड सपोज 10, ठीक है। तो प्लस आपको क्या रिजल्ट देगा, 60, ठीक है। दिस वन इज 40, दिस वन इज 500, दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज लास्ट वन इज 0, क्योंकि 50 को अगर आप 10 से मॉड करोगे तो रिजल्ट यू विल गेट 0 यार, 50 मॉड 10 रिमाइंडर। ये ऑपरेटर आपको देता है रिमाइंडर, कि जब भी आपको रिमाइंडर चाहिए, इफ यू रिक्वायर रिमाइंडर ऑफ अ नंबर, सो दैट वी विल गो फॉर दिस मॉड ऑपरेटर, राइट। तो आप देखिए इसको अगर मैं रन करता हूं, सो व्हाट इज द आउटपुट आई विल गेट हियर, सी एडिशन 60, सब्ट्रैक्शन 40, मल्टीप्लिकेशन 500, डिवीजन 5 एंड मॉड इज 0। तो दिस इज व्हाट द ऑपरेटर इज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड, ओके। लेकिन अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, सर आपने एक ऑपरेटर बताया था अभी पावर के लिए, राइट। तो यदि मान लो यहां पर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग, और यदि मैंने लिख दिया सपोज a इंटू इंटू 2, ठीक है, a इंटू इंटू 2, सो दिस इज बेसिकली वॉस, मान लो सपोज a की वैल्यू 5 है, ओके, मान लो a की वैल्यू 5 है और b जो भी है, तो इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, 5 इंटू 5, दिस इज व्हाट 5 इंटू 5, राइट। एंड लेट्स सी कि 5 इंटू 5 का आंसर आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसको रन करते हैं यू विल गेट द रिजल्ट 25। तो एक्चुअली दिस इज यूज फॉर पावर, कि a टू द पावर 2 मतलब 5 इंटू 5, ओके। यदि सपोज मैं यहां पर इसको कर देता हूं, ओके, अब चलिए कुछ असाइनमेंट की बात है, ठीक है। सो लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, राइट। कि यदि मैं मान लो यहां पर लिखता हूं a इंटू 2, ठीक है, a इंटू 2 into 2, okay, let me know what is the output, a into 2 and the value of a is suppose okay 4, ठीक है। what is the output, इसका आउटपुट क्या होगा, फटाफट बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का आउटपुट क्या होगा, सेकंड लाइन, a into 2 into 2, ओके। तो हमेशा ध्यान रखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना। चलिए बताइए मुझे आउटपुट क्या होगा, वीडियो पॉज करिए और बताइए मुझे, राइट। द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज, कमेंट कर दिया, ओके। तो इसका आउटपुट होगा, पहले आप देखिए 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 एंड दैट इज व्हाट 64। तो सेकंड लाइन पे जो आउटपुट आपको मिलेगा दिस इज 64, ओके। तो आई होप आपको मल्टीप्लाई में और डबल मल्टीप्लाई में डिफरेंस समझ में आया होगा कि दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर, राइट। कि जब भी एक नंबर की पावर कैलकुलेट करना है सो दैट वी विल गो फॉर दिस ऑपरेटर, और यदि आपको लगता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है सो यू विल गो फॉर दिस ऑपरेटर इनटू, ओके। तो अब आप देखिए देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन जो हम यहां पर इन ऑपरेटर्स को लेके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले भी आपने कई सारे प्रोग्राम हमने बनाए, लाइक यदि मैं आपसे बोलता हूं चलिए कि मुझे एक टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, राइट। तो अब देखिए टेम्परेचर कन्वर्ट, ये मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है कि जहां पर आपके पास एक टेम्परेचर है 12.5 और इसको कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, F
इक्वल टू C इंटू 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम जिससे आप टेम्परेचर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखिए इनटू का यूज है, मल्टीप्लाई, और ये आप ध्यान रखिए अभी हम बात करते हैं प्रायोरिटीज ऑफ ऑपरेटर क्या होती है, राइट। कि यदि मान लो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है ए इंटू, है ना, सपोज अगर आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, सपोज ए या सपोज 5 इंटू 3, ओके, प्लस 4, तो अब क्वेश्चन आता है सर इसमें सॉल्व किस तरीके से होगा ये। ओके, तो आप देखिए इसका आउटपुट आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक, व्हाट द रिजल्ट यू विल गेट 19, है ना। इसको तो खैर हम कमेंट कर देते हैं अभी। यहां पर मुझे 19 मिल रहा है, इसका मतलब है पहली प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 4 19, राइट। लेकिन यदि मान लो यहां पर मैंने लिखा 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 या 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, तो इस केस में आप देखिए 5 इंटू 2 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, व्हाट इज द आंसर आई विल गेट हियर 5, राइट। रीजन इज दैट कि जब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों होते हैं तो इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो फिर आपको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। ओके, नाउ टेल मी, चलिए अब आप मुझे बताएं 7 प्लस 3, ठीक है, इंटू 5, व्हाट इज द आउटपुट, 7 प्लस 3 इंटू 5, टेल मी व्हाट इज द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, देखिए आप, व्हाट इज द आउटपुट आई विल गेट हियर 22। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पहले 7 प्लस 3 नहीं हुआ, पहले मल्टीप्लाई हुआ है 5 इंटू 3 एंड दैट इज व्हाट 15, 15 प्लस 7 22। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी ऑपरेटर मल्टीपल ऑपरेटर आते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होते हैं आपके, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ एन ऑपरेटर, राइट। कि यदि आप मल्टीपल ऑपरेटर देखोगे तो आपको प्रायोरिटी कैसे देखना है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ ब्रैकेट मैं यहीं पे रखता हूं। देन सेकंड प्रायोरिटी पे होते हैं आपके, ये कमेंट हम ऐसा कर देते हैं स्लैश स्टार स्टार स्लैश, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। ओके, देन सेकंड प्रायोरिटी पे कौन होते हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे आपको होता है इनटू, डिवाइड और इनटू। ठीक है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम रहेगी, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन है, ब्रैकेट, चाहे वो कोई भी ब्रैकेट हो। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट, देन डिवाइड मल्टीप्लाई। ओके, देन थर्ड प्रायोरिटी पे होते हैं आपके प्लस और माइनस। ठीक है, देन थर्ड प्रायोरिटी गोज टू प्लस एंड माइनस, राइट। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड दिस ऑल आर द सेम प्रायोरिटी, राइट। ये जो ऑपरेटर है, यदि ये ऑपरेटर एक साथ होते हैं तो फिर आपको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है, राइट। लेकिन अगर ब्रैकेट है तो फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। तो ये प्रायोरिटीज आप ध्यान रखिए कि कोई भी ऑपरेटर को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यू शुड नो दैट द प्रायोरिटी ऑफ दिस ऑपरेटर की कब आपको ब्रैकेट सॉल्व करना, चाहे वो कोई भी ब्रैकेट हो, राइट। This all brackets is having the same priority. Okay, then second priority, third priority, I hope you can understand. Okay, तो अब यदि मान लो मैं आपसे बोलता हूं, लेकिन अब यहां पर आप देखिए अगर हम प्रायोरिटी के हिसाब से चले तो चलिए, मैंने अगर आपसे पूछा लेट ए इक्वल टू 7 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4, ओके, प्लस 7। ओके, नाउ लेट मी, व्हाट इज द आउटपुट, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। ओके, वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए एंड लेट मी नो द आंसर। कि यदि मैं ए को प्रिंट करता हूं तो व्हाट इज द आउटपुट आई विल गेट हियर। यदि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड द वैल्यू ऑफ ए, कंसोल डॉट लॉग ए, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, तो देखिए इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 10 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 7 एंड दैट इज व्हाट 26। आई होप इसका आउटपुट आना चाहिए 26। ठीक है, लेट्स सी, ये आया 26। तो आई होप आपको समझ में आया कि यहाँ पहले डिवाइड हुआ, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों सेम प्रायोरिटी पे है, तो लेफ्ट टू राइट हमने सॉल्व किया। तो डिवाइड पहले हुआ, जब दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो आपको लेफ्ट टू राइट चलना है, जो पहले मिलेगा वो पहले सॉल्व होगा। अब इस केस में चलिए, यदि मैं बोलता 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5, ठीक है, एंड देन माइनस 4, then what is the output? In this case, what is the output? 10 into 2 20, 20 divided by 2 10, 10 plus 5 15, 15 minus 4 and that is 11. तो आउटपुट इसका क्या आएगा 11। लेट्स सी, ये देखिए आप 11 आया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी ऑफ एन ऑपरेटर के ऑपरेटर जब भी आपको सॉल्व करना है, प्रायोरिटीज ऑफ ऑपरेटर आपको क्या रखना है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। अब इसके बाद आप देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दिस, कि यदि मान लो इन ऑपरेटर को मैं यूज करता हूं प्रायोरिटी, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो हम एक एक करके सारे छोटे छोटे से एग्जांपल देख रहे हैं जिससे आपको यह अरिथमेटिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके,
अब यदि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, सपोज इस प्लस के बारे में अगर हम सोचे तो अगर हम लिखते हैं 50 + 10, ओके, एंड सपोज मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग सपोज 50 + 10, है ना। इन दोनों में डिफरेंस आप समझना, यहां मुझे आउटपुट मिलेगा 60, लेकिन यहां पर मुझे आउटपुट मिलेगा 5010। रीजन इज दैट ये जो प्लस ऑपरेटर है ये यहां पर परफॉर्म कर रहा है एडिशन, और यहां पर ये परफॉर्म कर रहा है कॉन्केटिनेशन। दिस इज कॉन्केट मतलब मर्जिंग। तो अब देखिए आंसर आपको क्या मिलेगा, लेट्स सी, 50 + 10 दैट इज 60, बट दिस वन इज 5010। व्हाई इट इज 5010? बिकॉज इट्स अ कॉन्केटिनेशन। तो प्लस ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में एडिशन भी करता है और कॉन्केटिनेशन भी करता है। इट परफॉर्म बोथ द थिंग्स, कि आप एडिशन के लिए भी इसको यूज करेंगे और कॉन्केटिनेशन के लिए भी इसको यूज करेंगे। लेकिन यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा कंसोल डॉट लॉग 50 + 10, देन व्हाट इज द आउटपुट? अब इसका आउटपुट क्या होगा? ओके, तो यहां पर आप देखिए यह आउटपुट आपको मिलेगा अगेन 5010। रीजन इज दैट any one is a string, then it performs a concatenation कि 50 plus anything, it's a string format में अगर ये कुछ भी है, so this is a concatenation। तो anything plus string, यदि आप इस तरीके से लिखते हैं 10 + 50, then again it's a 1050। ये देखो इसका आउटपुट आएगा 1050। ओके, बट नाउ लेट मी नो, मतलब देखिए आप, अब मैं अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं कंसोल डॉट लॉग 40 + 20 + 10, then what is the output? बताइए मुझे, what is the output? Okay, is this 402010? Okay, or is this 6010? ठीक है, इसका आउटपुट आपको मिलेगा 6010। देखिए आप 6010। Why it is 6010? क्यों 6010 आया? बिकॉज यहां पर प्लस ऑपरेटर जिन दो ऑपरेंड के बीच में है, देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, प्लस ऑपरेटर को अगर दोनों ऑपरेंड नंबर मिलेंगे तो वो एडिशन करेगा, और अगर एक भी स्ट्रिंग मिली तो वो कॉन्केटिनेशन कर देगा। तो ये प्लस ऑपरेटर के इस केस में दोनों ऑपरेंड क्या है? दिस बोथ ऑपरेंड्स आर नंबर। तो इफ बोथ आर नंबर देन इट परफॉर्म्स एडिशन ऑपरेशन। लेकिन अगर एक भी इसके बाद इसको यहां पर मिला 60, लेकिन 60 के बाद मतलब पहला एडिशन क्या हुआ? 60 + 10, तो इट इज एक्चुअली 60 + 10, दिस इज एक्चुअली 6010। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आप समझिए। ओके, तो यहां पर आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यदि मैंने लिखा, मान लो है ना, सपोज इस केस में अगर मैं ठीक क्वेश्चन आपसे अपोजिट पूछता हूं कि नाउ इफ इट इज 10 + 40 + 20, नाउ व्हाट इज द आउटपुट? 10 + 40 + 20। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए जितने असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे उतना आपका परफेक्शन आएगा। मतलब मैं तो आंसर बताऊंगा, बट ट्राई टू, और इसके लिए आप अभी सिस्टम मत यूज करिए, जस्ट राइट इन ए कॉपी किसका आउटपुट क्या होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है ना, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझना है। व्हाट इज द आउटपुट? इसका आउटपुट आपको मिलेगा 104020। ठीक है, लेट्स सी 104020। अब क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि पहला क्या है? स्ट्रिंग प्लस एनीथिंग इज कॉन्केटिनेशन। तो यहां पर क्या हुआ? पहली वैल्यू मिली उसको 10 विच इज एन स्ट्रिंग के साथ उसने कॉन्केट किया किसको? 40 को। सो दिस वन इज 1040। फिर इसके साथ इसने 20 को भी कॉन्केट कर दिया, तो इट इज 104020। और आप देखिए इनसे रिलेटेड बहुत से ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं जो इन ऑपरेटर से रिलेटेड है, जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर से रिलेटेड है। तो जो हमारा प्लेसमेंट रेडी कोर्स आप देखेंगे तो वहां पर आपको प्लेसमेंट रेडी कोर्स में बहुत सारे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि इन ऑपरेटर्स को लेकर हमने बात की है। गॉट इट? तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कब क्या आंसर आपको मिलेंगे, है ना। तो इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि कब प्लस का क्या यूज है, माइनस का क्या यूज है। ओके, सिमिलरली अब आप देखो, यदि मैं यहां पर लिखता हूं सपोज कंसोल डॉट लॉग, यदि मैंने लिखा मान लो 40 - 10, व्हाट इज द आउटपुट? नो डाउट सर आंसर इज 30, है ना। अपन माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबके लिए बात करते हैं। 40 - 10 आंसर इज 30, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, यू विल गेट एन आंसर 30 है। ओके, लेकिन सर 40 - 30, 40 - 10, ओके, अगेन दिस इज 30, क्योंकि यहां पर अब आप समझना ये कॉन्केटिनेशन नहीं है। यहां पर ये जो माइनस ऑपरेटर है, whether it finds the numerical string or
स्ट्रिंग, इट परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, राइट। लेकिन सर दोनों माइनस हुए तो मतलब नाउ व्हाट इज द आउटपुट? तो इस केस में आपको मिलेगा n, सॉरी नहीं, इट्स अ 30, राइट। रीजन इज दैट क्योंकि यहां पर ये प्लस एक्चुअली देखा जाए ना तो क्वेश्चन ये है सर ये स्ट्रिंग को सेपरेट कैसे कर रहा है? तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशंस आर एक्चुअली समटाइम्स वी से दैट दिस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इवन द प्रोग्रामर इवन नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस थिंग इज हैपेंड, क्योंकि ये कई बार बग्स के केस में भी आता है कि स्ट्रिंग का सब्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि द वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, लेकिन जावास्क्रिप्ट इज कंसीडर दिस थिंग एज एन न्यूमेरिकल स्ट्रिंग। तो वो माइनस के केस में, केवल प्लस के केस में वो कॉन्केटिनेशन करेगा, ओके। लेकिन यदि मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया तो सर नाउ इट इज मल्टीप्लाई 40 into 10, ओके, सो यू विल गेट रिजल्ट 400 ईयर। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि अगर नंबर है तो फिर ये प्लस नंबर के केस में कॉन्केटिनेशन करेगा स्ट्रिंग में, रिमेनिंग इज एडिशन। लेकिन अगर बाकी के ऑपरेटर है लाइक माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सो वेदर यू आर राइटिंग स्ट्रिंग और नंबर, इट परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। लेकिन यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं, ओके, कंसोल डॉट लॉग, ओके, नाउ टेल मी 40 minus 10 plus 40, what is the output? 40 minus 10 plus 40, फटाफट कमेंट करिए और मुझे आउटपुट बताइए, what is the output? Okay, the output of this code is, see this one, 3040। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है सर, 3040 कहां से आ गया? 40 minus 10 30, 30 plus 40 70 आना चाहिए, राइट। अरे बच्चे 40 minus 10, इसको तो उसने 30 किया, लेकिन फिर उसको प्लस मिला स्ट्रिंग के साथ, तो इसने 30 को कॉन्केट कर दिया 40 के साथ, तो आंसर इज 3040, ओके। और अब एक और सॉल्व करते हैं। यदि मैंने आपसे बोला कंसोल डॉट लॉग, ओके, हेलो प्लस इंदौर, सपोज, व्हाट इज द आउटपुट? हेलो प्लस इंदौर, इट इज हेलो इंदौर, क्योंकि प्लस से कॉन्केटिनेशन करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, यू विल गेट द रिजल्ट हेलो इंदौर, ओके। सी दिस वन, दिस इज हेलो इंदौर। लेकिन सर अगर मैंने यहां माइनस कर दिया, अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? हेलो माइनस इंदौर, दिस इज NaN, नॉट अ नंबर, यहां पर दे देगा NaN, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब भी होगा स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल होना या नंबर होना जरूरी है। तो यहां पर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन इस केस में हेलो तो स्ट्रिंग है ना, और स्ट्रिंग में सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो दिस इज NaN, नॉट अ नंबर, है ना। NaN का मतलब आप समझना कि फॉर परफॉर्मिंग दिस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन द ऑपरेटर रिक्वायर्ड नंबर्स, लेकिन उसका कहना है हेलो एंड इंदौर इज नॉट अ नंबर, तो इसने आपको क्या बोल दिया? NaN। तो ये सब ऑपरेशंस आप, अभी मैंने प्लस के लिए बताया, मल्टीप्लाई पे आप अप्लाई करके देखिए, डिवाइड पे आप अप्लाई करके देखिए, राइट। और मॉड का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आएगा कि मॉड क्या करता है, इट प्रोवाइड यू द रिमाइंडर। तो देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन जहां पर हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है। जैसे एक नंबर इवन है ऑड है, कैसे पता करेंगे? तो वहां पर आपको रिमाइंडर चाहिए, गॉट माय पॉइंट। तो सच टाइप ऑफ ऑपरेटर लाइक मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक, ये आपको रिमाइंडर देगा। और प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ एन ऑपरेटर, की कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या होती है। एंड दिस आर द सिंपल स्मॉल एग्जांपल जिससे हमने ये समझा कि आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से कोड एग्जीक्यूशन करेंगे। तो आई होप ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। स्पेसिफिक सम ऑपरेटर लाइक मल्टीप्लाई और डबल मल्टीप्लाई में क्या डिफरेंस है ना। तो वन इज मल्टीप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज फॉर पावर कैलकुलेशन। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस टॉपिक की क्विज ये है कि जावास्क्रिप्ट पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है और क्यों ये इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर, कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? तो आप देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा यूज होते हैं जब भी हमें प्रोग्राम में वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, राइट। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास ग्रेटर देन, टू फाइंड आउट द ग्रेटर बिटवीन टू वैल्यू, है ना। रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास लेस देन, टू फाइंड आउट द लेस बिटवीन टू वैल्यूज, इवन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, राइट। तो ये एक मेजर क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। यदि आप में से कोई प्रीवियस लैंग्वेज पढ़े है, अगर आपने मान लो जावा पढ़ी है या सी पढ़ी है, तो वहां पर हमने डबल इक्वल टू तो पढ़ा है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया होगा जावास्क्रिप्ट में, तो बिल्कुल देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, आपका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही होगा। तो इन ऑपरेटर को जनरली हम
उन प्रोग्राम में ज्यादा यूज करते हैं जहां पर आपको ट्रू या फॉल्स पर एग्जीक्यूशन करना होता है, लाइक इफ में, लूप में, ओके, जहां पर आपके रिजल्ट जो है वो ट्रू और फॉल्स डिपेंडेंट होंगे, राइट। लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि इन ऑपरेटर को लेके कुछ पजल्स क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इनके रिजल्ट आपको किस तरीके से मिलेंगे। तो आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको रिजल्ट हमेशा ट्रू और फॉल्स में मिलेंगे। तो यदि मैंने लिखा मान लो 50 या 500 इक्वल टू 500, तो यहां पर ये क्या चेक करेगा, क्या 500 की वैल्यू 500 की इक्वल है। इफ इट इज ट्रू तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ठीक है, ट्रू, राइट। यहां पर फिलहाल हम ग्रेटर देन से शुरू करते हैं। तो आप देखिए, यदि मैंने लिखा सपोज 500 ग्रेटर देन 50, ओके, तो ऑब्वियसली बात है 500 की वैल्यू 50 से ग्रेटर है, ओके, तो यहां पर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू। देखिए मैं एक साथ पहले सारे ऑपरेटर लिख देता हूं, 500 लेस देन 50, ओके, देन 500 ग्रेटर देन 500, ओके, देन 500 लेस देन 500, ओके। तो एक साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। 500 ग्रेटर देन 50 दैट इज ट्रू, 500 less than 50 that is false, greater than 500 that is false and less than 500 that is false। तो यहां पर आप देखिए आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, you will get true false false false, right, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू केवल ट्रू है। अब यहां पर अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ट्रू चाहिए ग्रेटर और इक्वल दोनों पे, सो दैट वी विल गो फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब आपको ट्रू मिलेगा यदि फर्स्ट वैल्यू, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि these are the relational ऑपरेटर, लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर है, लेकिन ये कैटेगरी कौन सी है ऑपरेटर की, जैसे मैंने आपको याद है लास्ट टाइम बताया था कि ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। तो ये जो ऑपरेटर है दिस इज अ कैटेगरी ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, मतलब इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 ऑपरेंड की होगी। विदाउट 2 ऑपरेंड दिस ऑपरेटर कैन नॉट परफॉर्म एनी एग्जीक्यूशन, राइट, ओके। तो यदि आप देखिए 500 ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 इट रिजल्ट इज ट्रू, लेस देन और इक्वल टू 500 रिजल्ट इज ट्रू। तो जब आपको ग्रेटर और इक्वल दोनों पे ट्रू चाहिए तो फिर हम ग्रेटर देन इक्वल टू को यूज करते हैं। जहां पर केवल ग्रेटर देन पे ट्रू चाहिए होगा वहां पर हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज करेंगे। अब यहां पर एक और चीज समझिए, ठीक है, या चलिए पहले मैं कंपैरिजन बताता हूं, अभी मैं डबल इक्वल टू के बारे में बताता हूं और इसको लेके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी करेंगे अभी, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। यदि मैंने आपसे बोला 50 इक्वल टू 50, मतलब जहां पर आपको देखिए ना ग्रेटर पे ट्रू चाहिए ना लेस पे, आप चाहते हैं सर जब 2 वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल हो तभी मुझे ट्रू मिले, सो दैट वी विल गो फॉर दिस डबल इक्वल टू ऑपरेटर। एंड यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, ये जो ऑपरेटर है सिंगल इक्वल टू, ये भी एक क्वेश्चन आता है, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है ना, दिस इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ओके। और एक क्वेश्चन आता है सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, डिफरेंस बिटवीन दिस 3, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए पहले आप इन ऑपरेटर को समझिए, डिफरेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए ये जो सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर है दिस इज बेसिकली एन असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो यदि आप लिखेंगे 50 असाइन 50 तो ये तो कोई क्वेश्चन मतलब एग्जीक्यूशन ही नहीं है, एरर आएगी, क्योंकि असाइनमेंट हमेशा किसी न किसी वेरिएबल में होता है। तो यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा फॉर एग्जांपल, आप देखिए दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, लेट यदि मैं लिखता हूं a इक्वल टू 50, राइट, तो यहां पर समझ में आता है कि a की वैल्यू कितनी है, सपोज 50, ओके। और यदि मैं आपसे पूछता हूं ओके कंसोल डॉट लॉग a इक्वल टू 50, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग a इक्वल टू 50, राइट। अब यहां पर आप समझिए कि यदि आपने लिखा a इक्वल टू 50 इट मींस यू आर एक्चुअली असाइन 50 टू a, ये वही स्टेटमेंट है जो यहां आपने लिखी है, ओके। तो अब देखिए यदि मैं इसको कमेंट करता हूं, अभी आई विल जस्ट कमेंट दिस कोड, ओके। केवल इस पर फोकस करिए कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। सिंगल इक्वल टू को हम बोलते हैं इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये असाइन करता है। तो अगर आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग a इक्वल टू 50 तो यहां पर आपको 50 मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्टली आपने 50 को a में असाइन किया है, राइट। लेकिन यदि मान लो मैंने बोला a इक्वल टू 50, सो नाउ इट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये कंपेयर करेगा क्या a की वैल्यू 50 के इक्वल है, और अगर यस तो आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू, सी दिस वन, नाउ यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर। तो ये डिफरेंस आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है ना। अब यहां पर आप देखिए सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू के डिफरेंस को भी हमने समझा, लेकिन यदि सपोज में यहां पर अभी मैं ट्रिपल इक्वल पे तो आ ही नहीं रहा हूं, राइट। यदि मान लो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ओके a की वैल्यू 50 है, b की वैल्यू भी 50 है और c की वैल्यू भी 50 है, ठीक है, a is 50, b is 50 and c is 50, ऑल दिस आर असाइनमेंट, ओके।
अब यदि मैं बोलता हूं आपसे console.log, है ना, समझना इसको, console.log a इक्वल टू बी, ठीक है, a इक्वल टू बी, आप बोलोगे सर ट्रू, बिल्कुल सही, आप देखो रिजल्ट आएगा ट्रू, यहां पे यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू। ओके, यदि मैं लिखता हूं a इक्वल टू सी, आप बोलोगे सर अगेन इट इज ट्रू, बिल्कुल सही, आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे ट्रू मिलेगा। पर यदि मैं आपसे बोलता हूं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, फटाफट कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए कि अगर a भी 50 है, b भी 50 और c भी 50 है, व्हाट इज द रिजल्ट यू विल गेट हियर, इज इट ट्रू और फॉल्स? यहां पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा? यहां पर अगर आप इसको रन करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट फॉल्स, ये देखिए आप, यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। अब क्वेश्चन है सर फॉल्स क्यों, जबकि तीनों वैल्यू सेम है तो रिजल्ट फॉल्स क्यों आ रहा है, राइट? तो यहां पर फॉल्स इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि जब आप कंपैरिजन करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो कभी भी तीन वैल्यूज एक साथ कंपेयर नहीं होती हैं। पहला कंपैरिजन हुआ ए का बी के साथ, तो जब ए को बी से कंपेयर किया गया तो यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिला, ट्रू। ट्रू मतलब 1, इंटरनली इट इज एक्चुअली 1, ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है, राइट? तो यहां पर जब 1 कंपेयर हुआ 50 के साथ तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा ना, बात समझ में आई? तो यहां पर आपको रिजल्ट फॉल्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि ए कंपेयर हुआ बी के साथ फर्स्ट तो रिजल्ट आया ट्रू, ट्रू मतलब 1, और 1 कंपेयर हुआ 50 के साथ विच इज फॉल्स, तो दैट्स व्हाई द रिजल्ट यू विल गेट द रिजल्ट फॉल्स हियर, गॉट इट? लेकिन आप देखिए यदि मैं सी की वैल्यू 1 कर देता हूं, नाउ द रिजल्ट इज, फटाफट कमेंट करिए, सेकंड कमेंट करके बताइए, अगर सी की वैल्यू 1 है सो सेकंड टाइम यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर, अब आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, ये देखिए आप। तो यहां पर ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा कि जब भी आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कभी भी तीन वैल्यू का एक साथ नहीं होता है, इवन दो आप देखिए ये चेनिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। यदि मैं आपसे बोलता हूं ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 0 है, और यदि मैं लिखता हूं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, बताइए मुझे क्या आउटपुट आएगा? टेल मी, फटाफट कमेंट करिए। देखिए जितना इंटरेक्टिव रखेंगे आप इस सेशन को आपको उतना मजा आएगा पढ़ने में। तो आपके लिए ऐसे छोटे छोटे से पजल्स असाइनमेंट मैं लाता रहूंगा, बस आपको इनको आंसर करके बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, यदि आप सोच रहे हैं सर इसका आंसर एरर आएगी या 0 आएगा या 1 आएगा, आंसर इज 1 हियर, इसका आंसर आपको मिलेगा ट्रू। ठीक है, ट्रू क्यों मिलेगा, सी दिस वन, द आंसर इज ट्रू। अब ट्रू क्यों मिला समझ में आया, क्योंकि पहले इसने कंपेयर किया ए को बी के साथ, 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1, और 1 ग्रेटर देन 0 दैट इज ट्रू, तो रिजल्ट इज ट्रू। तो समझ में आया, पहली वैल्यू कंपेयर हुई क्या और फिर कंपैरिजन क्या हुआ, 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, तो पहली वैल्यू मिली 1 एंड 1 ग्रेटर देन 0 दैट इज ट्रू, तो रिजल्ट इज ट्रू हियर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए और आप देखिए आपको रिजल्ट्स किस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल मिलेंगे यहाँ पे, राइट? अब यदि मान लो मैं आपसे बोलता हूं ओके, ये तो हमने ठीक है ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू की बात की, लेकिन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, अब आप समझिएगा, इसको मैं कमेंट करता हूं, ठीक है? तो आई होप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, इनमें आपको डिफरेंस अभी समझ में आया है। लेकिन अब यहां पर आप देखिए यदि मैं बोलता हूं 50 इक्वल टू 50, ठीक है, अब एक वैल्यू यहां पर मेरे पास इंटीजर और सेकंड वैल्यू मेरे पास यहां पे स्ट्रिंग है, लेकिन जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे रिजल्ट ट्रू मिलेगा, आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर। अब ट्रू क्यों मिला, उसका रीजन ये है कि जब आप डबल इक्वल टू से जावास्क्रिप्ट में कंपेयर करते हैं तो ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर केवल वैल्यू देखता है, इट इज ओनली चेक द वैल्यू, इट डजंट मैटर कि वो वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है या न्यूमेरिकल स्ट्रिंग है। तो ये डेटा टाइप को नहीं देख रहा है, ये केवल वैल्यू को चेक कर रहा है कि यहां पर भी 50 है, फर्स्ट ऑपरेंड इज 50, सेकंड ऑपरेंड इज 50, सो द फाइनल रिजल्ट इज 50। तो यहां पर जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 50 मिलेगा। समझना ध्यान से, बहुत फोकस्ड होके, राइट? लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे बाकायदा वैल्यू के साथ डेटा टाइप भी कंपेयर कर रहा है कि ये मुझे ट्रू तब मिले जब दोनों की वैल्यू भी सेम हो और दोनों के डेटा टाइप भी सेम हो। अभी आप समझ रहे हैं ना, पहली वैल्यू 50 है लेकिन डेटा टाइप नंबर है, दूसरी वैल्यू 50 है लेकिन डेटा टाइप स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू के साथ डेटा टाइप को भी कंपेयर करे, जो ये अभी नहीं कर रहा है, ये अभी केवल वैल्यू कंपेयर कर रहा है, अगर मैं यहां पर नो डाउट लिखूंगा 50 500 सो दैट आई विल गेट द रिजल्ट फॉल्स, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी उसने वैल्यू को कंपेयर किया। लेकिन अगर आप चाहते हैं विद डेटा टाइप वैल्यू कंपेयर हो, then go for triple equal to. This is the difference between double equal to and triple equal to. Double equal to is only compares the value, while triple equal to compares the value with its data type. तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा false. Now you will get false here.
तो जब भी आपको वैल्यू और डेटा टाइप दोनों के साथ कंपैरिजन करना है, सो दैट यू विल गेट दिस ऑपरेटर, राइट। इवन दो आप देखिए, ये तो हमने बात की डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस की। यदि मैं यहां पर लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं आपसे बोलता हूं ओके 15 नॉट इक्वल टू 10, 15 नॉट इक्वल टू 10, विच इज ट्रू, 15 नॉट इक्वल टू 10, यस इट्स अ ट्रू। अरे 15 नॉट इक्वल टू 10 है ना, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सी दिस वन, यू विल गेट ट्रू हियर, ठीक है। लेकिन यदि मैं बोलता हूं 15 नॉट इक्वल टू 10, तो ये भी कंपैरिजन वही कर रहा है, राइट। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यदि मैं बोलता हूं 15 नॉट इक्वल टू 15, 15 नॉट इक्वल टू 15 इज फॉल्स। अरे आप देखिए, तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि कंपैरिजन उसने किस तरीके से किया, गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं, सो लेट्स गो फॉर दिस वन एंड लेट्स सी, ये देखिए आप, तो अब आपको क्या मिला, ट्रू हियर, राइट। तो रीजन इज दैट वंस यू गो फॉर दिस ऑपरेटर, सो द एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा टाइप एज वेल एज, मतलब यहां पर टाइप के साथ डेटा टाइप और वैल्यू दोनों कंपेयर कर रहा है वो, है ना। तो जब भी आपको लगता है कि आपको वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को कंपेयर करना है, तो आप ट्रिपल इक्वल टू या नॉट डबल इक्वल टू पे जाइए, और अगर आपको लगता है आपको केवल वैल्यू कंपेयर करना है, सो दैट यू विल गो फॉर डबल इक्वल टू ऑपरेटर, राइट। तो ये अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं किन ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर की। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए, गॉट माय पॉइंट। तो यदि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो फिर आगे जाके आपको इनके इंप्लीमेंटेशन कहां मिलेंगे, हम इनको इफ के साथ यूज करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इनको हम यूज करेंगे, इनको हम यूज करेंगे लूप के साथ। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी, अभी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं इफ 50 ग्रेटर देन 10, है ना, तो यहां पर आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग सपोज हेलो, है ना, और यदि आपने इसके एल्स में लिख दिया, तो यहां पर आप लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग सपोज बाय। तो इस तरीके की जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, सो दैट वी विल गो फॉर सच टाइप ऑफ एन ऑपरेटर, वहां पर हम इन ऑपरेटर को यूज करेंगे। सी दिस वन, यू विल गेट द रिजल्ट हेलो हियर बिकॉज द वैल्यूज इज ट्रू। लेकिन अगर मैं वही बात बोलूं आपसे 50 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 10, तो रिजल्ट इज बाय आ जाएगा, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1 एंड 1 ग्रेटर देन 10 दैट इज फॉल्स, तो रिजल्ट आपको बाय मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पजल्स इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि किस तरीके से आपके रिलेशनल ऑपरेटर एक्चुअली एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं। तो आई होप यहां पर आपको रिलेशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आपको कब किस रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करना, और स्पेसिफिकली सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। आज हम देखेंगे अनदर इंपॉर्टेंट ऑपरेटर एंड दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और बहुत कंफ्यूजिंग ऑपरेटर भी है, राइट। इस ऑपरेटर की सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं कि जब आप इस ऑपरेटर को समझेंगे ना, तो आपको लगेगा सर कितने तो सिंपल है, आप बोल रहे थे अननेसेसरी कि इतने कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ में बड़ी आसानी से आते हैं। लेकिन जब इन ऑपरेटर को लेके आप कोड एग्जीक्यूशन करेंगे, तब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, और इनसे रिलेटेड मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस्ड होकर इन ऑपरेटर के बारे में समझिए कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। पहले इंक्रीमेंट समझते हैं, फिर हम डिक्रीमेंट पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आपको इंक्रीमेंट समझ में आ गया तो डिक्रीमेंट आप 5 मिनट में समझ जाओगे, है ना। तो ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। तो यहां पर हम increment.js के नाम से एक फाइल बनाते हैं एंड सी दिस वन। पहली बात आप इन ऑपरेटर के बारे में आप समझना कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, प्री और पोस्ट, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो यदि मैं मान लो मैं यहां पर लिखता हूं a इक्वल टू 10, ठीक है, तो यदि हमने लिखा है, अच्छा पहली इंपॉर्टेंट चीज, इट्स अ यूनरी कैटेगरी, ये जो ऑपरेटर है ये यूनरी कैटेगरी के होते हैं, ओके। तो यहां पर अगर मैंने लिखा प्लस प्लस ए, ओके, यदि मैंने लिखा है प्लस प्लस ए, सो दिस इज व्हाट प्री इंक्रीमेंट, कि ये जो ऑपरेटर है ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, राइट। क्योंकि यहां पर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड के पहले यूज किया है, ओके, कि हियर यू कैन यूज दिस ऑपरेटर बिफोर एन ऑपरेंड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। और यदि मैंने लिखा है ए प्लस प्लस, तो हियर वी से दैट इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि यहां पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद में यूज किया है, राइट। अब एक्चुअली आप इसको समझेंगे तो अब देखिए,
प्लस प्लस ए का मतलब भी होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन। अगर मैं इसको देखूं तो प्लस प्लस ए का मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस वन, और ए प्लस प्लस का मतलब भी होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन। अब ये स्टेटमेंट बड़ा कंफ्यूज करता है कि सर दोनों का मतलब ए इक्वल टू ए प्लस वन है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? तो यहां पर अगर आप देखिए केवल इंक्रीमेंट करना है, मतलब अगर मैं लिखता हूं प्लस प्लस ए और यहां पर इसके बाद अगर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग एंड द वैल्यू ऑफ ए, तो मुझे बिल्कुल आंसर 11 ही मिलेगा। अगर मैं इसको रन करता हूं आई गेट द रिजल्ट 11 हियर। बहुत ध्यान से समझिएगा, ओके। और यदि मैं ए प्लस प्लस करता हूं तब भी मुझे रिजल्ट 11 ही मिलेगा। आई गेट द रिजल्ट 11 हियर। तो फिर क्वेश्चन आता है सर जब दोनों का रिजल्ट 11 ही आ रहा है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट? तो यहां पर आप देखिए कि यदि आप केवल इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यदि मान लो आप इंक्रीमेंट के साथ असाइन भी कर रहे हैं, कि यदि सपोज मैंने लिखा b इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो इस एक स्टेटमेंट को आप दो लाइन में अगर समझो तो इसका पहला मीनिंग है a इक्वल टू ए प्लस वन एंड देन आफ्टर b इक्वल टू ए। मतलब एक्चुअली इंटरनल एग्जीक्यूशन जो इसका हो रहा है वो हो रहा है पहले a इक्वल टू ए प्लस वन एंड देन b इक्वल टू ए। तो समझिएगा प्री इंक्रीमेंट फर्स्ट इंक्रीज द वैल्यू देन असाइन, पोस्ट इंक्रीमेंट फर्स्ट असाइन द वैल्यू देन इंक्रीज। तो यदि मैं लिखता हूं यहां पे प्री बी इक्वल टू प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब है पहले ए में इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 11, और वो जो 11 है ए हुआ 11 और वो जो 11 है वो आपका साइन हुआ बी में, तो बी की वैल्यू भी कितनी हुई 11। मतलब इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझें तो एक्चुअली ये कोड इस तरीके से चल रहा है, इंटरनल एग्जीक्यूशन इस कोड का इस तरीके से चल रहा है, ठीक है? कि फर्स्ट a इक्वल टू ए प्लस वन देन द वैल्यू ऑफ a असाइन इनटू b। और अगर आप इसको देखें तो a इक्वल टू ए प्लस वन मतलब 11, 10 से ये हुआ 11 और 11 असाइन हुआ किसमें, b में। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट आई गेट हियर, राइट? मतलब इसके बाद अगर मैं a को भी प्रिंट करता हूं और b को भी प्रिंट करता हूं तो आई गेट द रिजल्ट 11 11, मुझे आउटपुट मिलेगा 11 11। सी दिस वन, ओके। और यदि मान लो सेम स्टेटमेंट को मैं यहां पर लिखता हूं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ओके। और यदि मान लो मैंने सेम स्टेटमेंट लिखा b इक्वल टू ए प्लस प्लस, सो नाउ इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी मैंने आपको क्या बोला, पोस्ट इंक्रीमेंट फर्स्ट असाइन देन इंक्रीमेंट। तो यहां पर पहले क्या होगा, b इक्वल टू ए एंड देन a इक्वल टू ए प्लस वन, कि पहले b की वैल्यू a की वैल्यू b में असाइन होगी और उसके बाद a बढ़ेगा। तो बच्चे जब पहले वैल्यू असाइन हुई तो कितनी थी a की वैल्यू 10, तो b की वैल्यू होगी 10, लेकिन a में इंक्रीमेंट हुआ है तो a कितना हो जाएगा 11। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को प्रिंट करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 11 एंड 10, 11 एंड 10। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट? तो आप देखिए इसको अगर मैं रन करूंगा सो आई गेट द वैल्यू 11 एंड 10 हियर। तो आई होप डिफरेंस आपको समझ में आया है कि यहां पर पहले इंक्रीमेंट हो रहा है फिर असाइनमेंट हो रहा है, यहां पर पहले असाइनमेंट हो रहा है फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला था यदि असाइनमेंट नहीं हो रहा है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि असाइनमेंट ही नहीं है तो आप प्लस प्लस ए लिखोगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, ए प्लस प्लस लिखोगे तो ही वही रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों में डिफरेंस तब आता है जब वैल्यू असाइन होती है। अब यहां पर आप देखिए यदि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यूज है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो स्क्रीन पे नीचे आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे फटाफट कॉल करिए। 1 to 1 हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करते हैं, ओके। अब सेम कोड आप देखो, ये तो चलिए हमने ए और बी में इंक्रीमेंट किया, राइट? लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इस आउटपुट को प्रिंट करता हूं, ठीक है, मैंने अगर डायरेक्टली इस तरीके से लिख दिया सपोज कंसोल डॉट लॉग, है ना, कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस ए, कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस ए, तो क्या होगा यहाँ पे, है ना? इन तीनों में डिफरेंस आप समझना, कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस ए और कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस, तीनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर ए की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी 10, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। यहां पर पहले इंक्रीमेंट होगा फिर प्रिंट होगा तो वैल्यू ऑफ ए कितनी हो गई 11 और इसके बाद ए की वैल्यू 11 हो गई है। यहां पर क्या होगा, अच्छा एक काम और करते हैं, यही स्टेटमेंट मैं यहां पर भी प्रिंट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, a प्लस प्लस मतलब फर्स्ट द वैल्यू ऑफ a इज 11 जो कि प्रिंट होगी, लेकिन फिर a की वैल्यू हो जाएगी 12, तो यहां मुझे वैल्यू मिलेगी 12। सो आंसर इज 10 देन 11 देन 11 एंड देन 12। ये देखिए आप, अगर मैं इसको रन करता हूं सो आई गेट द वैल्यू 10 एंड देन 11 देन 11 एंड देन 12। तो ये डिफरेंस है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में।
तो कब आपको प्री इंक्रीमेंट को यूज करना है, कब पोस्ट इंक्रीमेंट को, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। लेकिन अब यही ऑपरेटर को लेके कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझिए। ये तो अभी हमने डिफरेंस की बात की, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलता हूं प्लस प्लस 5, व्हाट इज द आउटपुट? कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस 5, फटाफट कमेंट करिए। ओके, अगर आप सोच रहे हैं सर इसका आउटपुट आएगा 6, सो सिंपल, क्या आपने कहा है कि प्री इंक्रीमेंट, दिस स्टेटमेंट शोज एन एरर। ये देखिए आप, यहां पर आपको मिलेगी एरर। नाउ एरर, व्हाई इट इज एन एरर? क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये ऑपरेटर, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इट इज ओनली एप्लीकेबल विथ वेरिएबल, नॉट विथ द कांस्टेंट वैल्यू। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कभी भी कांस्टेंट के साथ वर्क नहीं करता है। तो 5 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। यदि आपको इंक्रीमेंट करना है तो ये भी ध्यान रखिए, 5 प्लस प्लस या 5 दोनों, इन बोथ द केस इट इज एन एरर। ठीक है, दोनों केस में आपको एरर मिलेगी, सीधे इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स ऑपरेशन, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रीफिक्स है या पोस्टफिक्स है, जो भी है ना, मैंने आपको बोला ये प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन इट इज नॉट अप्लीकेबल विथ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द आउटपुट, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं पता है, रटते हैं। प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर असाइन करेगा, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले असाइन करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। अरे बेटा, ये तो देख कि वो वेरिएबल है या कांस्टेंट वैल्यू है। पॉसिबल ही नहीं ना। प्लस प्लस 5 को अगर आप समझोगे तो इसका मीनिंग क्या निकाला हो गया, 5 इक्वल टू 5 प्लस 1। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 5 प्लस 1 6, 6 5 में असाइन हो गया? अरे पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि दिस ऑपरेटर कैन नॉट यूज विथ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, अब यदि मैं आपसे बोलता हूं, चलिए ऑपरेटर तो समझ में आ गए, अब यदि मैं आपसे बोलता हूं बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस, ठीक है, बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, है ना। ए की वैल्यू में यहां लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, ए की वैल्यू 10 है। अब यदि मैं आपसे बोलता हूं ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, फटाफट कमेंट करिए। वीडियो को बिल्कुल पॉज करिए, देखिए जितना इंटरेक्टिव सेशन आप रखेंगे उतनी आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी। तो फटाफट वीडियो को कमेंट करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो यदि आप इसका आंसर देखेंगे तो अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा समझना। कभी भी अगर आपको एक्सप्रेशन में प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिए हैं, ठीक है, कि अगर एक्सप्रेशन और प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट है तो आपको लेफ्ट टू राइट चल रहा है, मतलब आपको लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन करना है। और अगर प्री इंक्रीमेंट मिलता है तो ए की वैल्यू को इंक्रीज करके रखना है, और अगर पोस्ट इंक्रीमेंट मिलता है तो पहले ए की वैल्यू को पुट कर देना है, उसके बाद इंक्रीज करना है। तो क्या हुआ देखो आप यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए की वैल्यू मुझे यहां पर पहले, अरे मुझे तो दो ए को जोड़ना है ना, तो लेकिन प्री इंक्रीमेंट है तो पहले ए कितना हो गया आपका, ए हो गया यहां पे 10 से 11, ठीक है, ए की वैल्यू 10 थी, लेकिन जब आपने प्री इंक्रीमेंट लिखा सो नाउ ए इज 11, और यहां पर आपने रख दिया 11 प्लस, अब यहां पर पहले ए की वैल्यू आएगी, कितनी आई 11, और फिर ए हो गया आपका 12। तो 11 प्लस 11 आंसर इज 22, 22 असाइन हुआ बी में एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 12। तो आंसर वुड बी 12 इज द वैल्यू ऑफ ए एंड 22 इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो देखिए आंसर क्या मिलता है मुझे। ओके, कंसोल डॉट लॉग है यार, ठीक है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, हो जाती हैं। कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंड देन आई विल रन इट। तो अब देखिए 12 एंड 22 इज द आंसर, जैसा मैंने आपको बताया था। तो ये एग्जीक्यूशन आप सॉल्व करके देखिए। ओके, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, फटाफट मुझे इसका आंसर बताइएगा। ओके, यदि मैं यहां पर लिखता हूं, ये मैं कमेंट करता हूं, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड देन बी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए प्लस ए प्लस 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 ए प्लस ए प्लस प्लस। ओके, टेल मी व्हाट इज द आउटपुट, इसका आउटपुट क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए बॉस। जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आप चीजों को समझ पाएंगे, राइट। तो टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर मुझे बताइए कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। ओके, तो आई होप कमेंट आप कर चुके हैं। ओके, और अब देखिए इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, क्योंकि यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि मुझे लग रहा है कि आप केवल टाइम पास के लिए वीडियो को पढ़ रहे हैं, और टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट मत करिए, है ना। टाइम पास करना टाइम वेस्ट ही होता है।
ओके और मैं हमेशा ये बोलता हूँ बॉस, यदि आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कमेंट करिए, आंसर दीजिए, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और ऐसे छोटे छोटे कॉन्फिडेंस हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएंगे, है ना। तो चलिए अब इसका आंसर हम देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, है ना। मैं आगे आगे लिखते जाऊंगा। ए की वैल्यू 5 है। पहले आपको ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है ना। तो क्या रखिए आपने ए की वैल्यू 6, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है। ए कितना हो गया 5 से 6, ठीक है। फिर प्लस, पहले फिर से प्री इंक्रीमेंट है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, तो यहां पर आपने रख दिया 7। फिर से प्री इंक्रीमेंट है तो ए की वैल्यू 8, यहां पर आपने रख दिया 8। फिर से प्री इंक्रीमेंट है, वेरी गुड, तो ए आ जाएगा 9। ओके और फिर है यहां पे देखो 1 2 3, सॉरी 3 प्री इंक्रीमेंट है, तो 6 + 7 + 8 है ना, 6 + 7 + 8। और अब इसके बाद ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले आपको 8 रखना है, फिर ए हो जाएगा 9 बेटर ऑन, राइट। फिर प्री इंक्रीमेंट है, फिर प्री इंक्रीमेंट है, तो यहां पर पहले ए हो जाएगा 10, तो यहां पर आपको रखना है 10, ठीक है। और फिर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहां पर आपको रखना है 10, लेकिन ए हो जाएगा आपका 11। ओके तो यहां पर अगर आप देखेंगे 6 + 7 + 8 + 8, मतलब जो भी आंसर आ रहा है, लेट्स सी रन करके देखते हैं। ओके सी दिस वन, ओके 49, तो आंसर इज 49 एंड दिस इज व्हाट 11। ओके तो ये एग्जीक्यूशन आपको समझ में आया कि यदि आपको एक्सप्रेशन के साथ प्री इंक्रीमेंट दिया हुआ है तो एक्सप्रेशन के साथ आप प्री इंक्रीमेंट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके तो देखिए केवल इन ऑपरेटर को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया प्री इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। इनके लिए जब पजल्स क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हैकेथॉन में जब पूछे जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ओके द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑपरेटर, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है और इससे बहुत सारे एम्पल्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं। और अब जैसा इंक्रीमेंट में हो रहा है सेम डिक्रीमेंट में होगा, सेम, केवल वैल्यू इंक्रीज की बजाय डिक्रीज होगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, अब देखिए एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट कौन है, माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट भी कौन है, माइनस माइनस। माइनस माइनस इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी यूनरी ऑपरेटर है, इसको भी एक ही ऑपरेंड चाहिए, लेकिन प्री डिक्रीमेंट क्या करेगा, समझ में आया, पहले डिक्रीमेंट फिर असाइनमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, पहले असाइनमेंट फिर डिक्रीमेंट, है ना। तो यदि मान लो मैंने यहां पर वैल्यू ली है ए की 10, और अगर बॉस केवल डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस ए में और ए माइनस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर अगर मैंने माइनस माइनस ए के बाद लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड द वैल्यू ऑफ ए, ओके, तो मुझे वैल्यू 9 मिलेगी। लेट्स सी, मुझे वैल्यू 9 मिलेगी। और अगर मैं ए माइनस माइनस भी करूंगा तो भी मुझे वैल्यू 9 ही मिलेगी, क्योंकि इस समय इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट ऑपरेटर है, राइट। लेकिन इनमें डिफरेंस कब आएगा, जब मैं लिखूंगा b इक्वल टू माइनस माइनस ए, b इक्वल टू माइनस माइनस ए। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 9 एंड द b इज 9। तो डिफरेंस का बस कॉन्सेप्ट समझ लो यार। और ये भी ध्यान रखना कांस्टेंट पर ये ऑपरेटर भी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म नहीं करेगा, है ना। अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे माइनस माइनस 6 तो दिस इज एन एरर, लेकिन अगर आपने लिखा b इक्वल टू माइनस माइनस ए, सो द आंसर विल बी 9 एंड 9। इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 9 9, सी दिस वन, ओके। और यदि मैं लिखता हूं a माइनस माइनस, तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 10, सी दिस वन, 9 एंड 10, ओके। क्यों, क्योंकि यहां पर पहले असाइन हुई है ए की वैल्यू बी में, फिर डिक्रीमेंट हुआ है ना। तो पहले ए की वैल्यू बी में असाइन हुई, दैट इज 10, और फिर ए का डिक्रीमेंट हुआ 9, तो 9 एंड 10 विल बी द आंसर। तो ये है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेम कोड है, सेम कॉन्सेप्ट है, ओके। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपसे डिक्रीमेंट के केस में पूछूं, और ये आपके लिए असाइनमेंट है बॉस, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, कमेंट करके आप ही बताओगे मुझे, ठीक है, कि यदि ए की वैल्यू 10 है और यहां पर अगर मैं लिख देता हूं माइनस 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 और माइनस माइनस, तो व्हाट इज द आउटपुट। इसके बाद अगर मैं, सॉरी दिस इज माइनस माइनस, और अगर मैं इसके बाद आपसे बोलता हूं कंसोल डॉट लॉग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, है ना। अब ये तो आप कमेंट करके बताइए, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा इसको, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, आप ही सॉल्व करिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा।
है ना। तो आई होप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होगा। ओके, लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि सर, अरे बॉस उम्मीद ही मत रखना इसको सॉल्व करने की, वो तो आप ही करोगे, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, अब देखिए छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब यदि मान लो आपसे बोला कि सर यदि ए की वैल्यू, इन दिस केस सपोज अगर ए की वैल्यू है मान लो ए, है ना, द वैल्यू ऑफ ए इज ए, तो यदि मैं अभी लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, तो मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल ए, द वैल्यू ऑफ ए इज ए, या मान लो मैंने बी लिख दिया, मत कंफ्यूज हो, बी, ओके, सो आई विल गेट द रिजल्ट बी हियर, मुझे बी मिलेगा, बिल्कुल सही। लेकिन सर अगर मैंने यहां पर प्लस प्लस ए लिख दिया तो तो कैरेक्टर वैल्यू है सर, कैरेक्टर में इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, कैरेक्टर में इंक्रीमेंट होगा तो एन आ जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि मैंने आपको बोला था कुछ नहीं होगा, क्योंकि कारण ये है कि ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड व्हाइल बी इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, है राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर आप स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू एन, इट इज सिमिलर लाइक अगर आप माइनस करते हैं दो स्ट्रिंग को, यदि मैं आपसे बोलता हूँ ओके ए माइनस बी का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, देखा है हमने इसको पहले, अगर आप माइनस लिखेंगे यू विल गेट एन ए नॉट अ नंबर। तो सिमिलरली ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर अगर आप कैरेक्टर के साथ यूज करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू नॉट अ नंबर है, राइट, बिकॉज इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज ओनली यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर्स को अगर इंक्रीमेंट करना है देन इट इज ओके, ठीक है। अब यदि मान लो आपसे बोला जाए सपोज सर ए की वैल्यू है 50, है ना, फिर से मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। ए की वैल्यू है 50, ओके, और बी की वैल्यू है 10, ओके, और यदि मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, और इसके आगे अगर मैंने लिख दिया प्लस प्लस, देखिए आप प्लस प्लस, नाउ व्हाट इज द आंसर, कमेंट करिए, बताइए मुझे क्या आंसर होगा। रिलेशनल ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना, तो ए ग्रेटर देन बी और इसके आगे प्लस प्लस। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां पर सोच रहे होंगे सर आंसर 1 आएगा, 0 आएगा, ट्रू आएगा, प्लस प्लस ट्रू में आंसर 2 आएगा, है ना। कोई लोग 2 भी सोच रहे होंगे, 2 इसलिए क्योंकि a ग्रेटर देन b दैट इज 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज 1, और 1 मतलब 1 और 1 प्लस प्लस 1 दैट इज 2। अरे बॉस एरर आ जाएगी, ठीक है, इन दिस केस यू विल गेट एरर। अरे वही बात है, आप देखिए एरर क्यों आई, एरर इसलिए आई क्योंकि a ग्रेटर देन b 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1, और 1 को आप प्लस प्लस करोगे तो कैसे हो सकता है। मैंने अभी आपको बोला था कि प्लस प्लस ऑपरेटर केवल वेरिएबल पर एप्लीकेबल है, नॉट द कांस्टेंट वैल्यू। तो 50 ग्रेटर देन 10 का रिजल्ट तो 1 आया, लेकिन आपको प्लस प्लस के कारण, आप देखिए यदि प्लस प्लस नहीं है तो आपको 1 मिलेगा, है ना, यू विल गेट द 1 मतलब ट्रू, सॉरी इट्स अ बूलियन वैल्यू ट्रू, लेकिन इसके आगे प्लस प्लस लगा दोगे तो यार ट्रू में इंक्रीमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि 1 में इंक्रीमेंट होगा तो 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स व्हाई द रीजन यू विल गेट एन एरर, ओके। तो आई होप ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपको समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, फटाफट इसको समझिए और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करिए। तो इस टॉपिक की क्विज ये है कि प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आज हम देख रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेटर एंड दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, राइट, कि ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो आप देखिए लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मैंने इसको सेव किया लॉजिकल डॉट जेएस के नाम से, है ना, हम हर ऑपरेटर की अलग फाइल बना रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो होते हैं ये, है ना, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, दिस इज डबल एंड, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ये जो लॉजिकल एंड दिस इज कॉल्ड लॉजिकल और ऑपरेटर, ये दो पाइप का साइन हम लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड पाइप साइन, है ना, ये कहलाता है लॉजिकल और तीसरा ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ये कहलाते हैं 3 जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। लेकिन अब सर इनका यूज क्या है, वेयर वी यूज दिस लॉजिकल ऑपरेटर, जब भी आपके प्रोग्राम में कंडीशंस आती हैं और यदि कंडीशंस एक से ज्यादा है, राइट, कि व्हेन यू हैव मोर देन 1 कंडीशन इन प्रोग्राम, कि जब भी आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशंस होती है, राइट, तो हमेशा ध्यान रखिएगा यदि कंडीशन एक से ज्यादा है
तो आपके कंडीशंस के बीच में या तो हम एंड को यूज करेंगे या और को यूज करेंगे, है ना। नॉट को भी हम थर्ड स्टेप में समझते हैं, ठीक है। तो ये है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ये है लॉजिकल और ऑपरेटर, और ये है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, राइट। तो अब इस लॉजिकल एंड का एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए आप, यदि मान लो मैं आपसे बोलता हूं कंसोल, है ना, इसको ऐसे समझते हैं कंसोल डॉट लॉग, ओके। और फिर इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग, मान लो मैंने आपसे बोला 50 ग्रेटर देन 10, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आप बोलोगे सर 50 ग्रेटर देन 10 रिजल्ट इज ट्रू, इसका रिजल्ट मुझे ट्रू मिलेगा, राइट। लेकिन यदि मान लो एक कंडीशन और है, एंड दिस कंडीशन इज 60 लेस देन सपोज 20, ये दो कंडीशन है, राइट, कि 50 ग्रेटर देन 10 एंड 60 लेस देन 20। तो आप देखिए जब एक ही स्टेटमेंट में दो कंडीशन हैं, तो आप देखिए अभी एरर आ रही है, इसलिए क्योंकि दो कंडीशन जब आपकी होंगी तो उन दो कंडीशन के बीच में या तो हम एंड को यूज करेंगे या और को यूज करेंगे। लेकिन एंड को हम कब यूज करेंगे, जब भी आपको अपने रिजल्ट, मतलब एंड को अगर आप देखें तो मान लो एक कंडीशन है ए, एक कंडीशन है बी, और अगर आपने लिखा ए एंड बी, ओके, तो आपको ट्रू कब मिलेगा, व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, मतलब एंड विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल कंडीशन इज ट्रू, जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी। जैसे आप देखिए यहां पर अगर मैंने लिखा एंड, ठीक है, बीच में आपने लिखा एंड, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 10 दिस इज ट्रू, बट 60 लेस देन 20 दिस इज फॉल्स। तो एंड के लिए जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, व्हेन दो मतलब व्हेन यू हैव अ मोर देन वन कंडीशन इवन, कि मान लो अगर आप लिख देते हैं 50 ग्रेटर देन 10 एंड 60 लेस देन 20 एंड सपोज यहां पर आपने लिख दिया एंड 20 ग्रेटर देन 10, तो यदि ये सारी कंडीशन ट्रू होगी, जैसे मैं यहां अगर लिख देता 6 लेस देन 20, नाउ दिस ऑल कंडीशन इज ट्रू, सो नाउ यू विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर। तो जब भी प्रोग्राम में कंडीशंस आती हैं और आप ये चाहते हैं कि मुझे ट्रू मिले व्हेन ऑल कंडीशन इज ट्रू, तो फिर हम किसको यूज करेंगे, एंड को। अभी मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं कि किन सिचुएशन में एंड यूज होगा, किन सिचुएशन में हम और को यूज करेंगे, नॉट का यूज क्या है, ओके। लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर हम इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं। लेकिन यदि अब मैंने बोला कि सर मतलब एंड का अगर आप टेबल देखें तो एंड क्या बोलता है पता है, एंड बोलता है व्हेन ऑल कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। जैसे मैंने आपको बोला ना, देयर इज अ कंडीशन ए, देयर इज अ कंडीशन बी, और अगर मैं बोलता हूं ए एंड बी, तो अगर ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू ट्रू है, तो आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, फॉल्स मिलेगा। ए फॉल्स है, बी ट्रू है, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स मिलेगा। मतलब एंड के लिए सारी कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है। लेकिन यदि आपने बोला नहीं सर मुझे किसी एक कंडीशन के ट्रू पर रिजल्ट ट्रू चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे ट्रू चाहिए व्हेन एनी वन कंडीशन इज ट्रू, तो फिर हम क्या यूज करते हैं, और को। वहां पर आप यूज करेंगे और ऑपरेटर को, राइट। तो और का रिजल्ट ट्रू कब होगा, मान लो देयर इज अ कंडीशन ए बी, और अब मैंने लिखा ए और बी, है ना, ए एक कंडीशन है, बी एक कंडीशन है, और ए और बी, ए ट्रू बी फॉल्स ट्रू, ए फॉल्स बी ट्रू ट्रू, ए ट्रू बी ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो और के केस में फॉल्स तभी मिलेगा व्हेन बोथ द कंडीशन इज फॉल्स, ओके। तो अब आप देखिए यदि सेम क्वेश्चन यहां पर मैंने अभी आपको एंड के लिए बोला, ठीक है, मान लो यहां पर फिर से मैंने लिख दिया 60 लेस देन 20, राइट। लेकिन यदि सेम क्वेश्चन में यहां पर बोलता हूं, मान लो दो कंडीशन की हम बात करते हैं, ओके। तो इस केस में आप देखिए अगर आपने एंड की जगह लिख दिया यहाँ पे और, तो यहां पर मुझे आउटपुट मिलेगा ट्रू, दिस रिजल्ट इज ट्रू। व्हाई इट इज ट्रू, बिकॉज वन कंडीशन इज ट्रू इन दिस केस, है ना। यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स, बिकॉज वन कंडीशन इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, ओके। और बीच में एंड है, सो नाउ यू विल गेट द रिजल्ट फॉल्स एंड ट्रू। क्या हुआ, एक मिनट, सॉरी, नाउ विल गेट द रिजल्ट फॉल्स एंड ट्रू। ये देखिए फॉल्स ट्रू, तो फॉल्स ट्रू क्यों आया, समझ में आ गया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एंड और। लेकिन अब यहां पर नॉट पे मैं आता हूं, डोंट वरी, अभी पहले एंड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप देखिए। यदि मैं आपसे बोलता हूं, लेकिन आप आई होप सीक्वेंस को बिल्कुल प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े हैं, आपने अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे पाओगे, राइट। यदि मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 5, है ना, सुनना ध्यान से, कंसोल डॉट लॉग, या चलो मैं आपसे बोलता हूं c इक्वल टू प्लस प्लस a ग्रेटर देन, सुनना, प्लस प्लस a ग्रेटर देन 50 एंड प्लस प्लस b ग्रेटर देन 2, ठीक है, प्लस प्लस b ग्रेटर देन 2, ओके। c इक्वल टू प्लस प्लस a ग्रेटर देन 50 एंड प्लस प्लस b ग्रेटर देन 2, एंड मैं आपसे पूछता हूं, ओके टेल मी कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ a, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ b
एंड कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू ऑफ सी। फटाफट कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, वीडियो पॉज करिए और मुझे इसका आंसर बताइए, व्हाट इज द आउटपुट। और हिंट में दे देता हूं आपको, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले इंक्रीमेंट करता है फिर कंडीशन चेक करता है ना, एक हिंट है आपके लिए। तो आई होप आंसर आपने मुझे कमेंट कर दिया है। ओके, करना पड़ेगा। देखो आप, यदि आप असाइनमेंट को सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर बॉस ये लेक्चर बोरिंग होता जाएगा आपके लिए, है ना। मैं ही क्वेश्चन दूंगा, मैं ही सॉल्व करूंगा, तो फिर मजा नहीं आएगा। इसको इंटरेक्टिव अगर रखना है तो हर क्वेश्चन को, जिसको मैं बोल रहा हूं, वीडियो पॉज करके कमेंट करिए, बाकायदा कमेंट करिए। अगर ऑफलाइन मोड में आप जैसे पढ़ते हैं बिल्कुल उसी मोड में रहिए, है ना। तो इसीलिए आप इंटरेक्टिव जितना रहेंगे आपको ये टेक्नोलॉजी उतनी आसानी से समझ में आएगी, राइट। तो यदि आप सोच रहे हैं सर इसका आंसर आएगा यहां पे प्लस प्लस ए, दैट इज, तो पहले इंक्रीमेंट हुआ तो ये 11 हुआ, है ना। तो ए हुआ 11, ए की वैल्यू है 11। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करा आपने, पहले तो ये देखिए आपने सोचा सर प्लस प्लस ए 11 ग्रेटर देन, है ना, मैं इसको कमेंट कोड के साथ लिखता हूं, 11 ग्रेटर देन 15, दैट इज ट्रू, एंड है ना, सॉरी दैट इज फॉल्स, 11 ग्रेटर देन 15 दैट इज फॉल्स। ओके, देन प्लस प्लस बी मतलब 6 ग्रेटर देन 5 दैट इज ट्रू। ओके, तो ए की वैल्यू 11, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू जो होगी वो होगी फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 11, 5 एंड फॉल्स, यही सोच रहे हैं हम। ओके, लेकिन अगर इसको रन करते हैं तो आप देखिए क्या आंसर आएगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट, console.log abc, okay, let's see this one, है ना। ऊपर वाला हो सकता है आपको कोड कंफ्यूज करे, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ये वाला आप सोच रहे हैं आंसर आएगा 11, 5 और फॉल्स, है ना। देखिए आप 11, 6 और फॉल्स, क्योंकि b की वैल्यू आपकी 6 है। ओके, तो 11, 6 और फॉल्स, जबकि आंसर आ रहा है 11, 5 और फॉल्स, 11, 5 और फॉल्स। सो दिस वन, अरे यार चल जा भाई, 11, 5 और फॉल्स, है ना, 6 नहीं आएगा 5 आएगा। ओके, ना व्हाई इट इज 5 सर, 5 क्यों आया, जबकि b की वैल्यू तो 6 हो चुकी है, तो b की वैल्यू 6 आनी चाहिए, 11, 6 एंड फॉल्स, जबकि आंसर आ रहा है 11, 5 एंड फॉल्स। इसलिए बेटा, क्योंकि ये जो एंड ऑपरेटर है इसको हम जावास्क्रिप्ट में एक और नाम से जानते हैं। दिस एंड ऑपरेटर इज बेसिकली कॉल्ड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, है ना। इसको अलग अलग कॉन्सेप्ट है शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, देखिए आप क्या हुआ यहाँ पे, ये प्लस प्लस 1 से जब पहली कंडीशन ट्रू हुई, है ना, सॉरी पहली कंडीशन चेक हुई, नॉट ट्रू हुई, प्लस प्लस से 11 ग्रेटर देन 15, सुनना ध्यान से, 11 ग्रेटर देन 15। एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऐसे हो ही नहीं रहा है जैसा मैंने लिखा है। इसने क्या किया, पहली कंडीशन चेक की, पहली कंडीशन मिली 11 ग्रेटर देन 15 विच इज फॉल्स, और ऑपरेटर कौन सा है, एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर 11 ग्रेटर देन 15 दैट इज फॉल्स, एंड को एक फॉल्स चाहिए, और अगर उसको ये फॉल्स मिल गया तो वो अगली कंडीशन ही चेक नहीं करेगा, वो सर्किट को यहीं से शॉर्ट कर देगा, मतलब इसके आगे गया ही नहीं ना। अरे एंड में एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स ही मिलना है ना। तो 11 ग्रेटर देन 15 का रिजल्ट जब फॉल्स मिला तो इस फॉल्स को देख के एंड ने अगली कंडीशन ही चेक नहीं करी, और जब अगली कंडीशन चेक नहीं हुई तो बी की वैल्यू तो बढ़ी नहीं ना, बी तो 5 का 5 ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई द रीजन यू विल गेट द रिजल्ट 11, 5 एंड फॉल्स, ना कि 6 एंड फॉल्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एंड ऑपरेटर जो है ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, ये टू इवेल्युएटेड ऑपरेटर है, इसको ट्रू मिलता रहेगा, ये आगे एग्जीक्यूशन करता रहेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, पहली कंडीशन फॉल्स मिली तो इसने अगली कंडीशन को चेक ही नहीं किया, तो बी बढ़ा ही नहीं, और बी नहीं बढ़ा तो बी 5 ही रहेगा, और 11 फॉल्स 5 और फॉल्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी चीजें ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना जरूरी होता है, क्योंकि आपको अभी मैंने क्या बोला था, एंड को सारी कंडीशन ट्रू चाहिए, एक भी फॉल्स मिला तो उसने आगे एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया, एंड दिस इज द रीजन शॉर्ट सर्किट की, एक सर्किट है जिसको उसने बीच में से शॉर्ट कर दिया, आगे का एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं यहां पे। ओके, नाउ द सेकंड कोड देखो आप, यदि मान लो मैं आपसे फिर से कोड पूछता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। चलिए यहां पर मैं इसको चेंज नहीं करता हूं, इसको रहने देते हैं अपन, मैं अगला कोड लिखता हूं, ठीक है। यहां पर अगर मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 20, ठीक है, एंड देन c इक्वल टू प्लस प्लस a ग्रेटर देन 10 और प्लस प्लस b ग्रेटर देन
30, है ना। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए इस केस में ABC की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द आउटपुट। अब यदि आप सोच रहे हैं सर यहां पर तो अब आउटपुट बिल्कुल हम सोच रहे हैं प्लस प्लस से मतलब 51 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, फिर प्लस प्लस बी दैट इज 21 ग्रेटर देन 30 दैट इज फॉल्स, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स का, ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट ट्रू आएगा, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। इसका रिजल्ट 51 ट्रू नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 51 ट्रू, 51 ट्रू। लेट्स सी, ये देखो अब ये 51 ट्रू क्यों आया सर, क्योंकि बच्चे ये जो और है ये भी इसी का भाई है, ये एंड और दोनों को हम जावास्क्रिप्ट में कहते हैं इट इज अ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। क्या हुआ यहां पे देखो, और को कितने ट्रू चाहिए, और का एग्जीक्यूशन क्या बोलता है प्लस प्लस ए ग्रेटर देन 10 ट्रू, और को एक ट्रू चाहिए और वो ट्रू इसको मिल गया, अरे मिला ना 51 ग्रेटर देन 10 ट्रू, तो इसने अगली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि ये फॉल्स इवैल्यूएट है, पहला फॉल्स मिलेगा तो आगे जाता, लेकिन पहली ही ट्रू मिल गई तो ये आगे गया ही नहीं। अब क्वेश्चन है सर ये ऑपरेटर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए इन ऑपरेटर को जावास्क्रिप्ट ने शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बनाया है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, कि अगर कंडीशंस बेस्ड है ना क्या, और लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो एंड है ये एंड, ये शॉर्ट सर्किट है लेकिन इसको बोलते हैं ट्रू इवैल्यूएटेड, इसको ट्रू मिलता रहेगा, ये चलता रहेगा, जहां फॉल्स मिला सर्किट खत्म। ये जो और ऑपरेटर है ये फॉल्स इवैल्यूएटेड है, फॉल्स इवैल्यूएटेड मतलब अगर इसको पहली कंडीशन फॉल्स मिलती तो बिल्कुल ये नेक्स्ट को चेक करता, जैसे अगर मैं यहां लिखता, यदि मैं यहां पर लिखता लेस देन 10 प्लस प्लस से लेस देन 10 तो बिल्कुल नेक्स्ट कंडीशन को चेक करता और आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलता। देखो आप, अब आपको इस केस में 21 मिला, क्यों, क्योंकि उसने नेक्स्ट कंडीशन चेक की है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट दिस एंड और ऑपरेटर। ये तो बहुत सिंपल है कि ठीक है हमें पता है एंड क्या करता है और क्या करता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज व्हाट, कि दीज आर द शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। ओके, अब यहां पर आप देखिए तीसरा ऑपरेटर, ठीक है, यदि मान लो हम बात करते हैं एक कंडीशन है ना, सपोज देयर इज अ कंडीशन, मैं इसको फिर से कमेंट करता हूं, देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को हम छोटे छोटे एग्जांपल से समझते जा रहे हैं। यदि मान लो मैंने लिखा a = 10, b = 5 एंड देन c = यदि आपसे मैं बोलता हूं a greater than b, है ना, a greater than b, तो मुझे c की वैल्यू क्या मिलेगी, व्हाट इज द आउटपुट। अगर मैं लिखता हूं console.log द वैल्यू ऑफ c, तो आप बोलोगे सर ट्रू मिलेगा, बिल्कुल सही, आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू हियर, क्योंकि a greater than b इज अ ट्रू वैल्यू। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको इस ट्रू को फॉल्स करना है, कि आपको कंडीशन के अपोजिट काम करना है, राइट, तो आपने लिख दिया नॉट ए। नॉट ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे नॉट ए मतलब नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर अब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो मुझे मिलेगा फॉल्स, बिकॉज कंडीशन ट्रू है, नॉट ने उसको क्या कर दिया, फॉल्स। गॉट इट। तो यदि नॉट को अगर आप यूज कर रहे हैं तो नॉट क्या करेगा, आपकी ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देगा और फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर देगा, सिंपल सा टास्क है, राइट। लेकिन अब यहां पर इस नॉट को लेके जरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। यदि मान लो मैंने आपसे बोला a = 10 या a = ट्रू, चलो a = ट्रू, देन console.log a, तो आप बोलोगे सर ट्रू मिलेगा, बिल्कुल सही ट्रू मिलेगा, है ना, समझना ध्यान से, ट्रू मिला, मैंने इसके आगे नॉट लगा दिया, नॉट ट्रू, तो नॉट क्या करेगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, बिल्कुल सही फॉल्स कर देगा आउटपुट। लेकिन अगर मान लो मैंने आपसे बोला a = नॉट वन, ओके, या a = 1, तो आप बोलोगे सर 1 मिलेगा, ठीक है, लेकिन a = नॉट 1, see this one, अगर आप लिखोगे a = नॉट 1 you will get the result false here। अब false क्यों मिला, समझ में आया, क्योंकि 1 is a true value, 1 is a true value, तो 1 को उसने ट्रू माना लेकिन नॉट ने उसको क्या कर दिया, ट्रू को फॉल्स। सिमिलरली अगर आप 0 लिखोगे तो आपको ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि 0 इज अ फॉल्स वैल्यू, राइट, तो उसको उसने ट्रू कर दिया। लेकिन अगर मैंने लिखा सर 35, अब इसका आंसर क्या होगा, a = नॉट 35, राइट, तो यदि आप इसका आंसर देखेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट फॉल्स हियर। अब इसका आंसर फॉल्स क्यों आया, अब इसका आंसर फॉल्स क्यों आया, क्योंकि कारण समझना बेटा, जावास्क्रिप्ट में हर वो नंबर जो 0 नहीं होता है वो ट्रू होता है। एवरी नंबर विच इज नॉट 0 जावास्क्रिप्ट कंसिडर इट एज अ ट्रू वैल्यू, तो उसने 35 को क्या कंसिडर किया, ट्रू, और नॉट ट्रू ने क्या कर दिया, फॉल्स। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि नॉट 35 का रिजल्ट क्या होगा, इट इज अ फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। हमेशा ध्यान रखिए कि नो डाउट हम बोलते हैं 1 इज अ ट्रू वैल्यू बट 0 इज अ फॉल्स वैल्यू, लेकिन जावास्क्रिप्ट बोलता है एवरी नंबर विच इज नॉट 0 इज अ ट्रू।
तो जहां भी आपको कंडीशन की जगह नंबर मिलता है तो आप उसको ट्रू मान लीजिए। जैसे यहां पर नॉट कंडीशन को ट्रू करता है, पर आपने 35 लिख दिया तो वो 35 को ट्रू मान लेगा और उसको नॉट क्या कर देगा, 0, मतलब फॉल्स एक्चुअली। तो आई होप ये एंड और नॉट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट का मीनिंग क्या है, और स्पेशली ये नॉट ऑपरेटर की कहानी आपको समझ में आई होगी। और यदि यार बहुत समझ में आ रहे हैं, एक्साइटमेंट बना हुआ है पढ़ने का, जावा स्क्रिप्ट को पढ़ने का, इस तरीके के असाइनमेंट आप चाहते हैं कि मैं और आपके लिए ऐसा असाइनमेंट लेते रहूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट दिस। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस और आपके लिए लाऊं? क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस लाते रहूंगा, और अगर कमेंट नहीं आएंगे तो फिर इसका मतलब है कि आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं। तो वो भी बताइए फिर मुझे, ओके, ताकि फिर आगे की प्लानिंग हम उस हिसाब से करेंगे। इस टॉपिक की क्विज ये है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर को रियल लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका कोई एग्जांपल देके मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अब देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर क्या है, और ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है जिनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। हमने देखा था यूनरी टाइप ऑफ ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर है ना, जिसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर थे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब बाइनरी कैटेगरी के ऑपरेटर थे। लेकिन अब जो ऑपरेटर हम देख रहे हैं दैट इज अ टर्नरी ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो अब क्या है ये कंडीशनल ऑपरेटर, चलिए एक बार इंप्लीमेंट करते हैं यार, चीजें बेटर समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर हम इसको नाम देते हैं टर्नरी डॉट जेस, है ना, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ओके, तो आप देखिए यहां पर बात यह है कि अगर मान लो मैं अभी आपसे, चलो ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, यदि मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो, ओके, फिर मैंने यहां पर लिखा कंसोल डॉट लॉग बाय, ठीक है, फिर मैंने इसके बाद लिखा कंसोल डॉट लॉग सपोज डेटा फ्लेयर। तो आप मुझे बताएं, यदि मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो सीक्वेंस में आएगा, पहले हेलो, फिर बाय, फिर डेटा फ्लेयर, राइट। यदि मान लो यहां पर आपके पास कोई एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल की वैल्यू है सपोज 50, ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि क्या अभी इस तीनों स्टेटमेंट का प्रिंट होना क्या एक ही किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि एक ही वैल्यू 50 होगी तो हेलो प्रिंट होगा, नहीं तो बाय प्रिंट होगा, नहीं तो डेटा फ्लेयर प्रिंट होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपका प्रोग्राम 50 को देखेगा तो इट्स ओके, वो हेलो भी प्रिंट करेगा, बाय भी प्रिंट करेगा, डेटा फ्लेयर भी प्रिंट करेगा, क्योंकि ये तीनों भी आपके प्रोग्राम में 3 इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इनका एक ही वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है, राइट। लेकिन अब मैं यहां पर यह चाहता हूं कि नहीं सर, मुझे इस प्रोग्राम में या तो हेलो प्रिंट करना है या बाय प्रिंट करना है, और वो डिपेंड करेगा एक ही वैल्यू पे, कि यदि एक की वैल्यू 50 से ग्रेटर है तो हेलो प्रिंट हो, और यदि एक की वैल्यू 50 से ग्रेटर नहीं है तो बाय प्रिंट होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कि आपको एक ही वैल्यू को देखना है। अब आपके पास एक कंडीशन आ गई है, हाँ या ना वाली, है ना, हर चीज में हाँ या ना की कंडीशन होती है, हाँ तो हाँ और ना तो ना, कोई बात नहीं, है ना। तो यदि ए की वैल्यू 50 है और यदि मान लो मैंने बोला कि मुझे हेलो प्रिंट करना है, राइट, तो इसका मतलब एक कंडीशन है जिसको मुझे चेक करना है यहाँ पे, कि यदि ए की वैल्यू 50 है तो हेलो प्रिंट हो, नहीं तो बाय प्रिंट हो। तो यदि आप अपने प्रोग्राम में कंडीशनल बेस्ड कोड लिखना चाहते हैं तो यहां पर हम यूज करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये होता है जावा स्क्रिप्ट में ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये जो क्वेश्चन मार्क और कॉलन है दिस इज कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेटर। लेकिन अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो अब देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका सिंटेक्स आप समझिए कि यहां पर इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें देना पड़ती है कंडीशन। अब देखिए कंडीशन है तो उसकी दो ही वैल्यू होगी, हाँ या ना, है ना, या तो हाँ बोलेगी, अरे मेरा मतलब है हाँ बोलेगा प्रोग्राम या ना बोलेगा प्रोग्राम। तो यदि कंडीशन है तो उस कंडीशन की ट्रू होगी वैल्यू या फॉल्स होगी, राइट। तो यदि आपने कंडीशन दी है और यदि ये ट्रू है तो यहां पर आपको लिखना है ट्रू स्टेटमेंट्स, ठीक है, और यहां पर आपको लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो यदि आपके प्रोग्राम में कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोग्राम उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो ट्रू के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होना है, और यदि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका प्रोग्राम उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो कंडीशन के फॉल्स पर एग्जीक्यूशन होना है, राइट। तो अब आप देखिए यहां पे कि यदि मैं चाहता हूं कि बॉस ए की वैल्यू 50 पर हेलो या बाय प्रिंट हो तो इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर के साथ कैसे बनाएंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, एक कंडीशन लिखी ए ग्रेटर देन 50, है ना, ए ग्रेटर देन 50 क्वेश्चन मार्क, और यहां पर हमने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो,
और यहां पर आपने इसके जस्ट बाद कॉलन लगा के लिख दिया console.log by। तो इसका मतलब है आपने क्या दी है, कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट हेलो आएगा या आउटपुट बाय आएगा। तो अभी कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। ऑब्वियस सी बात है, ए की वैल्यू 50 है तो यार कंडीशन इज ट्रू राइट नाउ, राइट। अभी हम ये भी सीखेंगे कि सर यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि कंसोल पे आप यूजर से इनपुट कैसे लोगे ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमने ब्राउजर बेस्ड यूजर इनपुट तो हमें पता है, प्रॉम्प्ट हमारे पास है, लेकिन डोंट वरी मैं आपको यहां पर भी बताता हूं। लेकिन अभी इसका आउटपुट आप देखिए, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पर, हेलो, बिकॉज द कंडीशन इज, ओ सॉरी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, क्योंकि 50 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स, है ना। 50 की वैल्यू 50 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, सो कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहां लिख देता ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यदि मैं इसको रन करता हूं सो आई गेट द रिजल्ट ट्रू हियर। अब मुझे आउटपुट मिलेगा ट्रू और हेलो मिलेगा। तो इसका मतलब है आपको यह समझ में आया कि किस तरीके की प्रोग्रामिंग में। अब देखिए, यदि मान लो मैंने यहां पर वैल्यू लिख दी 5, तो 5 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स, आपको बाय मिलेगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है बच्चे कि जब भी प्रोग्राम किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट होता है, कि यदि आपके प्रोग्राम में कोई कंडीशन है और यू वांट टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम एज पर सर्टेन कंडीशन, सो दैट वी विल गो फॉर दिस कंडीशनल ऑपरेटर। लेकिन यहां पर आप समझिए, अभी फ्यूचर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे, लाइक इफ एल्स, नेस्टेड इफ, ओके। लेकिन वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर की, ओके। तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, अब देखिए इसको हम किस तरीके की प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि मेरे पास n में एक नंबर है, ओके, नंबर में भी एनीथिंग, मान लीजिए नंबर यूजर ने एंटर किया है। अब मुझे ये चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। आई वांट टू चेक इट वेदर इट इज इवन और ऑड। तो इवन और ऑड की कंडीशन क्या होती है, यदि n mod 2 इक्वल टू 0 है, कि यदि n की वैल्यू को मैं 2 से मॉड करता हूं और अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग, है ना। यहां पर हमने लिख दिया नंबर इज इवन, है ना। बड़े छोटे छोटे से एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं, और इसी को मैंने क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज ऑड, है ना। तो अब मुझे आउटपुट में इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा, दैट डिपेंड कि n की वैल्यू क्या है, ओके। तो अब देखिए मैं अभी इसको रन करता हूं, सो आई गेट द वैल्यू नंबर इज इवन। और यदि मान लो मैं यहां पर n की वैल्यू को 20 के बजाय 21 कर दूंगा, सो आई गेट द रिजल्ट नंबर इज ऑड, ओके। तो ये आउटपुट आपको कैसे मिल रहा है, समझ में आ रही है बात, ओके। अरे यार, ओके, अरे हेल्थ थोड़ी सी बढ़ गई है यार, कुछ टिप्स दो यार, आप लोग तो इतने फिट रहते हो, यंग रहते हो, कुछ टिप्स दो यार। आपको लगता है कि कुछ कम करने की जरूरत है, और अगर है तो कमेंट करके यार कुछ टिप्स बताओ कि किस तरीके से थोड़ी सी हेल्थ को कम किया जाए, है ना। ओके, तो चलिए वापिस आते हैं बैक टू द चैनल, और अब बात करते हैं यहाँ पे इस ऑपरेटर को लेके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की, है ना, कि ट्रिकी क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो इसको मैं करता हूं कमेंट। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये ऑपरेटर आपसे मांगेगा कंडीशन, लेकिन अगर मान लो मैंने लिख दिया, अगर आप प्रीवियस लेक्चर सीक्वेंस में पढ़ के आ रहे हो ना, तो आप बिल्कुल मुझे बता दोगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, राइट। यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा, चलो सिंपल से, पहले तो सिंपल से शुरू करते हैं, ट्रू कंसोल डॉट लॉग, हेलो, है ना, समझना, कंसोल डॉट लॉग हेलो कॉलन कंसोल डॉट लॉग बाय, ओके। टेल मी द आउटपुट, क्या आउटपुट आएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ, व्हाट इज द आउटपुट, ओके। आप बोलोगे सर आउटपुट हेलो आएगा, बिल्कुल सही, आउटपुट आपको हेलो मिलेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू मतलब इट्स अ ट्रू वैल्यू, ट्रू पर इसने हेलो प्रिंट किया। यदि मैं यहां पर लिख देता फॉल्स, तो आउटपुट मुझे क्या मिलता, बाय, बिल्कुल आपको बाय मिलेगा, सी दिस वन, यहां पर भी आपको बाय मिलेगा। लेकिन यदि मान लो मैंने लिख दिया 1, नॉट टिल बी, फटाफट कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बताओ क्या आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट आपको मिलेगा हेलो, है ना, नो डाउट 1 इज अ ट्रू वैल्यू, तो आपको मिलेगा हेलो। और यदि मान लो मैंने लिख दिया 0, तो आउटपुट मुझे मिलेगा बाय, क्योंकि फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। लेकिन बच्चे अब मैं चाहता हूं आप कमेंट करें 125, व्हाट इज द आउटपुट, इट्स अ हेलो बाय एरर या नन ऑफ द अबव, 4 ऑप्शन है आपके पास। फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए। इसका आंसर आपको मिलेगा हेलो, ठीक है, द आंसर इज हेलो। अब क्वेश्चन है सर हेलो क्यों आया, अरे बेटा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जावा स्क्रिप्ट में हर नंबर जो 0 नहीं है, जावा स्क्रिप्ट कंसिडर इट एज अ ट्रू वैल्यू। तो 125 इज अ ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है, राइट। क्योंकि याद है मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी कि जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली सिंटैक्सेस फॉलो करता है सी और C++ के।
तो यदि आप सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से अवेयर हैं तो वहां पर भी आपको पता होगा एवरी नंबर विच इज नॉट जीरो इज कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू। लेकिन तो वही बात यहां पर भी है, लेकिन बाकी टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। जावा डोंट कंसिडर दिस, है ना, इसलिए तो हम बोलते हैं जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, तो 125 इज अ ट्रू वैल्यू एंड इट इज अ ट्रू वैल्यू सो दैट यू विल गेट द रिजल्ट हेलो हियर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कहीं भी कंडीशन की जगह अगर कोई नंबर मिलता है, क्वेश्चन आता है सर -125, अरे ये भी ट्रू वैल्यू है, यू विल गेट हेलो हियर। एवरी नंबर विच इज नॉट जीरो इज अ ट्रू। ओके, तो ये तो अभी हमने देखा इस ऑपरेटर को लेके। अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि सर हर वो नंबर जो जीरो नहीं है वो ट्रू होता है, बिल्कुल सही, जीरो फॉल्स होता है, बिल्कुल सही। तो आप देखो ये जो इवन ऑड का प्रोग्राम है इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। अभी आप क्या कर रहे हो, n mod 2 को कंपेयर कर रहे हो जीरो के साथ और फिर आप बता रहे हैं इवन है कि ऑड है। अगर मैं डायरेक्टली n mod 2 लिख दूं तो जो n mod 2 वही मेरी कंडीशन, तो n mod 2 में आपको 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, है ना। तो आप देखिए क्या होगा, अभी आउटपुट गलत मिलेगा, नो डाउट, राइट। अब आपने बोला 20 mod 10, 20 mod 10 की वैल्यू कितनी आई, 0, 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स पर वो आउटपुट देगा नंबर इज ऑड, तो गलत आउटपुट दे रहा है, बिल्कुल नंबर इज ऑड, राइट। और यदि मान लो मैं यहां लिख देता हूं 21, तो 21 mod 2 का रिजल्ट आया 1, और ये 1 ही आपके लिए ट्रू और फॉल्स है। पहले वो 0 से कंपेयर हो रहा था, अब कंपेयर नहीं हो रहा है, अब वो 1 ही ट्रू है या 0 ही फॉल्स है, राइट। तो अब ये 1 आया, अब 1 आया तो आपको आउटपुट मिलेगा इवन, तो अपोजिट आउटपुट आ रहा है ना, 21 पे वो इवन बोल रहा है, 20 पे वो ऑड बोल रहा है। तो क्या करो यहाँ पे, अरे इसको ऑड कर दो और इसको इवन कर दो, ठीक है, इसको ऑड कर दो, इसको इवन कर दो, दैट्स इट। अब देखो आप, देखिए आप एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना तो उसको आउटपुट से मतलब होता है। और आप देखिए मैं हमेशा बोलता हूं यार, एक बहुत अच्छी लाइन है ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यदि एक प्रोग्राम ये इंटरव्यू में किसी ने आपसे पूछा या 10 बच्चों से पूछा तो 9 उसमें से वैसे ही बनाएंगे n mod 2 इक्वल टू 0 के साथ, लेकिन एक ने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया तो बॉस ऐसी कॉपी पे पेन रुकता है, जिसको बोलते हैं ना कि कुछ अलग लिखा है यार, देखें क्या लिखा है इसने, ऑड की जगह इवन, इवन की जगह ऑड क्यों लिखा हुआ है। तो यहां पर आप समझिए प्रोग्राम बनाने के 10 तरीके होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं आपसे लॉजिक कभी रटे नहीं जाते, लॉजिक समझे जाते हैं, और अगर आप समझोगे तो एक ही प्रोग्राम को 10 तरीके से बना सकते हो। तो क्या आपको अपने प्लेसमेंट का टेंशन है और आपका वीक पॉइंट क्या है? क्या आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है? क्या आप इंटरव्यू में आंसर नहीं कर पा रहे हैं? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अपना वीक पॉइंट और हम मिलके इस वीक पॉइंट को स्ट्रांग बनाएंगे, है ना। तो चलिए देखो आप, अब आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा, 21 इज एन ऑड नंबर, बिल्कुल सही, ओके। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं सपोज 12, तो 12 इज एन इवन नंबर, बिल्कुल सही। सो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एक्चुअली हम बना सकते हैं, किसको यूज करके, कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करके। अब इसके अलावा आपके लिए चलिए छोटे छोटे से असाइनमेंट में देता हूं, ओके। ये a है 50, है ना, दो वैल्यू है a और b में, वॉट एवर द वैल्यू यू कैन कंसिडर इट, ओके। टेल मी द ग्रेटर बिटवीन दिस टू नंबर, ग्रेटर बिटवीन देम, ग्रेटर बिटवीन टू वैल्यू, टू नंबर्स, दो नंबर में से ग्रेटर का प्रोग्राम, कि दो नंबर में से विच नंबर इज अ ग्रेटर नंबर, ओके। ये आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स, राइट। ठीक है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, यदि आप चाहते हैं कि ये क्लास इंटरेक्टिव रहे तो विन विन सिचुएशन पे काम करना पड़ेगा बॉस। मैं ही बोलूंगा, मैं ही लिखूंगा, मैं ही प्रोग्राम बनाऊंगा, तो आप कैसे सीखोगे? तो इसलिए फटाफट इसको कमेंट करके मुझे बताइए, ओके। अब इसी ऑपरेटर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिए। देखिए आप, यदि सपोज मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे दो नंबर में से ग्रेटर का प्रोग्राम बनाना है ना, दो नंबर में से ग्रेटर, आप कमेंट कर चुके हैं अभी तक, ओके। वीडियो को पॉज आपने कर दिया है और कमेंट कर दिया है, ओके। अब यदि मैं आपसे दो नंबर में से ग्रेटर बोल रहा हूं तो ये 60 है और ये b की वैल्यू 20 है, सपोज यहां पर आपने लिख दिया लेट a इक्वल टू 60, लेट b इक्वल टू 20, दो वेरिएबल है आपके पास, आप एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको इन दोनों में से ग्रेटर फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट अभी लेके आऊंगा। आपने लिखा सर a ग्रेटर देन b, ठीक है, इन कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर आपने लिख दिया ग्रेटर नंबर इज, ठीक है, और आपने यहाँ प्रिंट कर दी किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, ग्रेटर नंबर इज a, और फिर आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ग्रेटर नंबर इज b, ठीक है, ग्रेटर नंबर इज b, सॉरी दिस इज b। तो आपको दो में से ग्रेटर वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, राइट। यदि मैं इसको रन करता हूं आई विल गेट द रिजल्ट, ग्रेटर नंबर इज 60, है ना। लेकिन यदि मैं चाहता हूं नहीं सर मुझे इन दोनों में से ग्रेटर प्रिंट नहीं करना है, मैं चाहता हूं इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है
वो मुझे सी में असाइन करना है। तो जब भी किसी कंडीशन के अगेंस्ट में आपको वैल्यू किसी थर्ड वेरिएबल में असाइन करना है कि नाउ यू हैव अ थर्ड वेरिएबल सी एंड यू वांट टू असाइन द ग्रेटर बिटवीन दिस टू नंबर इनटू सी, ओके, तो यहां पर फिर आप क्या करोगे, तो यहां पर फिर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क ए कॉलन बी। और अब अगर आप देखोगे यहां पे तो आपने क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग ग्रेटर नंबर इज सी। तो ये भी एक तरीका है, आप समझने की कोशिश करिए कि जब आपको दो में से ग्रेटर डायरेक्टली प्रिंट करना है सो यू हैव दिस चॉइस, लेकिन अगर आपको लगता है यू वांट टू असाइन द रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन, तो आप देखिए मैं इसको भी रन करता हूं तो आउटपुट में मुझे वही मिलेगा, ग्रेटर नंबर इज 60। तो दो में से ग्रेटर वैल्यू को हम थर्ड वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। गॉट इट। अब यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ओके, तो अब आपके लिए फिर से एक असाइनमेंट है, फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 4 नंबर। 4 नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। और देखिए ग्रेटर ही होगा, इक्वल दिया तो रिजल्ट गलत आएगा। हाँ, मतलब 4 नंबर सपोज मैंने दिए हैं 70, 20, 90 व 80, तो आपको बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। इक्वल नंबर अभी मत दीजिए क्योंकि बहुत छोटे छोटे से लॉजिक की अभी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो 4 में से ग्रेटर कैसे फाइंड आउट करोगे, ओके, चलिए थोड़ी सी हिंट देता हूं मैं आपको। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको दिमाग में रखिए। और दूसरा, कभी आपने कोई क्रिकेट मैच देखा हो कि मान लो 4 टीमें हैं, अब इन 4 टीमों के साथ मुझे मैच करवाने हैं, तो आप मुझे बताएं क्या करेंगे। 4 टीमों के बीच में मैच किस तरीके से कराएंगे, कमेंट करके बताओ जरा। एक सीरीज करवानी है, टूर्नामेंट करवाना है, 4 टीमें हैं, ओके, कमेंट करिए फटाफट, वीडियो को पॉज करिए, ओके। अब देखिए आप क्या करेंगे, आप अगर आपको 4 टीमों के बीच में मैच करवाना है तो आप फर्स्ट 2 का मैच करवाएंगे, ओके, फिर सेकंड 2 का मैच करवाएंगे। जो फर्स्ट 2 में जीता वो फाइनल में, जो सेकंड 2 में जीता वो फाइनल में, मतलब नॉकआउट है यार अपना। तो फर्स्ट 2 का मैच, सेकंड 2 का मैच, और इन दोनों में से जो जीता वो फाइनल। तो बस वही बात यहां पे भी है कि यदि आपके पास 4 वेरिएबल है ना, यू वांट टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन 4 नंबर। मैंने आपको क्या बोला है, ग्रेटर बिटवीन 4 नंबर। अगर आपके पास 4 नंबर है तो 4 में से ग्रेटर कैसे फाइंड आउट करोगे, इस पूरे प्रोग्राम को मुझे कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। तो ये तो अभी हमने देखा कि बॉस नंबर को लेके हम इस ऑपरेटर को किस तरीके से यूज करेंगे। और आप देखिए जो प्रोग्राम मैंने असाइनमेंट दिया है मुझे वो प्रोग्राम चाहिए, कमेंट करके आपको बताना है ना। यदि आप चाहते हैं कि बॉस आप सीरीज कंटिन्यू चलती रहे, ये फ्री कोर्स मिशन चलता रहे, तो मेरे हर एक क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करना है, चाहे गलत तो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप डे 1 पे चीजों को सही समझा सके मुझे, लेकिन आप कोशिश करिए और बनाइए प्रोग्राम, है ना। तो चलिए अब बात यह है यहाँ पे कि सर अब मेरे पास एक वेरिएबल है ch, है ना। मान लो इस ch में एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर मान लीजिए आप इसको सिंगल कोड में, हालांकि एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन स्ट्रिंग। तो मान लो मेरे पास एक कैरेक्टर है, अब मुझे ये देखना है ये वॉवेल है या नहीं है। सो हाउ वी कैन चेक वेदर दिस कैरेक्टर इज अ वॉवेल कैरेक्टर और नॉट, ओके, यूजिंग दिस ऑपरेटर हम कैसे चेक करेंगे। तो यहां पर आप देखिए यदि आपके पास कोई कैरेक्टर है और आपको ये देखना है वो वॉवेल है या नहीं है, तो अभी हम स्मॉल लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप क्या चेक करोगे, ch इक्वल टू a, क्योंकि वॉवेल कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, a e i o u, है ना। तो आप पांचों को चेक लगा दीजिए। अगर ch की वैल्यू a है, या ch की वैल्यू e है, या ch की वैल्यू o है, या ch की वैल्यू u है, ठीक है, और बीच बीच में क्या लगाना है आपको, और ये और a e i रह गया ना, ओके, चलो तो यार i को भी ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया a e i o u। यदि कैरेक्टर आपका a है, ये एक कंडीशन हमने दी है कि यदि इन पांचों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, और आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग वॉवेल, ठीक है। और वॉवेल नहीं है तो क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग कंसोनेंट। ये वॉवेल नहीं है तो कंसोनेंट होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं इसको और देखते हैं कि हमें वॉवेल मिलता है या नहीं मिलता है। और ये सब कमेंट कर देते हैं यार, अब इसको कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं यार। मैं भी लिखूं, कमेंट भी करूं, लेकिन आप कमेंट ना करना, है ना। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसमें और किस तरीके की प्रोग्रामिंग आप चाह रहे हैं कि सर इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम ये भी बता दीजिए। तो अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे आपकी रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। अरे बेटा, बच्चे को भी भूख लगती है तो वो रोता है, तो मैं आपको रोने के लिए तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा ना
कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट करिए, तो मुझे पता चलेगा, तो मैं आप लोगों के लिए अगले वीडियो में उसको ऐड ऑन कर दूंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे फिलहाल। तो आपके पास कैरेक्टर ए है एंड ओके CH बिफोर इनिशियलाइजेशन, एक मिनट, CH इक्वल टू E, है ना। अब 2 के लिए इसको चेक कर लो, कई बार छोटी छोटी सी चीजें। ओके वॉवेल, कोई इश्यू नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर से हमने E अगेन पाइप ऑपरेटर, और यहाँ पर आपने चेक कर लिया I O एंड देन अगेन पाइप ऑपरेटर CH इक्वल टू U। और अब इसको रन, अच्छा ये रह गया था सिंगल कोट, है ना। अब इसको रन करके हम देख लेते हैं। तो आप देखिए अब आपको क्या आउटपुट मिलेगा, वॉवेल। ओके, और यदि मान लो मैं CH की वैल्यू है एक ही जगह P दे देता हूं, सो आई गेट द रिजल्ट कंसोनेंट हियर। देखिए आप, ये कंसोनेंट आ गया, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, अगर मान लो मैं कैपिटल ए लिखूंगा, इफ इट इज अ कैपिटल ए, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कंसोनेंट, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है ना। और यदि आप चाहते हैं सर ये कैपिटल लेटर के लिए भी, तो AC 5 कंडीशन और लगा दो आप कैपिटल लेटर के लिए, है ना, कि यहां पर आप फिर से और लिखो, और इस और में आप फिर से 5 कंडीशन लगा दो, और इस 5 कंडीशन में सब जगह कैपिटल लिख दो U, देन कैपिटल O, देन कैपिटल I। तो देखिए आप एक प्रोग्राम, इससे बेटर वे में हम आगे इसी प्रोग्राम को देखेंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक चल रहा है हम उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि अब आपके पास 10 कंडीशन है, 10 में से एक भी ट्रू हुई तो वॉवेल, तो अब आप कैपिटल दीजिए स्मॉल दीजिए, आपका प्रोग्राम बता देगा कि वॉवेल है या नहीं है। देखिए आप कैपिटल ए पे भी वॉवेल मिल रहा है, ठीक है, स्मॉल ई पर भी वॉवेल मिलेगा, केवल AEIOU के अलावा अगर आपने कोई कैरेक्टर दिया देन यू विल गेट कंसोनेंट। तो आई होप ये ऑपरेटर समझ में आया है कि व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंडीशनल ऑपरेटर। क्या आपको इस कोर्स के साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए? अगर आपको इस कोर्स के साथ सर्टिफिकेट चाहिए और अगर आपका आंसर हाँ में है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, एंड आई विल शेयर द स्टेप हाउ टू गेट द सर्टिफिकेट अलोंग विद दिस कोर्स। तो पहले शुरुआत में इस ऑपरेटर को बड़े सिंपल वे में हम समझते हैं कि हमें पता है, यहां पर हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं assignment.js के नाम से। अब देखिए सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हम क्या बोलते हैं, A असाइंस, मतलब हमने क्या बोला 100 असाइंस टू A। जनरली हम स्टेटमेंट को जो पढ़ते हैं बोलते हैं A में 100 असाइन हुआ है, राइट। तो विद दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर की, और आप ये समझिएगा कि इसको हम कितने अलग अलग तरीके से अभी इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं यार, ओके। तो यदि अब मैं इसके बाद आई नो दैट कि अगर मैं इसके बाद वैल्यू प्रिंट करूंगा A की, सो आई विल गेट द वैल्यू 100 ईयर, है ना, कि मुझे 100 मिलेगा। लेकिन ये तो सिंपल बात हुई असाइनमेंट ऑपरेटर की। लेकिन अब यहां पर आप देखिए अर्थमेटिक असाइनमेंट का मतलब क्या है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े, है ना, वी नो दैट द अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, ओके। और अर्थमेटिक के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, these are प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, मतलब जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उन सब के साथ अगर मैं असाइनमेंट को भी यूज करूंगा तो ये कहलाएंगे अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। लाइक मॉड इक्वल टू, अब इनका क्या यूज है, तो अब देखिए यदि मान लो मैंने आपसे बोला कि मुझे A में 10 का इंक्रीमेंट करना है, राइट, द वैल्यू ऑफ A इज 100 एंड आई वांट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस A बाय 10, तो जनरली आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे A इक्वल टू A प्लस 10, राइट। इसी स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं, रादर देन राइटिंग दिस, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, A प्लस इक्वल टू 10। तो A प्लस इक्वल टू 10 को आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन किस तरीके से करेगा, A इक्वल टू A प्लस 10, एंड लेट्स सी इसके बाद यदि मैं A की वैल्यू प्रिंट करूंगा, सो आई विल गेट द रिजल्ट 110 ईयर, है ना। एक एग्जांपल आप देखिए, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 110, राइट। तो यदि आपको लगता है सिमिलरली, यदि मान लो मैंने आपसे बोला, ये तो चलिए A इक्वल टू, या हर स्टेटमेंट के बाद हम A की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला ठीक है, वॉट एवर द रिजल्ट आई विल गेट दैट डजंट मैटर, A इक्वल टू A माइनस 10, दैट मीन्स A इक्वल टू A माइनस 10, A इक्वल टू A इंटू 10। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन करना है, यू वांट टू असाइन द रिजल्ट इन द सेम वेरिएबल, सो आप रादर देन इसको ऐसे लिखने के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यदि मैंने लिखा A इंटू इक्वल टू 10, दैट मीन्स इट इज A इक्वल टू A इंटू 10। यदि मैंने लिखा A माइनस इक्वल टू 10, दैट इज द मीनिंग इज A इक्वल टू A माइनस 10।
a इंटू इक्वल टू 10, a इक्वल टू a इंटू 10 एंड सिमिलरली यदि मैं यहां पर लिखता हूं a मॉड इक्वल टू 10, सो इस a मॉड इक्वल टू 10 का मीनिंग क्या होगा, a इक्वल टू a मॉड 10। तो इसके बाद जो रिजल्ट्स आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, रिजल्ट में भी आप डिफरेंट, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, हम अभी आउटपुट क्या मिलेगा उस पर फोकस नहीं, आप देखिए 100, 110, 1000, 0, दिस इज व्हाट द रिजल्ट विल गेट। तो जब भी आपको अर्थमेटिक के साथ असाइनमेंट करना है, दैट मींस यू वांट टू परफॉर्म एन अर्थमेटिक ऑपरेशन विद द सेम वेरिएबल, ये ध्यान रखिए सेम वेरिएबल। हाँ, यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस a में 10 का इंक्रीमेंट करके वैल्यू b में असाइन करना है, तो फिर तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा b इक्वल टू a प्लस 10, देन वी डोंट राइट b प्लस इक्वल टू a प्लस 10, समथिंग लाइक दिस, राइट। ये नहीं होगा, फिर इसका मीनिंग हो जाएगा b इक्वल टू b प्लस a प्लस 10। तो यदि आपको लगता है कि आपको वेरिएबल चेंज करना है, देन ऑपरेटर इज डिफरेंट, लेकिन दीज आर फॉर द सेम वेरिएबल। तो ये है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यदि आप प्लेसमेंट रेडी होना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आपको प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, उनके असाइनमेंट क्विजेस को देखना है, तो आप बिल्कुल बिंदास एक बार टेक विद्वान पे हमारा जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स है आप उसको देखिए। अब सेम ऑपरेटर अब देखिए मैं और किसके साथ यूज कर सकता हूं, इसको यूज कर सकता हूं यहां पे लॉजिकल के साथ। कि लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर याद है हमने कौन कौन से पढ़े थे, एंड, और, है ना, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर थे। तो यदि आपको मैंने बोला a इक्वल टू 10, है ना, मान लो a की वैल्यू 100 है, और यदि मैंने बोला a, मतलब मुझे एक्चुअली ऑपरेशन परफॉर्म करना है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, a इक्वल टू a एंड a, है ना, समथिंग लाइक दिस, a एंड a, कि जो भी एंड ऑपरेशन है वो a में ही मुझे रिजल्ट है, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू a एंड a लिखने की बजाय आई विल राइट हियर a एंड इक्वल टू a, a एंड इक्वल टू a। तो इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल टू a एंड a, ठीक है, a मतलब डबल एंड, सॉरी, a डबल एंड इक्वल टू a, राइट। तो यदि मैं इसको रन करता हूं तो अब देखिए मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, आई विल गेट द रिजल्ट 100 हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो, अच्छा इसको हम कमेंट कर देते हैं, आई विल जस्ट कमेंट दिस कोड। तो a एंड इक्वल टू मीनिंग समझ में आया आपको, दिस इज व्हाट इसका एक्चुअली मीनिंग है, a इक्वल टू a एंड a, दिस इज व्हाट द मीनिंग, a इक्वल टू a एंड a, राइट। तो रिजल्ट आपको जो मिलेगा वो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ऐसे ही एंड इक्वल टू, ओके, तो जो लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कौन कौन से हैं, एंड इक्वल टू, या और इक्वल टू, सो दिस इज व्हाट द लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी आपको कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है और रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन करना है, सो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। और ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आप एक बार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखिए, जो असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं आप उसको सॉल्व करिए, तो बड़ी आसानी से इस पूरे कोर्स को हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था उसी बारे में बात करेंगे कि हम हर टॉपिक के बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर अब बारी आपकी है, मैं आपको हर क्वेश्चंस के लिए कुछ समय दूंगा और आपको मुझे इसको सॉल्व करके बताना। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप जितना इंटरेक्टिव इस सेशन को रखेंगे, ओके, उतना आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, ओके। तो अभी हमने ऑपरेटर पढ़ा, तो चलिए अब उसके छोटे छोटे से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो अक्सर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और असाइनमेंट्स के फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, राइट। तो यहां पर आप देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। जैसे यदि मैं आपसे पूछता हूं, ओके लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, है ना, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 50 एंड c इक्वल टू 50, एंड इफ आई राइट a इक्वल टू b इक्वल टू c। और आप देखिए मैंने आपको बोला है यदि आपने पूरी सीरीज को सीक्वेंस में पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस के जवाब दे पाओगे। बिलीव मी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सो मेनी टाइम आस्क्ड इन डिफरेंट इंटरव्यूज, ओके। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, राइट, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, ओके। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करके मुझे बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग यू, आप इस पूरी सीरीज को जितना इंटरेक्टिव रखेंगे उतना प्लस पॉइंट आपके लिए है, ओके। तो फटाफट कमेंट करिए और मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, ओके। तो इसका आउटपुट यदि आप सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट आएगा सर 1 ट्रू, क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं, इसका आउटपुट आपको मिलेगा फॉल्स, ठीक है। यदि मैं इसको रन करता हूं, देखिए आप, सो आई विल गेट द रिजल्ट फॉल्स हियर, राइट। अब फॉल्स क्यों आएगा,
ठीक है, फॉल्स आएगा वो तो कंफर्म है, लेकिन फॉल्स क्यों आएगा? तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट में कभी भी तीनों वैल्यू एक साथ कंपेयर नहीं होती हैं। पहले कंपेयर हुआ ए का बी के साथ, तो ए इक्वल टू बी, दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1, और फिर 1 कंपेयर हुआ 50 के साथ, ठीक है, देन 1 कंपेयर्स विद द 50, सो 1 इक्वल टू 50, दैट इज फॉल्स, तो रिजल्ट इज फॉल्स। ओके, तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बाकी के क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए हाइड कर देता हूं, है ना, क्योंकि यार फिर मजा नहीं आएगा, आप पहले से उसको देख लेंगे। ओके, नाउ फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए और बताइए मुझे व्हाट इज द आउटपुट। 250 क्वेश्चन मार्क console.log वेलकम कॉलन console.log बाय बाय। ओके, तो यदि आप सोच रहे हैं, वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया है, ओके, और यदि आप सोच रहे हैं कि इसका आउटपुट, क्योंकि मुझे अलग अलग आउटपुट मिलेंगे, आई नो, अगर आप सोच रहे हैं इसका आउटपुट सर एरर आएगी क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है ना, समवन से सर ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, ओके, लेकिन इसका आउटपुट मुझे मिलेगा वेलकम। लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूं, आई विल गेट द आउटपुट वेलकम हियर। अब वेलकम क्यों आया? क्योंकि मैंने आपसे कहा था जावास्क्रिप्ट में हर वो नंबर जो 0 नहीं होता है वो ट्रू का काम करता है। तो यहां पर आप देखिए कंडीशनल ऑपरेटर में 250 को उसने क्या कंसीडर किया? ट्रू, एंड ट्रू मतलब वेलकम, और यदि यहां पर वैल्यू 0 होती सो आंसर वुड बी बाय बाय। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी, मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जावास्क्रिप्ट में कभी भी आपको अगर कंडीशन की जगह नंबर मिलता है तो उस नंबर को ट्रू मान लीजिए और एग्जीक्यूशन कर दीजिए, है ना, क्योंकि जनरली हम यहां पर बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। ओके, या दिस इज अ कंडीशनल ऑपरेटर, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है मजेदार क्वेश्चन। यदि मैं आपसे बोलता हूं ओके टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, है ना, इसको तो हाइड कर देते हैं, और अब आप मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। फटाफट वीडियो को पॉज करिए और मुझे आंसर बताइए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। ये मैंने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लेक्चर में बताया है, राइट। देखिए आप, इस केस में हमने पढ़ा है प्री इंक्रीमेंट क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट। ओके, तो क्या हुआ यहां पर, पहले ए की वैल्यू इंक्रीज हुई 11 प्लस, यहां पर पहले ए की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे हम 11, लेकिन ए की वैल्यू कितनी होगी 12, और यहां पर फिर ए की वैल्यू बढ़ेगी एंड दैट इज 13। तो ए होगा आपका 13 और 11 प्लस 11 22 प्लस 13 22 प्लस 10 दैट इज 32, 35 इज द वैल्यू ऑफ बी। तो आउटपुट मुझे मिलेगा 13 एंड 35। लेट्स सी, इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 13 एंड 35। सो दिस आर द स्मॉल क्वेश्चन जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। और देखिए, यदि आप चाहते हैं ना कि मैं इस तरीके के क्वेश्चंस और भी ऐड करूं, ओके, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि और आप किस तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप जितने ज्यादा कमेंट करके मुझे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उन सारी प्रॉब्लम को कवर करूंगा। ओके, तो कमेंट करिए और मुझे आंसर बताइए। देखिए, सही गलत अभी मत सोचिए, ओके, अभी आपको केवल इनको सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए, ये अभी हमने देखा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कि यदि सपोज मैं आपसे बोलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया, ओके, चलिए, तो यदि मैं अब आपसे पूछता हूं टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आउटपुट मुझे बताइए, है ना, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। लेट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू प्लस प्लस a ग्रेटर देन 50 एंड प्लस प्लस b ग्रेटर देन 10। ओके, यहां पर आप इसको अगर देखें तो ठीक है, ब्रैकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर और सिंपल हो जाएगा। प्लस प्लस a ग्रेटर देन 50 एंड प्लस प्लस b ग्रेटर देन 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a b c। इसके बाद a b c की वैल्यू क्या होगी। वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए और बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो यदि आप बोल रहे हैं सर a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 21 और c की वैल्यू फॉल्स, तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू फॉल्स। 11, 20 एंड फॉल्स, ना कि 11, 21 और फॉल्स। लेट्स सी द आंसर। देखिए आप, 11, 20 एंड फॉल्स। अब क्वेश्चन आया सर 11, 20 क्यों आया, प्री इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी बेटा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, आपको याद है इस एंड ऑपरेटर के बारे में मैंने कहा था कि ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में। ये ऑपरेटर क्या करेगा, पहले स्टेटमेंट में a को बढ़ाएगा, तो a कितना हो गया 11, 11 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स। सॉरी, हो जाती है ना, ह्यूमन एरर है यार, हो जाती है कई बार। 11 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स। तो यदि ये फॉल्स है, यदि ये फॉल्स है, तो ये एंड ऑपरेटर क्या बोलता है बॉस, एक भी फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि एंड का मतलब हमने पढ़ा है।
ओके दोनों ट्रू चाहिए। तो इस फॉल्स को देख के बच्चे ये अगली कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। तो जब अगली कंडीशन चेक नहीं हुई तो बी की वैल्यू इंक्रीमेंट भी नहीं हुई, और अगर बी की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो आपको ए तो मिलेगा 11, बी मिलेगा 20, ठीक है, बी मिलेगा आपको 20, और सी की वैल्यू तो फॉल्स पहले ही डिसाइड हो गई थी पहली कंडीशन के बाद ही। तो याद है हमने पढ़ा था ये शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है, ये ट्रू इवेल्युएटेड है, जब तक इसको ट्रू मिलता रहेगा ये एग्जीक्यूशन करता रहेगा, लेकिन जहां फॉल्स मिलेगा ये वहीं पर स्टेटमेंट को स्टॉप कर देगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए। आंसर आप जितने कमेंट करेंगे, मेरा वादा है आपसे और मेरा दावा है बॉस, यदि आपने इस तरीके के क्वेश्चंस पे अपना पकड़ बना ली जिसको बोलते हैं, तो नो वन कैन स्टॉप यू। अभी आप तो देखिए इसके बाद का जावास्क्रिप्ट कितनी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यदि मैं आपसे पूछता हूं, चलिए इन दो क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताइए, व्हाट इज द आउटपुट। चलो सबको एक साथ ही ले लेते हैं क्योंकि ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। ओके यस, इन तीन के बारे में चलिए बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होगा। 50 इक्वल टू 50, 50 ट्रिपल इक्वल टू 50 एंड 50 ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन 50। व्हाट इज द आउटपुट, फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए, जल्दी करिए, टाइम निकलेगा तो प्रॉब्लम होगी बॉस, जल्दी करिए जल्दी करिए। आपको पता है आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड भी नहीं मिलेंगे, 1 आवर, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होंगे इस टाइप के, व्हेन यू आर अपीयरिंग द टॉप एमएनसीज इंटरव्यू। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है आपके पास, ठीक है, तो इसलिए कोशिश करिए, स्पीड बढ़ाइए। ओके सो आई होप आपने इसका आंसर मुझे बता दिया है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। 50 इक्वल टू 50, क्या लगता है आपको? आंसर इज ट्रू। ओके 50 इक्वल टू 50, 50 ट्रिपल इक्वल टू 50, इसका आंसर आपको मिलेगा ट्रू, इसका आंसर आपको मिलेगा फॉल्स, और इसका आंसर आपको मिलेगा फॉल्स। अब सर ऐसा कैसे आया? चलो पहले आंसर देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आगे बात करते हैं। ओके जस्ट अ मोमेंट, क्या हुआ यहाँ पे? चलो एक बार फिर रन करके देखते हैं, शायद कुछ समझ लेंगे। 1 मिनट, टाइप एरर, कंसोल इज नॉट अ फंक्शन। ओके मैंने गलती से कंसोल लिख दिया है, इट इज कंसोल डॉट लॉग। ओके ठीक है कोई बात नहीं। अब यदि मान लो आप देखिए ट्रू फॉल्स फॉल्स, लेकिन ये ट्रू फॉल्स फॉल्स क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको डबल इक्वल टू के बारे में बताया था, ये केवल वैल्यू कंपेयर करता है, ये डेटा टाइप नहीं देखेगा। इसको 50 मिला, ये भी 50 मिला, इसने ट्रू बोल दिया। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ डेटा टाइप भी देखता है, तो उसने देखा 50 है लेकिन ये 50 स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर फॉल्स आ गया। और तीसरे का आंसर याद करो, मैंने बताया था कि 3 वैल्यू कभी भी एक साथ ना चेक होंगी ना कंपेयर होंगी, तो यहाँ पर क्या हुआ? 50 ग्रेटर देन 50 दैट इज ट्रू, ट्रू मतलब 1, और 1 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स। तो एक्चुअली इसका एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है, पहली वैल्यू दो कंपेयर हुई तो रिजल्ट आया 1, एंड 1 ग्रेटर देन 50 दैट इज फॉल्स, तो आंसर इज फॉल्स। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है ना? सिंपल सिंपल सी चीजें, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में आपको इनको लाना पड़ेगा, राइट? चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे कुछ बचे हैं क्या? यस देयर आर सम मोर क्वेश्चंस। तो अब इसका आंसर मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है? चलो पहले 2 के फिर बाद में 2 के। सो लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट। इसको हटा देते हैं अभी। व्हाट इज द आउटपुट? यदि मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 50 प्लस 10 एंड देन 50 माइनस 50। व्हाट इज द आउटपुट? फटाफट कमेंट करिए, राइट? तो इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 60। 9 बच्चे, दिस इज 5010। ओके, और इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 0। ठीक है, लेट्स सी, देखो आप क्या होता है। लेट्स सी 5010 एंड 0। अब ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि आपको मैंने कहा था प्लस को अगर एक भी स्ट्रिंग मिली तो ये कॉन्केटिनेशन कर देगा, ठीक है, और माइनस के केस में वो ये वैल्यू देखेगा कि अगर ये दोनों वैल्यू है, इट इज अ न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, तो आपको रिजल्ट बाकायदा 0 मिलेगा। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे बोलता हूं, ओके लेट मी नो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैंने आपसे बोला ओके दिस इज हेलो, ओके माइनस डेटा फ्लेयर, ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट बताइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है, हेलो माइनस डेटा फ्लेयर, दिस इज NaN नॉट अ नंबर। ये देखो आप, इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे यू विल गेट आंसर नॉट अ नंबर, राइट? क्योंकि दोनों स्ट्रिंग के बीच में सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। फॉर सब्ट्रैक्शन यू नीड एटलीस्ट अ वैल्यू व्हिच इज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, राइट? कि वो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग भी होगी तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों स्ट्रिंग है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है ना? और यदि मैं आपसे पूछता हूं, ओके लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट, कंसोल डॉट लॉग, ओके 5 into 5, ठीक है, एंड लेट मी नो कंसोल डॉट लॉग, ओके 5
इंटू 5, व्हाट इज द आउटपुट? 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसको अगर आप रन करते हैं तो यू विल गेट द आंसर 25 एंड 3125। रीजन समझ में आ गया? ये तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, लेकिन ये है पावर ऑपरेटर। दिस इज 5 टू द पावर 5 एक्चुअली, है ना। इसका मतलब है 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5, है ना, 5 टू द पावर 5। तो इसका आंसर आएगा 3125 एंड दिस इज 5 इंटू 5 विच इज 25। ये तो सिंपल है, दिस इज मल्टीप्लाई ऑपरेटर, ओके। और यहां पर अगर मैं लिख देता हूं 5 इंटू 3, तो दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125 विल बी द नेक्स्ट वैल्यू, राइट। तो ये देखिए आप। तो आई होप ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। एक एक करके अभी हमने सारे क्वेश्चन ऑपरेटर से रिलेटेड ही लिए हैं। जितने ऑपरेटर हमने यहाँ पर पढ़े थे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखा, डबल इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में बात की हमने, ओके। देन विल डिस्कस अबाउट दिस, ओके। और ये हमने देखा मेनली एंड ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूं या इसमें और कुछ अपडेशंस आप चाह रहे हैं, तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, ओके। अब आप देखिए यार, यहां पर एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए आपके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी आपकी है, इक्वली उतनी ही मेरी भी है। क्योंकि यदि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आपकी रिक्वायर्ड डिजायर्ड इंडस्ट्री तक छोड़ के आऊं। लेकिन जो गलती बच्चे आज कर रहे हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक से, आप देखिए शॉर्टकट, मतलब दे डोंट फॉलो द फुल वीडियो इवन। यार क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब आप पूरा वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट अर्न करना है। अरे सर्टिफिकेट इज ओनली अ पीस ऑफ पेपर जो आपको इंडस्ट्री के दरवाजे तक लेके जा सकता है। मैं बिल्कुल ये मना नहीं कर रहा हूं कि सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे उससे केवल गेट तक जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के अंदर तो आपका नॉलेज ही लेके जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी ये बेवकूफियां, ये गलतियां ना करें कि वीडियो को बढ़ा के केवल अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं। और यदि ऐसा है तो शॉर्टकट से जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकते हो, ये मैं आज आपको लिख के दे देता हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, यदि आप चाहते हैं कि आपको टॉप मोस्ट एमएनसीज तक पहुंचना है, आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो बॉस ये पूरे के पूरे वीडियोस आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको केवल सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं बोलता हूं यार फिर कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। सर्टिफिकेट तो आप कहीं से भी फ्री का भी अर्न कर सकते हैं। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, क्यों हम इनको यूज करते हैं, कितने टाइप की होती हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक डाउट जो दिमाग में आता है कि सर आपने लास्ट टाइम हमें बताया था कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में, है ना, और आज आप बोल रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहां पे पहले एक फाइल बना लेता हूं, कंडीशनल स्टेटमेंट .js के नाम से, राइट, कंडीशनल स्टेटमेंट .js, ओके। तो यहां पर अगर आपको ध्यान है, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था जिससे हमने ये देखा था कि वो जब भी प्रोग्राम में कंडीशन आती है तो हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं, लाइक 50 ग्रेटर देन 10 क्वेश्चन मार्क, यहां पर मैंने लिख दिया अगर console.log, ओके, और वेलकम, ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, ओके, एंड देन कॉलन, और यहां पर मैंने लिख दिया console.log सपोज बाय बाय, ठीक है। तो ये आप देखिए दोनों में डिफरेंस आप समझिए। अभी तो फिलहाल हम कंडीशनल, ये है कंडीशनल ऑपरेटर, है ना, जो हमने पढ़ा है लास्ट टाइम, ये है कंडीशनल ऑपरेटर। अब दोनों में क्या डिफरेंस आएगा आप समझिए। कंडीशनल ऑपरेटर को हम कब यूज करते हैं, नो डाउट इसको अगर मैं रन करूंगा आई विल गेट द रिजल्ट वेलकम हियर। लेकिन इस केस में आप देखिए कि अगर मान लो एक सिंपल सी कंडीशन है और उस कंडीशन के अगेंस्ट में आपको आउटपुट प्रिंट करना है, देन इट इज ओके, राइट। लेकिन जब कंडीशन एक से ज्यादा है, कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन भी चेक करना है, सेकंड ट्रू है तो थर्ड कंडीशन भी चेक करना है, यदि कंडीशन फॉल्स है तो फिर से एक और कंडीशन चेक करना है, दैट मींस टाइप्स ऑफ कंडीशंस अगर एक एप्लीकेशन में ज्यादा है, सो बेटर यू शुड गो फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो वहां पर फिर हम जावास्क्रिप्ट में क्या यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो अब क्वेश्चन आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती है, विच आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में होती है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं, सिंपल इफ, ठीक है, देन वी हैव इफ एल्स, ठीक है, इफ एल्स,
ओके ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, इफ एल्स, देन वी हैव इफ एल्स इफ, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है, सिंपल इफ, ओके सिंपल इफ के बाद वी हैव इफ एल्स, देन इफ एल्स इफ, और एक और होता है स्विच केस, देन अदर वन इज स्विच केस, राइट। इस स्विच केस को हालांकि हम कंडीशनल की कैटेगरी में रखते हैं, बट एक्चुअली इसको कई जगह पर जंपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ओके। तो ये सिंपल इफ का क्या यूज है, इफ एल्स को कब यूज करना है, इफ एल्स इफ का क्या यूज है, ये सारी जावास्क्रिप्ट में कहलाती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ओके। तो वन बाय वन इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इफ से स्टार्ट करेंगे, और आप देखिए समझिएगा, इनका नाम कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, दैट मींस आप इनको कब यूज करेंगे प्रोग्राम में, जब भी आपके प्रोग्राम में कंडीशंस आएंगी, है ना, व्हेन यू हैव अ कंडीशन इन द प्रोग्राम, राइट। तो बड़े छोटे छोटे से प्रोग्राम से हम शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पे इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। तो ये ऑपरेटर वाला कोड में हटा देता हूं, ओके। और आप देखिए सपोज यदि मैंने बोला ए की वैल्यू मेरे पास 50 है, लेट ए इक्वल टू 50, ओके, कॉमा बी इक्वल टू 20, ठीक है, या ए की वैल्यू 50 है सपोज, ओके, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ है, अपन बाद में डिसाइड करते हैं, अभी ए की वैल्यू क्या होगी, अभी फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूं। लेकिन मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे ये देखना है ए की वैल्यू के अगेंस्ट में मुझे कोई आउटपुट प्रिंट करना, लेकिन केवल ट्रू पे, आई डोंट वांट कि फॉल्स पे क्या होने वाला है, राइट। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा इफ आपसे हमेशा क्या बोलेगा, कंडीशन। इफ का सिंटेक्स क्या है आप समझना, इफ में हम हमेशा क्या देते हैं, कंडीशन। और अभी एट द एंड मैं आपको इसी से रिलेटेड बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं, और बीच बीच में भी हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसलिए सीक्वेंस को प्रॉपर मेंटेन रखिए, ओके। और आप बाकायदा मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये टॉपिक भी आप कवर कर लीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उन टॉपिक्स को भी कवर कर लूंगा, है ना। क्योंकि जब तक आप मुझे प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तब तक हम सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, राइट। डोंट वरी, टॉप एमएनसीज किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है कंडीशनल स्टेटमेंट को लेके, वो सारी चीजें हम यहां कवर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो बिल्कुल बिंदास कमेंट करिए, ओके। और यहां पर आप देखिए, इफ आपसे क्या बोलेगा, इट रिक्वायर्ड अ कंडीशंस, यहां पर मुझे चाहिए कंडीशन। तो सपोज मैं आपको इफ के सारे ऑप्शन अभी बताता हूं, पहले सिंपल से देखिए। अगर मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन 50 एंड डोंट यूज सेमीकोलन इन इफ स्टेटमेंट, राइट, इससे क्या होगा वो भी अपन आगे बात करते हैं, ओके। और यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा कंसोल डॉट लॉग, सपोज, ओके, डेटा फ्लेयर, ठीक है, डेटा फ्लेयर फ्री कोर्स, है ना, ये मैंने लिख दिया डेटा फ्लेयर फ्री कोर्स, ओके। तो ए की वैल्यू कितनी है, 50। अब सॉरी, आपने कंडीशन क्या चेक की है, अगर ए की वैल्यू 50 से ग्रेटर है, सो आई नीड एन आउटपुट डेटा फ्लेयर फ्री कोर्सेज। लेकिन इसके फॉल्स में हमने कोई भी बात नहीं करी कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा। तो जब भी आपको केवल कंडीशन के ट्रू पर अपना कोड एग्जीक्यूट करना है, सो दैट वी विल गो फॉर सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो आप देखिए, अभी नो डाउट कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है, तो मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एल्स पे हमने कोई बात ही नहीं करी है, सी दिस वन, राइट। लेकिन अगर इस केस में सपोज ए की वैल्यू में लिख देता हूं 70, सो आई गेट द रिजल्ट डेटा फ्लेयर फ्री कोर्स। ये देखिए आप, मुझे आउटपुट क्या मिला, डेटा फ्लेयर फ्री कोर्स। सो यहां पर आपको इफ का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ रहा है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट को हम कब यूज करते हैं, जब हमें केवल कंडीशन के ट्रू पर अपना कोड एग्जीक्यूट करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, सपोज यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है 1 to 5 के जितने भी नंबर है, बिटवीन 1 to 5 मुझे उनका वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है। दैट मींस इफ द वैल्यू इज 1 तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए ONE, है ना, मुझे आउटपुट मिलना चाहिए ONE। इफ द वैल्यू इज 2 तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए TWO, ठीक है। इफ द वैल्यू इज 3 तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए THREE, ओके। तो आप देखिए, यदि मान लो हम अब इसमें केवल इफ की बात कैसे करेंगे हम, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इफ, है ना, हम केवल इफ की बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए आप, यदि मान लो यहां पर मैंने ए की वैल्यू असाइन अभी नहीं करते हैं, पहले लॉजिक लिखते हैं। तो देखो आप, सिंपल सा इफ हम किस तरीके से लिखेंगे, अगर इफ ए इक्वल टू 1, अगर ए की वैल्यू 1 है ना, तो यहां पर आपने क्या लिख दिया, ONE। अगर ए की वैल्यू 1 है तो दिस इज ONE। मैं भी फिलहाल इसको 0 कर देता हूं, ओके। फिर आपने सेकंड इफ लिखा, और आप देखिए प्रॉब्लम भी समझते जाइएगा कि केवल इफ से अगर ये प्रोग्राम हम बनाएंगे, क्योंकि एल्स को क्यों यूज करना है, जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं समझेंगे। अगर ए की वैल्यू 2 है तो TWO प्रिंट करना है, अगर ए की वैल्यू 3 है तो मुझे THREE प्रिंट करना है, ठीक है। एंड सिमिलरली विल गो फॉर 4 and 5। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक। तो दिस इज 4 एंड दिस इज 5। और यहां पर मैंने बोल दिया यदि ए की वैल्यू 1 to 4 के अलावा कुछ भी है
तो फिर इनवैलिड नंबर है, क्योंकि अभी फिलहाल ये प्रोग्राम हम केवल 1 to 4 के लिए बात कर रहे हैं। तो अगला इफ मैंने क्या लगा दिया, अगर a की वैल्यू लेस देन 1 है या a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, अरे दोनों केस लगा दिए, 1 से लेस भी नहीं होनी चाहिए और ग्रेटर देन 5 भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमने लिख दिया console.log इनवैलिड नंबर, राइट। तो ये देखिए इस प्रोग्राम में हमने केवल इफ लिखा है, इफ, तो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं लेडर्स इफ। दिस इज कॉल्ड लेडर्स इफ। जब प्रोग्राम में हम केवल इफ लिखते हैं तो लेडर समझते हैं, लेडर सीढ़ियां, राइट। इफ, तो ये कहलाता है लेडर्स इफ, राइट। तो यदि आप इसका आउटपुट देखेंगे फिलहाल तो आपको मिलेगा इनवैलिड नंबर, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू 0 दी हुई है। लेट्स सी, अगर मैं इसको रन करता हूं सो आई गेट द रिजल्ट इनवैलिड नंबर। लेकिन अगर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूं और यहां पर अगर मैंने ए की वैल्यू दे दी 3, सो नाउ आई विल गेट द रिजल्ट 3 हियर। अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सी दिस वन 3। अब मुझे आउटपुट 3 मिल रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम में आप देखिए, समझिए ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को, कि एक प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह होता है कि एक प्रोग्राम ने कंप्लीट एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लिया है, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। यदि मान लो ये तो चलिए 5 नंबर है, लेकिन सपोज अगर इसे 10,000 नंबर होते और अगर आप इसको सिंपल इफ से बनाते हैं तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। यदि मान लो मैंने ए की वैल्यू दी 2, ठीक है, तो चलिए इसने क्या किया, देखिए ये हर इफ अलग अलग है। इस इफ का इस इफ से कोई कंसर्न नहीं है, ये सारी इफ स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इफ स्टेटमेंट्स है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो चेक सबको करेगा, वो सबको चेक करेगा। देखिए पहले उसने क्या किया, पहली कंडीशन चेक की, ए की वैल्यू 1 है, नो फॉल्स, ठीक है। लेकिन अब ए की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 2 प्रिंट हो गया है, तो फिर इसके बाद इन सबको चेक करना तो टाइम वेस्ट है ना बेटा। जब आपकी कंडीशन ट्रू हो गई है देन व्हाई यू शुड चेक ऑल दिस कंडीशन। लेकिन वो चेक करेगा क्योंकि आपने सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सो इट विल चेक ऑल दिस कंडीशन, वो हर एक कंडीशन को चेक करेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम है केवल इफ के साथ, कि ठीक है 2 4 5 कंडीशन इट्स ओके, बट व्हेन यू हैव अ 10-20,000 कंडीशन एंड सपोज योर सेकंड कंडीशन इज ट्रू, देन व्हाई देयर इज अ नीड टू चेक ऑल द रिमेनिंग कंडीशंस। लेकिन ये तो चेक होगा, ओके। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन आउटपुट आपको मिलेगा। लेकिन आप देखिए इंटरव्यू में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रोग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, आपको एक लॉजिक दिया है, आपको उसका कोड लिखना है, राइट। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप प्रोग्राम को कितने सही तरीके से बनाते हैं। प्रोग्राम तो सब लिखेंगे लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होगा। तो प्रोग्राम लिखना और सही तरीके से लॉजिक लगाना, केवल आउटपुट आना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। तो यदि यही प्रोग्राम जब हम इफ एल्स अभी पढ़ेंगे तो मैं आपको इफ एल्स से भी बताता हूं कि इसी प्रोग्राम को इफ एल्स से कैसे बनाएंगे। लेकिन सिंपल इफ को पहले एक बार समझ लो आप। अब इससे रिलेटेड आप देखिए कुछ क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चंस है ना, जिनको हम बोलते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, ओके, या इंटरव्यू क्वेश्चंस। कि यदि मान लो मैंने यहां पर लिख दिया, ये तो सिंपल इफ की बात हो रही है अभी, राइट। यदि मैंने लिख दिया इफ, अब आपने कहा सर इफ में कंडीशन है, लेकिन मैंने 50 लिख दिया, इफ 50 तो क्या होगा, ठीक है। यदि मैंने सिंपल लिख दिया इफ 50 एंड console.log, ओके, और यहां मैंने लिख दिया सपोज डेटा फ्लेयर, ओके। तो आप बोलोगे सर एरर है, 50 कैसे कंडीशन हो सकती है। बट यदि आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं तो आप बिल्कुल इसको एरर नहीं बोलोगे। वीडियो पॉज करो और मुझे इसका आंसर बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए इसका। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। एरर अगर आपके दिमाग में है तो एरर बताइए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, बिना कोड को रन करें। आप अभी कोड को रन करने का ट्राई मत करिए, ओके। तो यदि आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे कि सर एरर है, तो बिल्कुल एरर नहीं है। अब देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आई विल गेट डेटा फ्लेयर हियर। अब डेटा फ्लेयर क्यों मिला, रीजन आपको समझ में आया, क्योंकि 50 इज अ ट्रू नंबर। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जावा स्क्रिप्ट में हर वो नंबर जो 0 नहीं है इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू वैल्यू। तो कभी भी कंडीशन की जगह अगर नंबर मिलता है तो उस नंबर को ट्रू मान लीजिए और आउटपुट बता दीजिए। लेकिन अब अगले क्वेश्चन का आंसर अगर आपने मुझे दे दिया कमेंट बॉक्स में तो मेरी तरफ से डबल हार्ट दूंगा आपको, डबल हार्ट। इसका आंसर बिना रन करे मुझे बताइए, राइट। 5 XOR 5 व्हाट इज द आउटपुट, कमेंट करिए और बताइए मुझे इसका आउटपुट क्या होगा, ओके। तो यदि आप फिर से ये बोल रहे हैं कि सर इसका आउटपुट एरर होगी, है ना सर, ये तो अननोन है,
ठीक है, तो बिल्कुल इसका आउटपुट ब्लैंक स्क्रीन आएगी, दैट मीन्स नथिंग इन योर आउटपुट स्क्रीन बिकॉज वी डोंट हैव एन एल्स पार्ट, राइट। अब देखिए अब इसका आउटपुट ब्लैंक क्यों आएगा? हाँ, अगर मैं एल्स लिखता तो बाकायदा मुझे एल्स की वैल्यू मिलती, लेकिन ब्लैंक क्यों आया? चलिए मैं अभी एल्स पढ़ाता हूं आपको, देखिए लेकिन एल्स क्यों आया हम वो देखते हैं। मतलब यदि मान लो यहां पर मैं लिखता हूं एल्स, और एल्स में मैंने लिख दिया ओके मैंने लिख दिया फ्री कोर्स है ना, डेटा फ्लेयर फ्री कोर्स, तो आउटपुट क्या मिलेगा? फ्री कोर्स। अब फ्री कोर्स क्यों मिलेगा? क्योंकि 5 XOR 5, याद है मैंने आपसे कहा था कि बॉस दो सेम नंबर के बीच में XOR हमेशा 0 होता है, तो एक्चुअली इफ को कंडीशन क्या मिली? 0। इफ को कंडीशन मिली है 0, तो इफ 0 इज अ फॉल्स वैल्यू एंड यू विल गेट द एल्स पार्ट, नो डाउट। अभी अगर मैं एल्स नहीं लिखूंगा सो दिस इज ब्लैंक स्क्रीन, कि अगर आपने एल्स नहीं लिखा तो आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रखिए। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, लेकिन इसके डिटेल डिस्कशन के लिए आप एक बार प्लेसमेंट रेडी कोर्स को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिटेल में इस टॉपिक में इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। अब यदि मान लो इसके आगे हम चलते हैं, और यदि मैं आपसे बोलता हूं कि देयर इज अ कंडीशन लेट a इक्वल टू 50, ओके, और यहां पर अगर मैंने लिखा इफ a ग्रेटर देन 10, if a greater than 10, console.log, okay, this is data flare, ठीक है, ओके, और फिर मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया console.log डेटा फ्लेयर के बाद इंदौर, सपोज मैंने अपनी सिटी का नाम लिख दिया इंदौर, ओके। तो यदि मैं अब आपसे पूछता हूं लेट मी नो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और मुझे आउटपुट बताइए, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। और यदि आप कहते हैं कि सर आउटपुट डेटा फ्लेयर आएगा, बिल्कुल गलत। यदि आप बोलते हैं सर इंदौर आएगा, बिल्कुल गलत। आउटपुट में डेटा फ्लेयर इंदौर दोनों आपको मिलेंगे, देखिए आप, ठीक है, क्यों मिलेंगे मैं आपको भी बताता हूं, ठीक, ओके। लेकिन अगर मान लो ए की वैल्यू 5 है, नाउ टेल मी द आंसर, फटाफट वीडियो पॉज करिए, कमेंट करिए, अरे इंटरेक्टिव रखिए इस सेशन को, बी एक्साइटेड कि बॉस आंसर आपके सही होने चाहिए, तो हार्ट मिलना चाहिए, ओके। और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली कॉल करूं, यदि मैं चाहते हैं आप, तो जिसके ज्यादा सही आंसर होंगे उनको मैं पर्सनली कॉल करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर आपको मिलेगा केवल इंदौर। लेट्स सी, अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे यू विल गेट इंदौर हियर। अब इंदौर क्यों मिला? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप कंडीशन के साथ करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम केवल एक स्टेटमेंट को इफ से एसोसिएट रखता है, और वो है डेटा फ्लेयर। इंदौर का इस इफ से कोई लेना देना नहीं है। तो कंडीशन ट्रू होगी तब भी इंदौर प्रिंट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब भी इंदौर प्रिंट होगा। तो इंदौर वाली स्टेटमेंट का इफ से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि यदि करली ब्रैकेट नहीं होते हैं तो बाय डिफॉल्ट इफ अपने साथ केवल एक स्टेटमेंट को एसोसिएट रखता है, और वो होती है पहली स्टेटमेंट। एंड दैट्स फॉर द रीजन कंडीशन के ट्रू पर आपको डेटा फ्लेयर इंदौर दोनों मिला, लेकिन कंडीशन के फॉल्स पर आपको केवल इंदौर मिला। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे तो अब इसका मतलब यह है कि बॉस यदि कंडीशन ट्रू होगी तो योर प्रोग्राम विल डिस्प्ले डेटा फ्लेयर इंदौर, एंड इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट प्रिंट्स नथिंग। देखिए आप ट्रू पर अब मुझे आउटपुट डेटा फ्लेयर इंदौर दोनों मिलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे आउटपुट में ब्लैंक मिलेगा, नथिंग, राइट। तो ये करली ब्रैकेट का भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए जब भी आप इफ को यूज करें। ये ध्यान रखिए कि कब आपको करली ब्रैकेट यूज करना है, कब आपको करली ब्रैकेट यूज नहीं करना है, बिकॉज दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये तो भी हमने बात की केवल इफ स्टेटमेंट की, कि केवल कंडीशन के ट्रू पर अगर आपको कोड लिखना है तो आप इफ को यूज करेंगे। लेकिन देखिए मैक्सिमम कोड जब हम लिखते हैं तो हम कंडीशन के ट्रू की भी बात करते हैं और हम कंडीशन के फॉल्स की भी बात करते हैं, कि आपको कंडीशन के ट्रू पर भी कोई ना कोई कोड लिखना है और आपको कंडीशन के फॉल्स पर भी कोई ना कोई कोड लिखना है। तो जब कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पर कोड लिखना है तो वहां पर फिर हम यूज करते हैं इफ एल्स को। इफ एल्स, तो इफ एल्स को हम कैसे यूज करेंगे? तो इफ में सपोज मैंने यहां पर फिर से कंडीशन दी है लेट द वैल्यू ऑफ ए इज, और आप देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, फिर इससे रिलेटेड भी हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, कुछ असाइनमेंट, कुछ क्विज टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। यदि मान लो मैंने लिखा इफ ए ग्रेटर देन 10, ओके, एंड देन आई विल राइट console.log, ठीक है, console.log सपोज डेटा फ्लेयर, ओके। और यदि मान लो मैंने यहां पर लिख दिया एल्स, ठीक, एल्स
console.log, यहां पर सपोज मैंने लिख दिया इंदौर। ओके, तो अब आपको आउटपुट में या तो डेटा फ्लेयर मिलेगा या इंदौर मिलेगा, एंड दैट डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशन, क्योंकि इफ और एल्स जब भी लिखे जाते हैं हमेशा कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पर कोड चेक करते हैं कि यदि आपका प्रोग्राम पहले ये कंडीशन चेक करेगा, राइट, तो देखिए इस केस में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, डेटा फ्लेयर। आई विल गेट द रिजल्ट डेटा फ्लेयर हियर, व्हाई, बिकॉज कंडीशन इज ट्रू। लेकिन अगर मान लो यहां पर आपने लिखा होता 5, तो अब ब्लैंक स्क्रीन नहीं आएगी, यू विल गेट इंदौर हियर। तो जब कंडीशन के ट्रू और फॉल्स दोनों पे कोड लिखना है तो विल गो फॉर दिस स्टेटमेंट। वहां पर हम बात करते हैं इफ एल्स की, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी कहानी में ट्विस्ट देखो आप, यदि मान लो मैंने लिखा डेटा फ्लेयर फ्री कोर्स, है ना, एल्स में फ्री कोर्स, और अब एल्स में लिखा इंदौर। अब इस केस में अगर ए की वैल्यू 50 है, कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो यदि आप इसको रन करते हैं तो बाकायदा आपको आउटपुट मिलेगा डेटा फ्लेयर इंदौर। यू विल गेट द रिजल्ट डेटा फ्लेयर इंदौर। क्यों मिला डेटा फ्लेयर इंदौर, पहले आउटपुट देख लो आप। और यदि मान लो कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट मुझे मिलेगा, कमेंट करिए, पॉज करिए वीडियो को, कमेंट करिए, इसका आउटपुट मुझे मिलेगा फ्री कोर्स इंदौर। इसका मतलब यह है कि इंदौर तो सर कंडीशन के ट्रू पर भी प्रिंट हो रहा है और फॉल्स पर भी प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ में आया, क्योंकि एल्स में आपने अगर करली ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो बाय डिफॉल्ट एल्स भी अपने साथ एक स्टेटमेंट को एसोसिएट रखता है और वो है फ्री कोर्स। यदि कंडीशन फॉल्स हुई तो फ्री कोर्स प्रिंट होगा, यदि कंडीशन फॉल्स नहीं हुई तो फ्री कोर्स प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ट्रू हो या फॉल्स हो इंदौर तो हर केस में प्रिंट होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने एल्स में भी करली ब्रैकेट नहीं लगाए लेकिन अगर लगा दिए तो अब इस केस में आपको कंडीशन के ट्रू पे मिलेगा डेटा फ्लेयर और फॉल्स में मिलेगा फ्री कोर्स इंदौर। लेट्स सी, इस केस में मुझे आउटपुट मिलेगा फ्री कोर्स इंदौर। ओके, और यदि आप चाहते हैं कि कंडीशन की केवल ट्रू पर कोड, तो आप देखिए ट्रू पर आपको आउटपुट मिलेगा ओनली डेटा फ्लेयर। सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स यू मस्ट नो। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहां पे फिर से है कि सपोज मैंने यहां पर लिखा डेटा फ्लेयर और फिर से मैंने लिख दिया console.log, ओके, और यहां पर लिख दिया वेलकम। अब इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, राइट, इस कोड पे आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। और आप देखिए यदि आप इसको रन करेंगे तो यू विल गेट एरर मिसप्लेस एल्स, है ना, ये देखिए आप एल्स की एरर आएगी। ओके, लेट्स सी, ये देखो आप, उसने बोला अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। अब अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स का मतलब क्या है, उसका ये कहना है कि ये एल्स एक्चुअली आपने गलत लगाया। हमेशा ध्यान रखिए केवल इफ आप लिख सकते हैं अकेला, लेकिन केवल एल्स नहीं लिख सकते। एल्स केवल तभी लिख सकते हैं जब आपने इफ लिखा हो, और उसके हिसाब से ये एल्स अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि इसका इफ नहीं है। अब आप बोलोगे सर कैसे नहीं है इफ, ये तो इफ लिखा हुआ है इसका। अरे बच्चे, इफ लिखते हैं और अगर उसका एल्स लिखते हैं तो एक रूल होता है कि जहां इफ की टेरिटरी खत्म होती है उसका एल्स उसी के नेक्स्ट लाइन से शुरू होना चाहिए। टेरिटरी मतलब समझ रहे हो ना, कि जहां इफ क्लोज हुआ, जहां इफ की स्टेटमेंट क्लोज हुई, अगर आप उस इफ का एल्स लिख रहे हैं तो उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट से लिखना है। जैसे ये इफ अगर करली ब्रैकेट नहीं है तो यहां पे खत्म हो रहा है और आप एल्स यहां से शुरू कर रहे हो, गॉट माय पॉइंट, तो वो सीधे एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। लेकिन यदि मान लो मैंने अब यहां पे करली ब्रैकेट लगा दिए तो अब ये इफ यहां पे खत्म होगा, तो बिल्कुल सही, आप देखो देयर इज नो एरर इन दिस कोड, है ना, तो इसका एल्स यहां से शुरू होगा, ये देखिए आप। तो नाउ देयर इज नो एरर इन दिस प्रोग्राम, कि अब इस केस में प्रोग्राम, मतलब ये करली ब्रैकेट का जो खेल है ना, इसको समझना पड़ेगा आपको कि कब आपको करली ब्रैकेट लगाना है। और अगर ऐसा लगता है ना कि सर कंफ्यूजन है, तो आप तो इफ के साथ भी लगा दो। एक स्टेटमेंट लिख रहे हो तो भी लगा दो, दो स्टेटमेंट लिख रहे हो तो भी लगा दो, दो पे तो लगाना ही है। लेकिन सिंगल स्टेटमेंट के लिए करली ब्रैकेट को अवॉइड करें, ये जैसे इस तरीके से, है ना, एक एक स्टेटमेंट के लिए नो नीड टू यूज करली ब्रैकेट। ओके, लेकिन अब इस केस में आप देखिए, यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ट्रू पर मुझे आउटपुट मिलेगा, जैसे अभी फॉल्स है तो मुझे मिला फ्री कोर्स और इंदौर 50 ग्रेटर देन 10 दैट इज ट्रू, तो डेटा फ्लेयर वेलकम, है ना, ये आउटपुट हमें मिलना चाहिए। आउटपुट क्या आया, लेट्स सी। ओके, करली ब्रैकेट का कोई इश्यू आ रहा है, जस्ट अ मोमेंट, चलिए एक बार रन करके देखते हैं। ओके, नथिंग, डेटा फ्लेयर वेलकम, है ना, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो समझ में आ रहा है कब आपको इफ में करली ब्रैकेट लगाने हैं, कब आपको इफ में करली ब्रैकेट नहीं लगाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट, हमेशा ध्यान रखिए,
कई बार हालांकि देखिए जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन इज एन ऑप्शनल, राइट, लेकिन आपको पता है केवल सेमीकोलन एक ब्लैंक स्टेटमेंट होती है। ओनली सेमीकोलन इज कंसिडर एज अ ब्लैंक स्टेटमेंट। तो यदि सपोज में, अच्छा ये अगर आपको ये करली ब्रैकेट वाला या सिंगल स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब आपसे मैं पूछता हूं, लेट a इक्वल टू 50, ओके, इफ a ग्रेटर देन 10, इफ a ग्रेटर देन 10 देन कंसोल डॉट लॉग, ओके, और यहां पर मैं आपसे बोलता हूं डेटा फ्लेयर। फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए। अगर आपने इसका आंसर बताया ट्रिपल हार्ट फ्रॉम माय साइड, ओके, वीडियो पॉज करिए और आंसर बताइए मुझे। अब आप बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा डेटा फ्लेयर, बिल्कुल सही, ओके, लेकिन अगर मैं a की वैल्यू 5 देता हूं, अब इसका आंसर मुझे बताइए, गिविंग यू द 4 हार्ट फ्रॉम माय साइड, राइट, इसका आउटपुट बताइए मुझे, ओके, तो इसमें भी आप बोलोगे सर आउटपुट ब्लैंक आएगा, है ना, लेकिन इस केस में भी आपको डेटा फ्लेयर मिलेगा, देखिए आप, ओके, और आपको 50 के केस में भी डेटा फ्लेयर मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों केस में डेटा फ्लेयर क्यों मिल रहा है, राइट, तो कहने का मतलब ये है, यही बस छोटी छोटी सी चीजें। आप देखिए इफ के बाद मैंने एक सेमीकोलन लगाया है, और अगर इफ के बाद आपने सेमीकोलन लगाया है तो एक्चुअली ये सेमीकोलन ये ऐसा है, मतलब इफ से जुड़ी हुई स्टेटमेंट ये ब्लैंक है। मैंने आपको क्या बोला था, अगर करली ब्रैकेट नहीं होते हैं तो इफ अपने साथ डिफॉल्ट कितनी स्टेटमेंट को एसोसिएट रखता है, एक, और वो एक स्टेटमेंट है यहाँ पे ब्लैंक स्टेटमेंट। वो ब्लैंक स्टेटमेंट चाहे आप यहां लिखो चाहे नीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली आपका ये जो डेटा फ्लेयर वाली स्टेटमेंट है, इसका इफ से कोई कंसर्न ही नहीं है, इफ से जुड़ी हुई स्टेटमेंट है ये ब्लैंक। तो आप देखो यदि कंडीशन ट्रू है तो ब्लैंक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डेटा फ्लेयर तो प्रिंट होगा ही, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ब्लैंक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, डेटा फ्लेयर तो फिर भी प्रिंट होगा। तो ब्लैंक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना या ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है प्रोग्राम को, राइट। तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर इफ में आपने सेमीकोलन लगा दिया सो व्हाट द रिजल्ट विल चेंज, कि इफ में सेमीकोलन के लगने से आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ सकता है। गॉट इट। तो आई होप आपको ये सिंपल इफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, राइट। अब आपके लिए है कुछ असाइनमेंट है जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, लेकिन तब तक आप इसको ट्राई करिए। फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स, है ना, टू नंबर में से ग्रेटर नंबर, कोई भी दो नंबर कंसिडर करिए और उसमें से मुझे ग्रेटर नंबर बताइए, ओके, यूजिंग इफ एल्स। ये सारे प्रोग्राम आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अनलॉक कर दूंगा आप लोगों के लिए, है ना। यदि आप चाहते हैं ना कि इंटरेक्टिव सेशन रहे, आप ऑफलाइन जैसा फील अगर चाहते हैं ऑनलाइन क्लास में, तो इसको इंटरेक्टिव रखना पड़ेगा। और ये मेरी श्योरिटी वैसा, इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो आपका जावास्क्रिप्ट में हैंड होगा, नो वन कैन बीट यू, ये मेरी श्योरिटी है। लेकिन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को बस समझते चलिए, ओके। सेकंड प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, ठीक है, ओके, चेक अ ईयर लीप ईयर और नॉट, ठीक है, लीप ईयर और नॉट, एक ईयर को चेक करना है वो लीप ईयर है या नहीं है। अब लॉजिक आपको सोचना है, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूं, भी कोई हिंट नहीं, आपके पास टाइम है नेक्स्ट वीडियो तक का, ओके। और एक प्रोग्राम कि बॉस चेक अ कैरेक्टर वॉवेल और नॉट, चेक वॉवेल कैरेक्टर, ठीक है, चेक वॉवेल कैरेक्टर। ये तीन प्रोग्राम आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आप देखिए यदि आपके तीनों प्रोग्राम सही होंगे तो देयर इज अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, ठीक है, वो मेरी तरफ से होगा। लेकिन पहले तीनों प्रोग्राम को बिना किसी की हेल्प के ईमानदारी से खुद से ट्राई करिए और मुझे भेजिए, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, और मेरे कुछ असाइनमेंट भी आपको दिए थे, है ना। तो आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। तो ये मैंने आपको कुछ असाइनमेंट दिए थे, ग्रेटर बिटवीन टू नंबर, सिंपल, चेक द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, और चेक कैरेक्टर इज अ वॉवेल और नॉट। और कॉन्सेप्ट हमने देखा था इफ एल्स क्या होता है, और इसके अलावा लेडर्स इफ स्टेटमेंट, और सिंपल कॉन्सेप्ट हमने देखे थे कि इफ में अगर आप सेमीकोलन लगाएंगे देन दिस इज अ ब्लैंक स्टेटमेंट, कब आपको करली ब्रैकेट यूज करना है, कब आपको करली ब्रैकेट यूज नहीं करना है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। लेकिन अब इन प्रोग्राम को देखते हैं कि यदि मान लो मैंने आपको प्रोग्राम दिया था ग्रेटर बिटवीन टू नंबर, सो हाउ टू फाइंड आउट ग्रेटर बिटवीन टू नंबर।
दो नंबर में से ग्रेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो लेट a इक्वल टू 50 है, b आपके पास 20 है, और यदि दो में से ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है तो आपने सिंपल क्या लिखा, a ग्रेटर देन b, है ना। अभी अपन ग्रेटर की बात कर रहे हैं, ओके। फिर अगर ग्रेटर और इक्वल दोनों की बात करेंगे तो क्या होगा, वो भी हम देखते हैं अभी, लेकिन फिलहाल मैंने ग्रेटर की बात की है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग, ओके, और आपने बोल दिया ग्रेटर नंबर इज, ठीक है, ग्रेटर नंबर इज, और हमने यहां पर प्रिंट कर दी वैल्यू ऑफ a, कि जो भी नंबर ग्रेटर है वो प्रिंट हो जाएगा, और फिलहाल हमने एल्स में क्या लिख दिया, ग्रेटर नंबर इज b। तो आप देखिए अभी इस केस में मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ग्रेटर नंबर इज 50, बिकॉज 50 इज ग्रेटर देन 20, सी दिस वन, राइट। लेकिन अब इस केस में क्वेश्चन आता है, सर अगर दोनों नंबर सेम हो गए, इफ इट इज 50-50 तो क्या होगा, राइट। तो यदि ये दोनों सेम हो गए हैं तो इस केस में आपको मिलेगा ग्रेटर नंबर इज 50। अब क्वेश्चन है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। अरे तो 50-50 से ग्रेटर है क्या, नहीं है, वो एल्स में जाएगा और एल्स में जाके प्रिंट कर देगा ग्रेटर नंबर इज 50। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटर और इक्वलिटी दोनों चेक करना है तो पहले आप ये देखिए कि क्या a 20 से ग्रेटर है, ठीक है। अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर ये चेक करिए, अगर a की वैल्यू 20 से इक्वल है तो आप लिख दीजिए यहां पे नंबर्स आर सेम, बोथ नंबर्स आर सेम, है ना, बोथ नंबर्स आर सेम, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप इसके एल्स में लिख दीजिए ग्रेटर नंबर इज b, है ना, ग्रेटर नंबर इज b। तो अब आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अब इस केस में आप देखिए एक क्या चेक किया इसने, सबसे पहले इसने चेक किया क्या a की वैल्यू b से ग्रेटर है, नहीं है। एल्स में आया, क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, यस इक्वल है, तो इसने बोल दिया बोथ नंबर्स आर सेम, ओके। लेकिन अगर इस केस में आप देखिए यदि a की वैल्यू 50 है और b की वैल्यू 5 है तो 50 ग्रेटर देन 5, दैट इज ट्रू, तो आपको यहीं पे आउटपुट मिल जाएगा ग्रेटर नंबर इज 50। और तीसरा केस, यदि a की वैल्यू 50 है, b की वैल्यू 70 है, क्या a की वैल्यू b से ग्रेटर है, नो। क्या इक्वल है, नो, तो आउटपुट मिलेगा ग्रेटर नंबर इज b। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, देखिए अभी आपको आउटपुट मिलेगा ग्रेटर नंबर इज 70। यदि मैं सेम दे देता हूं, इफ इट इज 50-50, ओके, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, बोथ नंबर्स आर सेम, राइट। और यदि मान लो फर्स्ट वैल्यू में दे देता हूं 150, तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ग्रेटर नंबर इज 150। So this is how you can check whether two numbers are greater or equal or same. Okay. अब यदि ये समझ में आया है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में मुझे 3 नंबर में से ग्रेटर, इक्वल और सेम, मतलब ग्रेटर, इक्वल और लेस का प्रोग्राम आप बना के बताइए। ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर्स, और अगर इक्वल है 2 नंबर तो आपको 2 इक्वल बताना है, a एंड b आर इक्वल, या चलिए आप तीनों में से ग्रेटर बताइए, छोड़ दीजिए, ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर, ओके। सो आई होप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम। लेकिन अब सेकंड प्रोग्राम क्या था हमारा, चेक अ ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो आपको पता है लीप ईयर क्या होता है, एक ऐसा ईयर जिसमें एक डे ज्यादा होता है। फरवरी में 29 डेज होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। 366 डेज इन एन ईयर। जनरली हमारे ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन 4 साल में एक साल, मतलब हर 4th ईयर आपका लीप ईयर होता है। तो कैसे चेक करेंगे, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, लेट ईयर इक्वल टू, अब इसमें मैंने कोई एक ईयर दे दिया है, राइट। अब मुझे ये चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है ना, वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। तो लीप ईयर की कंडीशन क्या होती है कि यदि ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पर मैसेज दे दीजिए कंसोल डॉट, मतलब मल्टीपल कंडीशन वी नीड टू चेक वेदर द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। तो हमने पहली कंडीशन क्या चेक की कि यदि, तो मैंने लिख दिया लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ईयर प्लस इज अ लीप ईयर। तो इससे क्या होगा, आपका आउटपुट आ जाएगा 2020 जो भी ईयर है, 2024 इज अ लीप ईयर, राइट। ये पहली कंडीशन। लेकिन इसी में दूसरी कंडीशन क्या चेक करेंगे हम कि देयर आर मल्टीपल कंडीशन टू चेक वेदर द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। सेकंड कंडीशन होती है यदि ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0 है देन इट इज अ लीप ईयर। तो आप फिर से लिख दीजिए, मतलब यदि पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये सेकंड को चेक करेगा। और तीसरा अगर आपने बोल दिया बॉस इफ ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0 है तो ये लीप ईयर नहीं है ना, फिर ये ध्यान रखना। तो फिर आप लिख दीजिए इज नॉट लीप ईयर, ओके, इज नॉट लीप ईयर, इज नॉट अ लीप ईयर, राइट। और इसके एल्स में अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो इसके एल्स में फिर हम लिख देते हैं इज नॉट अ लीप ईयर, राइट। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम टू चेक वेदर द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, राइट। तो चलिए देखते हैं कुछ ईयर्स के बारे में। 2024
इज अ लीप ईयर, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 2023 तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, इट इज नॉट लीप ईयर, 2023 इज नॉट लीप ईयर। लेकिन अगर मैं लिखता हूं सपोज 1998, ओके, सो 1998 इज अ नॉट अ लीप ईयर, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। मान लो मैंने लिखा 2021, ठीक है, तो 2021 इज नॉट अ लीप ईयर, लेकिन 2000 इज अ लीप ईयर, लेट्स से 2000, तो 2000 इज अ लीप ईयर। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका ईयर लीप ईयर है या नहीं है। वेरी सिंपल लॉजिक टू चेक वेदर द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट, राइट। और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि आपको टेक विद्वान की वेबसाइट्स पे प्रीमियम कोर्स में मिलेंगे। बिलीव मी, उस पूरे कोर्स में ऑलमोस्ट हम लोगों ने टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस को कवर किया है। क्विजेज आपको वहां पे मिलेंगे। तो यहां पर आप देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आपको एक टॉप एमएनसी के इंटरव्यू तक पहुंचना है और उसको क्रैक करना है, तो आपको केवल टेक्नोलॉजी पढ़ना नहीं है, आपको बहुत सारे फ्लेवर के साथ उसको पढ़ना है। और वही फ्लेवर आपको मिलेगा हमारे प्रीमियम कोर्स में, जो कि आपको टेक विद्वान की वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, फिर हमारा तीसरा प्रोग्राम था चेक वॉवेल कैरेक्टर, कि आपका कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है, राइट। तो वॉवेल चेक कैसे करेंगे, हाउ टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट, राइट। तो यहां पर अगर आपके पास सपोज एक कैरेक्टर है, लेट सी एच इक्वल टू ए, और आपको ये चेक करना है वॉवेल कैरेक्टर है कि नहीं, तो सिंपल इफ से आप कैसे चेक करेंगे, इफ सी एच इक्वल टू ए, ठीक है, इफ सी एच इक्वल टू ए, या और सी एच इक्वल टू ई, और सी एच इक्वल टू आई, और सी एच इक्वल टू ओ, और यू, है ना। ये आपने 5 कंडीशन लगा दी। और यहां पर आपने क्या लिख दिया, यहां पर आपने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ओके, और यहां पर आपने लिख दिया वॉवेल कैरेक्टर, ठीक है। और इसके एल्स में, लेकिन आप देखिए अभी इसके एल्स में मतलब कैसे प्रोग्राम्स को हम एक, देखिए मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, कभी भी प्रोग्राम को शुरू से सही मत सोचो। मतलब शुरू से सही मतलब पहली बार में आप सोच लोगे कि सही लॉजिक लग जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाइए। पहले जो लॉजिक दिमाग में आ रहा है उसको पूरा लिखिए, और फिर उसके बाद आगे के लॉजिक सोचिए, राइट। तो यदि मैं लिखता हूं इसको, अभी फिलहाल मैं अगर इसको रन करता हूं और यहां पर मैंने लिख दिया अगर ए आई ओ यू नहीं है कंसोनेंट, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कंसोनेंट, ओके। सो लेट्स सी, अभी ए है, सो दैट यू विल गेट अ वैल्यू वॉवेल कैरेक्टर। यदि सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं ओ, तो ये ओ इज अगेन अ वॉवेल कैरेक्टर, राइट। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एन, तो एन इज नॉट अ वॉवेल कैरेक्टर, इट्स अ कंसोनेंट, ओके, यू विल गेट द रिजल्ट। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख देता हूं कैपिटल ई, तो भी कंसोनेंट आ जाएगा, अगेन यू विल गेट कंसोनेंट, राइट। तो इसका मतलब है कि यहां पर कैपिटल के लिए आपने कोई कंडीशन चेक नहीं करी है। तो या तो आपके पास चॉइस ये है, इसी में 5 और बढ़ा दो, या फिर ये जो कोड है इसको एल्स के साथ फिर एक बार इफ में लिख दो, ठीक है, ये एल्स इफ वॉवेल, और इसके एल्स में देन यू शुड राइट कंसोनेंट। मतलब यू कैन आल्सो राइट एल्स इफ स्टेटमेंट इन दिस वे, ए, और यहां पर आप सारी कैपिटल की कंडीशन चेक कर दो, ए ई आई, देन दिस इज ओ, एंड लास्ट वन इज यू, ओके। तो अब आपका प्रोग्राम स्मॉल और कैपिटल दोनों को लेके चेक करेगा कि आपका कैरेक्टर वॉवेल है कि नहीं। लेट्स सी वॉवेल कैरेक्टर। तो आई होप ये सारे असाइनमेंट आपको समझ में आ रहे हैं कि अब देखिए, मैं आपको हमेशा यही बात बोलता हूं, बॉस, असाइनमेंट जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बात मानिए मेरी, राइट। तो आई होप ये तीनों असाइनमेंट जो हमने डिस्कस किए थे ये आपको समझ में आए हैं, ओके। मैंने आपको बताया था कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास एक ऑप्शन स्विच केस भी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करेंगे और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहां पर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसको मैं नाम देता हूं switch.js, ओके। तो चलिए देखते हैं यहां पे कि किस तरीके से हम स्विच केस स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो एक्चुअली स्विच केस स्टेटमेंट को हम यहां पर बोलते हैं जंपिंग स्टेटमेंट, क्योंकि स्विच केस को हम किसी कंडीशन के लिए यूज नहीं करते, है ना। इट इज नॉट चेक कि ए की वैल्यू 20 से ग्रेटर है तो इफ को जैसा हमने यूज किया था। स्विच केस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सपोज अगर आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है, तो इस वैल्यू के अगेंस्ट में मान लो आप स्विच में क्या लिखेंगे, एक वैल्यू, है ना। मैं आपको भी सिंटेक्स बता रहा हूं, दिस इज व्हाट द सिंटेक्स ऑफ स्विच केस, कि स्विच में आप क्या लिखोगे, एक वैल्यू, ओके, और इस वैल्यू के होंगे मल्टीपल केस,
ये केस कोई सीक्वेंस में होना कंपलसरी नहीं है, राइट। किस केस 1 हो सकता है, केस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, राइट। तो इसके होंगे मल्टीपल केसेस, ओके। और अब आपके प्रोग्राम को क्या करना है, मतलब यहां पर प्रोग्राम क्या करेगा, इस वैल्यू को देखेगा और उस वैल्यू के पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर उसको केस नहीं मिला, सो इट विल एग्जीक्यूट द डिफॉल्ट स्टेटमेंट। इस केस में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट को। अब क्या मतलब है सर इसका, एक एग्जांपल से समझा दीजिए। बिल्कुल, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ओके। और यदि आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड करना है तो कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आप देखिए वी हैव अ लिमिटेड टाइम, तो मैं सारे प्रोग्राम आपको बना के नहीं बता सकता। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक दो एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन यदि आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम की, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि जब तक आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे, मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो आप कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आपको किस पर्टिकुलर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, ओके। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए, इसको मैं रहने देता हूं, सपोज मेरे पास एक n नाम का वेरिएबल है, ओके। और इस n की समथिंग वी हैव अ वैल्यू, ये वैल्यू 1 to 5 कुछ भी हो सकती है ना, एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 5। तो मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर अभी लिख दिया 1, ओके, तो यहां पर मुझे क्या करना है, इस 1 का वर्ड फॉर्मेट प्रिंट करना है। बट दिस प्रोग्राम इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 1 to 5 ओनली, राइट। कि 1 दिया तो ONE आना चाहिए, 2 दिया तो TWO, इवन 5 दिया तो FIV। बट यदि नंबर 5 से ज्यादा है तो यू हैव टू यूज आउटपुट, मतलब आपका जो आउटपुट होना चाहिए इनवैलिड नंबर, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं 1 to 5 के बीच के नंबर की, ओके। तो अब यदि मुझे इसके लिए स्विच केस को यूज करना है तो हम किस तरीके से यूज करेंगे देखते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ये प्रोग्राम तो इफ से भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। देखिए एक प्रोग्राम को बनाने का कोई एक रिस्ट्रिक्टेड लॉजिक नहीं होता है, ऑप्शन आपको सारे पता होने चाहिए, राइट। तो यदि मैं इसको स्विच केस को यूज करके बनाता हूं तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, स्विच एन, ठीक है। और इस एन में हम देंगे केस, और आपको किस किस केस को यूज करना है, केस 1। तो सिंटेक्स क्या है, केस 1 एंड देन कॉलन, और यहां पर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, ओके। और यहां पर आपने लिख दिया 1 सपोज, है ना, सिंपली हैव टू राइट 1 हियर। अभी एक प्रॉब्लम भी फेस करेंगे हम, देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या होगी, फिर हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखेंगे। 2 पर मैंने दे दिया TWO, ठीक है, और 3 पर मैंने लिख दिया THREE, ठीक है, THREE, और 4 पर आपने लिख दिया FOUR, ओके, FOUR, और 5 पर आपने लिख दिया FIV। तो ये तो हो गए आपके 5 वो केस जिनके अगेंस्ट में आपको अपना रिजल्ट प्रिंट करना है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था, यदि आपका इनपुट 1 to 5 के बीच का नहीं है, सपोज यू हैव एन इनपुट लाइक 7 या 22 या 75 या 175, तो फिर आप सीधे जाइए डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में आप क्या लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड नंबर। तो 1 to 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर हुआ, सो यू विल गेट अ मैसेज इनवैलिड नंबर। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम 1 के केस में प्रॉपर तरीके से चलेगा, है ना। मतलब एग्जैक्टली स्विच का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर आपने इसको दी है एक वैल्यू, अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा, सीधे यहां से जंप करके उस केस पे जाएगा। मान लो मैंने दिया 3, तो ये सीधे जंप करेगा 3 पे और आउटपुट प्रिंट करेगा 3। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है, चलिए एक बार रन करके इसको देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। सर आउटपुट तो 3 4 5 इनवैलिड नंबर सब प्रिंट कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ना। तो यहां पर आप देखिए हुआ क्या, आपने जब n की वैल्यू दी 3, तो प्रोग्राम ने जंप करके सीधे 3 पे गया, ओके, जंप करके ये सीधे 3 पे गया। अच्छा, आप में से अगर किसी ने प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है ना, तो आप मुझे इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके मुझे बताइए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। फटाफट वीडियो को पॉज करिए, केवल उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने प्रीवियस कोई लैंग्वेज पढ़ी है और वहां पर आपने स्विच के स्टेटमेंट को पढ़ा है, तो आप मुझे इसका सॉल्यूशन बता सकते हैं, ओके। तो वीडियो पॉज करके बताइए। तो यहां पर अगर मान लो n की वैल्यू मैंने दी है 3, तो क्या किया प्रोग्राम ने, सीधे जंप किया केस 3 पे। लेकिन उसने 3 को तो प्रिंट किया, लेकिन आगे क्या आउटपुट क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमने उसको ये नहीं बोला। देखिए इसको समझने वाली बात है, ये स्विच का एंट्री गेट है और ये एग्जिट गेट है। अब आपने जंप करके सीधे 3 पे लाए, लेकिन आपने उसके बाद ये नहीं बोला कि यहां से जंप करके स्विच से बाहर चले जाओ। तो यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर केस के बाद आपका प्रोग्राम स्विच को टर्मिनेट कर दे, जो कि अभी नहीं कर रहा है, तो आपको हर स्टेटमेंट के बाद क्या लिखना पड़ेगा, ब्रेक। यू हैव टू राइट ब्रेक, कि यहां पर आपको लिखना पड़ेगा ब्रेक, है ना। फॉर एग्जांपल इसको यहां लिख दीजिए आप नेक्स्ट लाइन पे, ओके, एंड देन आफ्टर ब्रेक। तो इससे क्या होगा, अब आपका प्रोग्राम जो है, और आप सेम लाइन पे चाहते हैं तो फिर ये भी कर सकते हैं कि आप यहां पे सेमीकोलन लगा दें
और सेमीकोलन के बाद लगा के ब्रेक लिख दिया, क्योंकि सेमीकोलन जब आप लगाएंगे सो दैट इंडिकेट्स योर स्टेटमेंट इज टर्मिनेट हियर, राइट। तो ये आपने लिख दिया ब्रेक, ठीक है। तो आप इस तरीके से सेम लाइन पे भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये मैंने ब्रेक लिख दिया, हालांकि वो सेम लाइन नहीं है, वो लाइन तो दो अलग अलग ही है, ओके। लेकिन लास्ट वाली स्टेटमेंट में क्या सेमी ब्रेक लिखना कंपलसरी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या लास्ट वाली स्टेटमेंट में सेमीकोलन का ब्रेक स्टेटमेंट कंपलसरी है? आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, कमेंट करिए मुझे, ओके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यदि मैं अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? 3। नाउ आई विल गेट द 3। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट के लिए ब्रेक लिखना कंपलसरी नहीं है, राइट। तो अब क्या हुआ? अब जब आपने ब्रेक लिखा तो आपका प्रोग्राम सीधे केस 3 पे गया, उसने 3 को प्रिंट किया और ब्रेक मिला, ब्रेक से आपका प्रोग्राम सीधे स्विच से बाहर आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज स्विच केस स्टेटमेंट। लेकिन यहां पर आप देखिए स्विच केस के अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। सपोज अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि सर मुझे ये चेक करना है अगर n की वैल्यू 10 से ग्रेटर है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? केस ग्रेटर देन 10 बिल्कुल नहीं लिख सकता, ठीक है। सर मैं क्या यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं n ग्रेटर देन 10, ठीक है, कि स्विच n ग्रेटर देन 10? तो आप देखिए इसको मैं रन करता हूं, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ रहा है? इनवैलिड नंबर, राइट, क्योंकि यहां पर ये चेक कर रहा है कंडीशन 3 ग्रेटर देन 10 दैट इज फॉल्स, और फॉल्स का मतलब 0। आप देखिए सपोज अगर मैं यहां पर वैल्यू देता हूं 13, ओके, और मैं अगर इसको रन करता हूं सो आई विल गेट द वैल्यू इनवैलिड नंबर। दैट मींस यहां पर ये प्रोग्राम जो वैल्यू चेक कर रहा है दैट इज समथिंग कंडीशंस, ओके। तो कंडीशंस के अगेंस्ट में आपका प्रोग्राम किसी केस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ओके। सो डोंट ट्राई टू डू दैट। और यहां पर दूसरी बात आप ध्यान रखिए, केस में आप रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यदि आप कुछ ऐसा लिखा आपने केस 10 and 67 समथिंग, राइट, तो दिस इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट यूज एनी रिलेशनल ऑपरेटर। तो यहां पर बस आपको सिंपली स्विच केस को कैसे यूज करना है कि आपके पास एक वैल्यू है और आपको उस वैल्यू के अगेंस्ट में पर्टिकुलर केस को एग्जीक्यूट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, सर क्या ये केस सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं इस केस को आगे पीछे भी लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने 5 यहां लिख दिया, मैंने 3 यहां लिख दिया, ओके, मैंने डिफॉल्ट को यहां से हटा के बीच में कहीं लिख दिया। अब चलिए एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि अगर मान लो n की वैल्यू 3 है तो मुझे प्रॉपर आउटपुट 3 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ओके। आई विल गेट द रिजल्ट 3 हियर। सो दैट मींस अगर मान लो मैं n की वैल्यू यहां पर मान लो 7 कर देता हूं तो क्या मुझे प्रॉपर आउटपुट मिलेगा? इनवैलिड नंबर बिल्कुल मिलेगा। आप देखिए, अच्छा 3 व्हाई इट इज 3, अच्छा फिर इस केस में आपको यहाँ ब्रेक लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आप डिफॉल्ट को बीच में लिख रहे हैं तो देन इन दिस केस यू हैव टू राइट ब्रेक स्टेटमेंट, राइट। तो डिफॉल्ट में ब्रेक तब लिखना है जब डिफॉल्ट आपका लास्ट में नहीं है, लास्ट स्टेटमेंट डू नॉट रिक्वायर ब्रेक स्टेटमेंट। तो दैट शोज दैट कि स्विच केस में सीक्वेंस कोई कंपलसरी नहीं है, आप सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप लोग, राइट। अब यहां पर आप देखिए एक और प्रोग्राम में आपको बताता हूं स्विच केस को यूज करके, ठीक है। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि वी हैव अ कैरेक्टर, हमारे पास एक कैरेक्टर है और मुझे ये देखना है कि क्या ये कैरेक्टर वॉवेल कैरेक्टर है, ओके, कि जो कैरेक्टर मैंने दिया है क्या ये वॉवेल कैरेक्टर है। तो एक काम करते हैं ना यार बॉस, ये आप असाइनमेंट समझिए, इसको आप असाइनमेंट के फॉर्म में लिखिए और फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि स्विच केस को यूज करके आप किस तरीके से चेक करेंगे कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है। यह आपके लिए असाइनमेंट है और आपको कमेंट करके कंपलसरी मुझे बताना है। जिसका मुझे प्रोग्राम सही मिलेगा बॉस, उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। वो गिफ्ट क्या है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे, और डेफिनेटली मेरी तरफ से गिफ्ट है, राइट। तो कमेंट करिए और मुझे बताइए कि ये कैरेक्टर वॉवेल है या नहीं है, ये हम किस तरीके से चेक करेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्विच केस की, और पिछले लेक्चर में हमने स्विच केस को लेके प्रोग्राम भी देखे थे। लेकिन यहां पर आप देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो हम स्विच केस के साथ बना सकते हैं कि यदि मान लीजिए आपको करंट डे पता करना है कि आज डे कौन सा है, ओके, तो यहां पर हमारे पास एक क्लास है दैट इज कॉल्ड डेट क्लास, और इस डेट क्लास में हमारे पास एक फंक्शन है गेट डे के नाम से, जो आपको एक्चुअली वैल्यू देगा इंटीजर फॉर्मेट में। कि सपोज करिए यहां पर अगर मैं इस डे की वैल्यू को प्रिंट करके अभी देखता हूं, मान लीजिए मैंने अगर लिखा console.log डे, ओके, तो मुझे फिलहाल रिजल्ट क्या मिलेगा। तो यदि मैं इसको रन करता हूं तो आप देखिए करंट डे के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर वेडनेसडे है तो 0 1 2 3 मतलब 0 इज संडे, देन 1 इज मंडे,
देन ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे। तो यहां पर मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है 3। ओके, तो यहां पर आप देखिए इसको हम स्विच केस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मैं स्विच में इस डे को लिख देता हूं, ठीक है, यदि मान लीजिए मैंने डे में लिख दिया स्विच को, और यहां पर आपने लगा दिया अलग अलग केस, लाइक केस अगर 0 है, ओके, कि अगर आपका केस 0 है तो हमने क्या लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग इट इज मंडे, है ना, मैंने लिख दिया यहाँ पे मंडे। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, एंड दैट इज ब्रेक, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने केस 0 के बाद केस 1 ले लिया, सॉरी 0 इज संडे, क्योंकि 0 मतलब आपका संडे है, एंड देन इट इज मंडे, और ऐसे ही हमने 2 लिया, 3 लिया, कंसोल डॉट लॉग संडे मंडे एंड इट इज ट्यूसडे, ओके, देन आपने ले लिया वेडनेसडे एंड देन हमने ले लिया थर्सडे, then this one is Friday, okay, and then we have Saturday। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, and last one is 6। तो ये हो गए आपके 7 डेज 0 से लेके 6 तक, ओके, और ये मैंने लिख दिया सैटरडे, ओके। तो यदि मान लीजिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो यहां पर आप देखिए मुझे अभी डे के हिसाब से वैल्यू क्या मिल रही है, वेडनेसडे, बिकॉज द वैल्यू ऑफ गेट डे वैल्यू ने मुझे रिटर्न किया 3, एंड 3 मतलब बिकॉज द करेंट डे इज टुडेज डे इज वेडनेसडे, तो यहां पर दैट्स फॉर द रीजन मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, वेडनेसडे। तो आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच केस आप समझ पा रहे हैं कि स्विच केस को यूज करके हम किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द डे यूजिंग दिस डेट क्लास, यूजिंग दिस गेट डे मेथड। और अब देखिए आगे जब मैं अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आऊंगा तब हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि यहां पर आप केवल डे नहीं, आप इसके साथ गेट डे के साथ गेट फुल ईयर ले सकते हैं, आवर्स ले सकते हैं, मिली सेकेंड, मिनट्स, गेट मंथ की अगर आपको ये पता करना है कि अभी करंट मंथ कौन सा है, यू कैन गो विद दिस गेट मंथ, राइट। तो अब देखिए अभी मैं फिलहाल अगर इस स्विच केस को कमेंट करता हूं और यहां पर अगर मान लीजिए मैं एक और वेरिएबल लेता हूं मंथ के नाम से, यार मैं डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकता हूं इसको, नॉट इश्यू ऑन दैट। तो अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो कंसोल डॉट लॉग हमने अगर डे को प्रिंट किया और कंसोल डॉट लॉग अगर मैं मंथ को प्रिंट करता हूं, ठीक है। तो लेट्स सी, ये देखिए आप, ओके, सेमीकोलन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यदि मैं इसको रन करता हूं तो आई विल गेट द रिजल्ट 3 एंड 0, राइट। तो यहां पर आप देखिए मंथ मुझे 0 क्यों मिल रहा है, बिकॉज करेंटली इट इज जनवरी, तो इसीलिए मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है 0। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से आपके मंथ भी आपको मिलेंगे। तो असाइनमेंट आपके लिए ये है कि जैसे मैंने डे को देख के आपको, मतलब डे की वैल्यू से हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पता किया है, आप मंथ की वैल्यू से मुझे बताइए कि करंट मंथ कौन सा है, वेदर इट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, व्हाटएवर। तो फटाफट इस कोड का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि किस तरीके से आप इस मंथ से मंथ को प्रिंट करेंगे, लाइक 0 है तो जनवरी, 1 है तो फरवरी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपने ये डे वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो मंथ वाला आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, ओके। तो आई होप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो फटाफट दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि अभी तो बहुत शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे मुकाम बाकी है। और इस टॉपिक की क्विज ये है कि अगर मैं स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करता हूं तो इसका मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। इस फ्री फुल कोर्स का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था आपके लर्निंग स्किल्स को इंप्रूव करना। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री रेडी होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं प्लेसमेंट इन टॉप कंपनीज लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट विद द पैकेज ऑफ 8 to 15 lakhs, तो आपको जावास्क्रिप्ट के फुल कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। ये कोर्स आपको क्लासरूम से सीधे कॉर्पोरेट में लेके जाएगा। इस कोर्स की वर्थ मोर देन 50,000 है, लेकिन मैं आपके लिए ये कोर्स लाया हूं बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में, जहां पर हम 40+ आवर्स में जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर रहे होंगे, कि जहां पर हम एज अ बिगिनर बात करेंगे, छोटे छोटे से एप्लीकेशंस बनाएंगे, बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इवेंट एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ओके। एंड देन लेटर ऑन ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, लूपिंग एप्लीकेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है, ओके। देन विल टॉक अबाउट डेटा कलेक्शन किस तरीके से होगा, ओके, हाउ द जावा
जावास्क्रिप्ट कोड इज रन। इस तरीके से हम छोटे छोटे से एप्लीकेशन बनाएंगे। एज अ बिगिनर लेवल हम जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे, एटलीस्ट 5 प्रोजेक्ट एज अ बिगिनर हम कंप्लीट करेंगे। देन वी शुड कम इंटरमीडिएट, जहां पर हम जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ में, कि हाउ द जावास्क्रिप्ट यूज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस, how we can perform inheritance, encapsulation, polymorphism, classes, object इन applications को हम JavaScript में किस तरीके से perform करेंगे, that will go to the intermediate section and then will come to the advanced JavaScript, जहां पर हम Node.js, React.js के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम ये बात करेंगे कि हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एप्लीकेशन। और हम हर वो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बिलीव मी, if you can learn all this technology, you will become a full stack JavaScript developer जिसकी huge demand है मार्केट में। मतलब salary is no bar for the right candidate, again I'm telling you। ठीक है, मतलब $60,000-70,000 इस कंपनीज ऑफर, राइट? द कंपनीज लाइक पेपल, कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, दे यूज जावास्क्रिप्ट फॉर देयर डेवलपमेंट एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, ओके, वो प्रेफर जावास्क्रिप्ट फॉर डेवलपमेंट। और केवल इंटरव्यू क्रैक करना हमारा टारगेट नहीं है, इंटरव्यू के बाद कंपनी में सर्वाइव भी करना होता है। तो इस पूरे कोर्स में हमने उन कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया है जिसके कारण आप इंटरव्यू के बाद आसानी से इंडस्ट्री में सर्वाइव भी कर सकते हैं। आप ये जो कंपनीज के नाम देख रहे हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आप में से बहुत से बच्चों की डेस्टिनी भी बन सकती है। आप जैसे हजारों बच्चे मेरे कोर्स के बाद आज इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फोकस थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर होता है। रादर देन थ्योरी, हम हर कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके इंडस्ट्री लेवल तक ले जाने के बाद हमारा अगला फोकस होगा प्रोजेक्ट्स पर। रियल टाइम प्रोजेक्ट ही आपको क्राउड से अलग लेके जाएंगे और आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करवाएंगे। इस फुल कोर्स में आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिकल कोर्स, क्विजेस, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ मैंग कंपनीज, जॉब अपडेट्स, पोर्टफोलियो क्रिएशन, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अलावा मिलेगा इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट, जो आपके रिज्यूमे में एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेगा। आप में से कई सारे बच्चे टियर 3 कॉलेज से हैं और उनकी ड्रीम कंपनीज उनके कॉलेज कैंपस में आती ही नहीं है। तो हम बात करेंगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में। ऑफ कैंपस में अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है जिससे आपको कंपनीज के कॉल श्योरिटी के साथ आ जाए। अगर आपको फुल कोर्स या करियर रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के फुल कोर्स की लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। चलिए तो फिर मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के प्लेसमेंट रेडी फुल कोर्स में और टारगेट करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी मैंग कंपनीज को।